एवरीवन। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? टीडीएस जेई 2022-23 की प्रिपरेशन के लिए और तैयारी को करने के लिए पहली क्लास जो आज हमारी है, इस फर्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत और पूरी एनर्जी ऊर्जा साथ हम आपके साथ। आज की जो सभा रहेगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को ही रहेगी, ठीक है। सभी लोग एक बार धमाकेदार तरीके से सभी लोग स्वागत है आप सभी लोगों का, और साथ ही साथ सभी अपने दोस्तों तक, मित्रों तक सेशन को शेयर जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ। इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले या सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग फॉर्म भरना शुरू कर दें भाई। आपके पास 15 दिन का समय है। बीच जिन लोगों ने पहले, जब जुलाई और जून के समय पर जब पेपर 2022 में जब आया था इसका नोटिफिकेशन, अगर नहीं भर पाए हो आप तो भर दें। साथ ही साथ अगर बीटेक वाले छात्र उस समय भर नहीं पाए थे, अगर आपने भी नहीं भरा तो बेटा आप लोग भर लो। साथ ही साथ डिप्लोमा वाले काफ़ी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने भरा होगा, आप लोग भी फॉर्म को फिलअप कर दें, ठीक है। बिना देरी करते हुए आज की जो सभा की हम बात करेंगे दोस्तों, हम करेंगे सिविल के 80 क्वेश्चन, है ना, और टेक्निकल को भी, टेक्निकल के 80, सिविल और जीएस 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आए हुए थे, इसमें से करंट अफेयर्स का इसको हटा के जीएस, इन टॉपिक्स को मैं डील करूंगा और बहुत ही डिटेल में करूंगा। मतलब कि मज़ा आने वाला है आपको, सच में एक रिवीजन मिलने वाला है, तो आपको फील होने वाला है कि हम आज कुछ के गए हैं आज की सभा को। बिना देर करते हुए आज के सभा को स्टार्ट करते हुए और सभा की शुरुआत करने से पहले मैं आप बता दूं कि आज हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। डीडीएस जेई शिफ्ट 1 2018, 23 अप्रैल 2018 का दिन था, दिन ये पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, और इसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे आप मेरे साथ। पहली पारी होगी टेक्निकल की, सिविल की, और बिना देरी करते हुए दोस्तों इस टेक्निकल के इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं बिना टेंशन के। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बालिका या बालिका को आंसर आता है तो ज़रूर भरपूर तरीके से अपना मत दें, अपना आंसर मार्किंग करते रहें, जिससे कि मैं भी मोटिवेट रहूं, मुझे भी फील हो कि हाँ आप जानते हैं। और जो नहीं जानते वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो बिल्कुल आप टेंशन न लें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और ये तुम्हारा ओपन चैनल फ्लो, या आप बोल सकते हैं ये तुम्हारा, ये जो टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़ता हुआ, ओपन चैनल फ्लो से जुड़ता हुआ, ठीक है ना, जुड़ता हुआ है। चलिए जवाब करेंगे, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में चलिए, बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेडलाइन, दी हार्डली ग्रेडेड लाइन रिप्रेजेंट दी। एक तो बोला टोटल हार्डलिक लाइन, टोटल हेडलाइन एंड द हार्डली ग्रेड लाइन, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, क्या कहलाएंगे इसको, क्या कहलाएंगे दोस्तों? सभी लोग ज्वाइन करेंगे एक बार, ऐसे ही सब लोग बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, सभी लोगों का जवाब सही हो रहा है, बहुत ही अच्छा, और सभी लोगों का उम्दा प्रदर्शन। दोस्तों पीजोमेट्रिक हेड है, प्रेशर हेड है, एलिवेशन हेड है, या वेलोसिटी हेड है? ये क्या होगा, तो क्या तो ये होगा सर, देखिए कहानी कहाँ से शुरू होती है, जब हम किसी भी आर्बिट्री, मतलब कोई भी डेटम आप लेते हैं, आर्बिट्री डेटम का मतलब है अपनी स्वेच्छा अनुसार आपने कोई भी डेटम लिया, कुछ भी हो सकता है, ये जो रेफरेंस है कुछ भी हो सकता है। रेफरेंस से जब आप पहला, जैसे कि आपका पाइप फ्लो है ये सपोज दैट, तो ये आपका डेटम एनर्जी यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। अगर देखा जाए दोस्तों तो उसके बाद प्रेशर एनर्जी आती है, प्रेशर हेड पी बाय रो जी, इधर आपका 1 सेक्शन पर P1 बाय रो जी, सेकेंड सेक्शन पे P2 बाय रो जी। के बाद आपका जुड़ेगा इसमें काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, जिसमें कि V1 स्क्वायर बाय 2 जी,
पहले सेक्शन पे और दूसरा सेक्शन पे होगा v2 स्क्वायर बाई 2g। दोस्तों इस लाइन को तो आप कहेंगे एनर्जी ग्रेडेड लाइन, EGL इसको बोल सकते हैं, या टोटल एनर्जी लाइन TL बोल सकते हैं। और यहाँ तक ये हो जाएगा आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है ना, सभी ने जवाब का सही किया है, वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी कि जब हम टोटल एनर्जी लाइन में से जब आप बात करते हैं ना माइनस करेंगे तो ये आपका वेलोसिटी हेड कहलाएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। दोस्तों तो ये वेलोसिटी हेड ना कहलाएगा। देखो ना क्वेश्चन ये है, ये देखिएगा, ये इसमें से अगर आप इतना पार्ट माइनस करते हो तो वेलोसिटी हेड तो ये है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये है और टोटल एनर्जी लाइन ये है। अगर आप ये माइनस करो हेड ये तो है ये, इसीलिए मैंने कहा है कि इसका जवाब आपका वेलोसिटी हेड होगा, डी ऑप्शन होगा। कभी कभार दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजोमेट्रिक हेड। तो इसको कभी भूलने का नहीं, पीजोमेट्रिक हेड कभी कभार आपसे पूछा जाता है, पीजोमेट्रिक हेड। और पीजोमेट्रिक हेड जो है दो हेड के समीशन के बराबर होता है। कहने का मतलब है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। कहने का मतलब पीजोमेट्रिक हेड का मतलब है द सम ऑफ द प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। चलिए जी, हमारा क्वेश्चन संपूर्ण हो चुका है पहला। सेकंड पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन अ यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू अ कंडुइट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। दोस्तों हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये कंडुइट का मतलब पाइप से होता है, ध्यान रखिएगा, कंडुइट का मतलब होता है पाइप से। इन यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू अ कंडुइट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज। कैसे वेरी करेगा, जवाब करना है आपको। कैसे वेरी करेगा आप खुद बताओ ना जी। हैं? कोई यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो है दोस्तों और पाइप से फ्लो कर रहा है, पाइप फ्लो है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। दोस्तों आई की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जवाब करना है आपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका कई तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू, आपने ये भी पढ़ा होगा, यहाँ से भी ये भी देख सकते हैं, के आई वी भी आप बोल सकते हैं ना, के आई ए ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू होता है आपका यहाँ से डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ से इसी को भी लिख सकते हैं आप, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ से वेलोसिटी के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरी करेगा, यहाँ से भी सोच सकते हैं। लेकिन इसको और डिटेल में समझने के लिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ। आप फिगर के बारे में थोड़ा सा समझा करवा देता हूँ। इधर देखो, अब ध्यान से फिगर को देखिएगा, मतलब किस चैप्टर को देखिएगा। हुआ क्या है दोस्तों कि जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करते हैं तो ये कहलाता है चेंज इन द हेड अपॉन द लेंथ ओवर विच चेंज इन हेड अकर्स। कहने का मतलब जब भी आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो ये होता है चेंज इन हेड अपॉन द ओरिजिनल लेंथ या पर यूनिट लेंथ। दोस्तों हैगन पॉजली इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, और वहीं से जब आप हेड लॉस लिखते हैं ना, हैगन पॉजली इक्वेशन, ये कहलाता है आपका एच एफ इज इक्वल टू पी वन माइनस पी, मतलब कि चेंज इन द प्रेशर हेड। कहने का मतलब होता है चेंज इन प्रेशर हेड इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर। म्यू वही डायनेमिक विस्कोसिटी, वी वेलोसिटी है, लेंथ होता है पाइप का, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटी कांस्टेंट है, डी डायमीटर ऑफ पार्टिकल या डायमीटर ऑफ द पाइप। यहीं पर दोस्तों जब आप एच एफ हेड लॉस का फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तब की जो हेड लॉस है डेल एच, इसका वैल्यू जब रखेंगे यहाँ से, यहीं से पाओगे आप आई इज इक्वल टू 32 डी अपॉन रो जी टू डी स्क्वायर। आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या यहाँ से भी तो देख सकते हैं तो इस v को, और यहाँ पर रिलेशन देखें आप v और i का, तो क्या रिलेशन है, सीधे इक्वेशन क्या सिखाती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। कहने का मतलब हमें ये समझ आया यहाँ से I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो पहले बताया था इससे क्यों नहीं हुआ, इससे भी तो हम समझ सकते थे, लेकिन एक्चुअली में ये जो डार्सी लॉ है ना, इससे डायरेक्टली क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि दोस्तों
ऐसे इनडायरेक्टली आप याद करने के लिए एग्जाम में इतना सारा अगर आपको याद नहीं रहता है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल में एक्चुअल कहानी यही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर दो बातें थी। सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो है, दूसरी बात ये पाइप फ्लो है। और जो आप ये बात कर रहे थे Q इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए, ये तुम्हारा पानी के अंदर के फ्लू की, सॉरी सॉइल के अंदर के फ्लू की बात हो रही है। मतलब कि कोई सॉइल का लेयर है, इस सॉइल के लेयर में जो वॉइड्स होते हैं उनमें से जो पानी रिसता है ना, पानी सीपेज होता है ना, उसकी वेलोसिटी की बात होती है, जिसको हम सीपेज वेलोसिटी कहते हैं। जबकि हमारी जो ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ये एक्चुअल जो परिभाषा परिभाषित कर रहा है वो यही कर रहा है दोस्तों। इसलिए हमारे पास जवाब होगा एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यही जवाब क्या होगा, सभी लोगों ने यही करा होगा, किसी को डाउट यहाँ तक, है ना? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों इन द वॉइसनिक सॉल्यूशन। दोस्तों आपको पता है कि एक्चुअली में डीडीएस जेई का पेपर जरूर है ये, लेकिन ये जो वॉइसनिक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन जो पढ़ाई जाती है ये डिग्री लेवल पर पढ़ाई जाती है। जब हम वर्टिकल स्ट्रेसेस पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब है कि एक लेवल आपको ऊपर रखना पड़ेगा। जेई का एग्जाम है, पेपर जरूर है, लेकिन आपको तैयारी थोड़ा सा लेवल ऊपर करके पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके हाई लेवल के रहते हैं, ऐसा नहीं है। दो चार क्वेश्चन रहेंगे हल्का फुल्का, लेकिन मॉडरेट से लो लेवल भी आपको अच्छे से रखना ही रखना है। द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड। बॉसनिक इक्वेशन जो कि वर्टिकल स्ट्रेसेस के लिए लगती थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा उसके सारे के सारे अजम्पशन तभी कर पाओगे। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग, काफी लोग बाद में जुड़े हैं, एक बार वन सेकेंड सभी लोगों को गुड इवनिंग जी। सभी लोगों के जवाब में काफी लोग गुड इवनिंग कह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए कौन सा है जो कि नहीं है। एक्सेप्ट बोला है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट बोला है इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है कि यहां पर देखिएगा सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि सॉइल का जो मास है वो हमने फाइनाइट अनंत नहीं लिया है, सेमी इनफाइनाइट लिया है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट, बिल्कुल। सॉइल इज होमोजेनियस थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम। लेकिन एनाइसोट्रॉपिक गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सॉइल को जो लिया जाता है आइसोट्रॉपिक लिया जाता है, डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा, आइसोट्रॉपिक था, ये एक्सेप्ट लिखा है ना, उसमें गलत कौन सा है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से। अजम्पशन मेड इन द बॉसनिक थ्योरी, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, भले मैं आपको इसकी और दे दूंगा सर फॉर्म में, और डेट लिखा तो आएगा तो है नहीं मेरे ख्याल से। तुम में से भरा थी किसी फॉर्म लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी था क्या उसमें? बताओ जरा कोई टाइप करके। सॉइल इज होमोजेनियस दोस्तों, सबसे पहली बात सॉइल इज इनफाइनाइट एंड इलास्टिक एंड आइसोट्रॉपिक। हुक्स लॉ कंप्लीटली वैलिड होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि सॉइल में, सॉइल के एनालिसिस में हम शियर स्ट्रेंथ को ही कंसीडर करते हैं, या आप जानते हैं। एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज नेग्लेक्टेड, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस अलोंग द वर्टिकल स्ट्रेस इज सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल ऐसे मतलब दोनों से अगर आप फोल्ड कर सकते, सिमेट्रिकली लिया गया है, नॉन सिमेट्रिकली नहीं। सॉइल वेट ऑफ द सॉइल इज, सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल इज नेग्लेक्टेड, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने सारे अजम्पशन आपको याद रखने, अजम्पशन इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी था और इसकी जानकारी आपको होती है। हाँ ये लिखा हुआ भाई कंपलसरी नोटिफिकेशन में, ठीक है जी। The unit mass that means किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील इज। बेटा ये स्ट्रक्चरल स्टील की बात कर रहा है, क्या आपको पता है स्ट्रक्चरल स्टील का डेंसिटी, यूनिट मास का मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है, कहने का मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात कर रहा है, क्या याद है आपको? वैसे तो आप एक बात और जानते हैं, जब भी आप किसी स्टील का 1 मीटर पर, कहने का मतलब 1 मीटर पर अगर वेट निकालना चाहें, बेटा 1 मीटर पर वेट आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस बार का जो डायमीटर होगा इसका स्क्वायर करोगे और अपॉन में 162 कर दोगे,
और गजब हो जाएगा, है ना? ये था ना, सही लिख रहा हूँ ना? 162.2, लेकिन 160 तक चल जाएगा। लेकिन हमको ये भी याद है कि सर 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है सर, ना? 7850 किलोग्राम। लेकिन आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 78500 न्यूटन पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यों? कि 1 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 10 न्यूटन के। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं न्यूटन में कर दिया। और बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों? कि हम जानते हैं कि 1 किलो न्यूटन भी तो होता है कितने के बराबर? 1000 के बराबर। तो मैंने अपॉन में 1000 कर दिया होगा, ये तो आया होगा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। गजब हो गया। यहाँ पर कुछ बातें करेंगे दोस्तों, क्या पता आपका इस बार, ये 2018 में यूनिट मास पूछा गया था, अगली बार कुछ और पूछा जाए इससे। तो मैं हर एक क्वेश्चन के आसपास के, मैं हर एक क्वेश्चन के, मैं हर एक क्वेश्चन के आसपास के सभी बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यह है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में यूनिट मास ऑफ द स्टील, दैट मींस डेंसिटी, टेकन एज 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आप सब लोग जानते हैं। दूसरा वह है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, आपको दिख रहा है 2 × 10⁵, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर स्टील से जुड़ी भी सारी बातें दोस्तों, डेंसिटी की बात हो जाए तो 7850 बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ऑल टाइप ऑफ ग्रेड, दिस इज टेकन एज 2 × 10⁵ MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर दोस्तों। और पॉइजन रेशियो फॉर द स्टील टेकन एज 0.3 अगेन, and modulus of rigidity for the steel, this is 0.769 into 10⁵ Newton per mm square, and coefficient of the thermal expansion and contraction for the steel taken as 12 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों को। और कभी भी आपने देखा होगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले किसी कोर्सेस में, तो मैं कभी भी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल जब स्टार्ट करता हूँ, स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूँ, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, स्टील हो, आरसीसी हो या सो, इन्हीं प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट करता हूँ, इनको रटाने की कोशिश करता हूँ आपको। ध्यान रखिएगा 7850। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is false about the gravity type filter used for water purification? दोस्तों ग्रेविटी टाइप वाटर फिल्टर बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कह रहा है कि गलत कौन है, फॉल्स अबाउट द ग्रेविटी टाइप फिल्टर यूज फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? इक्वल टू 2 1 प्लस में चल गया है, कल आएगा, क्या नहीं करेंगे? आगे बढ़ो दोस्तों। भाई आप ग्रेविटी टाइप जब बात करते हैं तो स्किल्ड सुपरविजन की भाई बहुत जरूरत है, हम सब लोग जानते हैं। ऑपरेशन कॉस्ट भाई बहुत हाई आती है, ऑब्वियसली पैसा तो लगेगा ही। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज हाई, बिल्कुल शायद घाटा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, है ना? क्यों भाई? फॉलोइंग फॉल्स अबाउट द ग्रेविटी टाइप फिल्टर यूज फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन, क्या ये सच है क्या? ये कह रहे हैं कई लोग भाई। रैपिड ग्रेविटी टाइप फिल्टर है ये, कोगुलेशन तो जरूरी था ही ना। ये कह रहा है कि कोगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, एसेंशियल था भाई, जबरदस्ती का। दोस्तों एज पर द आईएस कोड 456 लेफ्ट स्प्लाइस शेल नॉट बी यूज। अभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट, मैं इसको कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ईडीए जेई वालों ने भी इसको गलत किया था शायद, क्या आंसर की में। चलो जवाब करो। As per IS code 456, left splices shall not be used for the bar with diameter M greater than 30, 36, 28 या 32।
तो सही आंसर जो है दोस्तों 32 है, अपडेटेड आंसर है, इसलिए मैंने इसको स्टार किया है। अब फिर से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 32 करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा है एज पर द लेफ्ट स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज फॉर द बार विद डायमीटर। कहने का मतलब कि लेस स्प्लाइसेस, अगर डायमीटर बार का जो बार है आपकी, जब आप स्प्लाइस कर रहे हैं कॉलम के लिए, उनके जो डायमीटर आप यूज कर रहे हैं उस बार का 32 mm से ज्यादा अगर होता है तो आप यूज नहीं करोगे स्प्लाइसिंग करना। इस बात को ध्यान रखना है, वो 32 है ना कि 36 है। यहाँ पर देखिएगा कुछ बातें कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। भाई एक बार तुम्हारी ये थी, एक बार तुम्हारी ये वाली थी, ध्यान से देखो इधर, एक बार ये थी, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, ये वाली जो बात है, एक बार ये हो गई, दूसरी बार ये हो गई दोस्तों। तो इन बार को स्प्लाइसिंग करना है, यहाँ पर लैपिंग करना, ओवरलैपिंग करना है। लेंथ को आप बोलते हैं क्या, लैप स्प्लाइस लेंथ बोलते हैं, पहले भी मैंने समझा रखा है। इसको बोलते हैं लैप स्प्लाइस लेंथ। ये दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा फिगर, दिख तो रहा है ना फिगर, लैप स्प्लाइस लेंथ कहा जाता है इसको, ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर कहे जाए थर्ड अमेंडमेंट एक हुआ था दोस्तों आईएस कोड 456 2000 में, जो कि 2007 का रिवीजन 2000 में, 2007 में, 2000 से 2007 में तीन थर्ड अमेंडमेंट था। द वैल्यू चेंज द 36 mm टू 32। पहले 36 था, उसके बाद वो 32 हो चुका है। तो 36 mm इन ओल्ड प्रोविजन एंड 32 mm इज द न्यू प्रोविजन। 36 भी आंसर था, लेकिन 32 अब नया कोड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिस इज द एज पर द ओल्ड रिवीजन एंड दिस इज द न्यू रिवीजन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करते हैं। The distance center of the fastener shall not be less than y times the nominal diameter of the fastener। दोस्तों बहुत ही सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल है, स्टील स्ट्रक्चर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आया हुआ था। बताओ जवाब करेंगे आप। हाँ, जवाब नहीं किया किसी ने। ये क्या रहा है समझ भी रहे हो ना, ये क्या रहा है समझ भी रहे हो। पहले ये कह रहा है कि डिस्टेंस सेंटर टू फास्टनर सेल नॉट बी लेस देन नॉमिनल डायमीटर। ये कह रहा है पिच डिस्टेंस, ये कह रहा है पिच डिस्टेंस और मिनिमम पिच की बात कर रहा है। और दोस्तों ये 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, ये रिवेट का डाया होता है, होल का डाया, ग्रॉस डाया नहीं होता यहाँ पर। ये 2.5 होगा यहाँ पर। और आप सब लोग तो जानते हैं कि पिच डायमीटर, पिच क्या होता है कि अगर आपके रिवेट ऐसे हैं, ऐसे है बेटा, फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ये हो जाएगा पिच। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी रिवेट के बीच की, फोर्स के अलोंग में ये हो गई पिच बेटा, ना। गेज क्या होती है, फोर्स के परपेंडिकुलर में, ये गेज डिस्टेंस जाती है 0.5, ठीक है। यहाँ पर इसको आप गेज ये बोलोगे, अगर आप फोर्स इधर के लिए कह रहे हो तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। हटा दो इसको, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट करते हैं, द पॉइजन रेशियो ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइजन रेशियो ऑफ द स्टेबल आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, बताओ भाई, कैन नॉट बी लेस देन। कैन नॉट बी लेस देन, तो एक जवाब कर रहे हैं। 0 से नीचे भी आ सकता है, 0.5 भी होता है, माइनस का 0.5 भी हो सकता है कि नहीं, हो सकता है।
कैन नॉट बी लेस देन है गुरु। माइनस का 1, यस ये ऑप्शन है। देखो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पॉइजन रेशियो सब लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन मतलब कि लेटरल स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। E इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू और E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ठीक है, आप ध्यान से सुनो भाई। अगर मैं देखूं 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर म्यू का वैल्यू अगर आप -1 रखें, म्यू का वैल्यू यहाँ से आपने क्या कर दिया, माइनस, इलास्टिक कांस्टेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर दोनों को क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। इसके हिसाब से देखो आप, म्यू का वैल्यू एक बार पॉइजन -1 को रखो और एक बार म्यू का वैल्यू 0.5 आ रहा है वाले में रखो ना आप वैल्यू, तो 0 करके देखो। और एक बार आपने इस वाले को करा, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप, जब यहाँ से आपको एक बार मिल रहा है -1 और एक बार मिल रहा है 0.5। ठीक है, यहाँ से हमें एक बार मिला है रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो फ्रॉम द मटेरियल, है ना। तो यहाँ पर एनी मटेरियल, तो आपने कहा कि -1 से लेकर 0.5 तक होता है। हम सब लोग भी जानते हैं कि 0.5 जो परफेक्टली इलास्टिक रबड़ होता है उसके लिए होता है। और अगर हम ह्यूमन टिश्यूज के लिए बात करें तो -1 इसके लिए भी होती है, या माइनस नेगेटिव होती है, कहने का मतलब। तो नॉर्मल वैल्यू म्यू रेंज जो होती है -1 से लेकर 0.5, प्रैक्टिकल वैल्यू जो म्यू की ली जाती है इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए, अगर कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए अगर बोला जाए तो दोस्तों उत्तराखंड क्या बोल रहे हैं, तो ये हमारा 0 से 0.5 है ना। 0 से 0.5 इंजीनियरिंग मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों, अगर इसकी बात किया जाए, shall be deemed to be deep beam। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डीप बीम की बात हो रही है व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ। वैसे तो नॉर्मली अगर आपसे बोला जाए, अगर डीप बीम ना होता तो सभी लोग रटवे रहते हैं, सभी लोग रटवे रहते हैं। एल बाई डी जो रहता है, आपने सबने रटा हुआ है, 20, 26 और 7। ये वाला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ये वाला होता है आपका कंटिन्यूस बीम के लिए, कंटिन्यूस बीम के लिए। और अगर हम बात करते यहाँ पर 7, तो ये होता है बेटा कैंटिलीवर बीम के लिए, है ना, कैंटिलीवर बीम के लिए। लेकिन आप सब लोग नहीं जानते कि डीप बीम के लिए क्या होता है। तो डीप बीम के केस में आपको ध्यान रखना था, डीप बीम के केस में, बताओ जरा, किसी ने जवाब किया है क्या? बिल्कुल किया है सर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2.0 की, 2.0 की बात करेंगे, 2.0 फॉर दी सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर हम बात करते हैं ना कंटिन्यूस बीम की, कंटिन्यूस बीम के लिए बेटा 2.5 होता है और 2.0 होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और ये बात कही गई है 456 2000 के कोडिंग में, जो हमारा कोड है आरसी का उसमें लिखा गया है। क्लियर है यहाँ तक, कोई देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पाइप फ्लो द माइनर लॉसेस ड्यू टू द सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू। दोस्तों माइनर लॉसेस, भाई पाइप में सबसे मेजर लॉस तो आप सब लोग जानते हैं। कभी भी पाइप फ्लो में आपसे पूछा जाए द मेजर लॉस इन पाइप फ्लो, तो आप कहेंगे दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लॉस के कहा जाता है मेजर लॉस, जो कि होता है एच एफ इज इक्वल टू, सब लोगों ने पढ़ा है, एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी, है ना, रो इंटू जी इंटू डी, ये होता है ना, 2 इंटू जी इंटू डी, ये होता है कि नहीं, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, ये होता है। लेकिन सवाल कुछ और है, सवाल कुछ और है यहाँ पर, काफी लोगों ने जवाब किया है, शेयर जरूर कर दें क्लास को। एक्सपेंशन ऑफ फ्लो, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर द सडन कॉन्ट्रैक्शन। भाई सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्यों होगा जब आपका कोई
एक्सपेंशन होगा फ्लो का आफ्टर कब, सडन कॉन्ट्रैक्शन के बाद, के द्वारा जो आपका लॉसेज होंगे माइनर लॉसेस। कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपके कहानी, तुम्हारा पहले एनलार्जमेंट था और उसके बाद सडनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पाइप में दोस्तों। जो एनर्जी थी यहाँ पर एनर्जी कम हो रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टर दिखेगा तो जो एनर्जी यहाँ थी वो नहीं रही है, यहाँ पर लॉसेस दिख रहा है इस जोन में। ठीक है, ये है वो कहानी। यहाँ पर होता क्या है इस दौरान, यहाँ पर कुछ एडीज, यहाँ पर कुछ बावर लग जाते हैं, इसको जो रेजिस्टेंस देते हैं और फुल प्रतिरोध फुल वेलोसिटी के साथ नहीं चलता है उस दौरान, तो आप ये कहेंगे बात। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलिए नेक्स्ट जवाब करें। चलिए, While drawing the more envelope, दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, कल जब हम पढ़ लेते हैं। More envelope, the relation can be considered to be straight line. Angle of internal friction is assumed to be, दोस्तों जल्दी से जवाब करेंगे, काफी चीजें पढ़नी है अभी तो। While drawing the Moore envelope, the relationship between the considered to be straight line if the angle of internal friction is assumed to be. By angle of internal envelope and angle of internal friction, ये कह रहा है कि फाई, इसको क्या कह रहे हैं आप, इसको क्या लोगे अगर आप कांस्टेंट लोते तो तभी तो आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि जब आप पढ़ते थे दोस्तों ये होता था कांस्टेंट, तभी होता था। और ये कांस्टेंट कब होता था आपका, जब आपके फाई की वैल्यू जीरो होती थी, तो जीरो नहीं कांस्टेंट होती थी, फाई की वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। कहने का मतलब कांस्टेंट होगा ये। इंटरनल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रैक्शन कैन बी अज्यूम्ड कांस्टेंट नॉट जीरो, कांस्टेंट करना, कांस्टेंट करना गलत मत करना यहाँ पर। ठीक है, ये देखा गया है उस दौरान आपका मोर एनेवलप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर का मतलब ये ऐसा, इसी में आएगा आपका सारा का सारा जो बनेगा ना, कांस्टेंट बनेगा। एनेवलप जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। It is known fact that is the declination at any place keep the changing and does not remain constant from the time to time. Which one of the following is not a type of declination? दोस्तों ये सर्वे का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सर्वे का क्वेश्चन है बहुत इजी। आप लोगों ने मेरे साथ कई बार पढ़ा होगा या खुद से भी पढ़ा होगा, तो हम डिक्लिनेशन पढ़ते हैं, कई तरह के डिक्लिनेशन होता है। एनुअल होता है क्या, सेकुलर होता है क्या, मंथली होता है क्या, ड्यूरेनल होता है क्या, तो आप जवाब करेंगे एनुअल होता है, सेकुलर होता है, मंथली होता है या ड्यूरेनल होता है। एनुअल भी होता है, सेकुलर भी होता है, मंथली भी होता है, ड्यूरेनल भी होता है। बताओ। हम्म, बिल्कुल, ये नहीं होता, ये नहीं होता बेटा। हम कहेंगे कि सर ड्यूरेनल वेरिएशन होता है, जिसको हम डेली वेरिएशन पर देखने को मिलेगा, जो कि 24 घंटे के अंतराल में देखने को मिलेगा। कंपास निडिल ऑक्सीलेशन ऑफ द कंपास निडिल थ्रू द साइकिल फ्रॉम द मीन पोजीशन ओवर 24 आवर्स, 24 घंटे की बात हो रही है ड्यूरेनल। एनुअल सालाना जो होगा, नाम से ही पता लग रहा है। सेकुलर क्या होता है दोस्तों, कई सालों में, लगभग 195 सालों में देखने को मिलेगा एक बार। और इरेगुलर वेरिएशन का मतलब है दिस टाइप ऑफ वेरिएशन अनसर्टेन इन द करेक्टर एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्ट एज टू बी अमाउंट ऑफ अकरेंस दोस्तों, एंड एट हाई एल्टीट्यूड दे यूजुअली अमाउंट टू डिग्री ऑफ मोर। दोस्तों हाई एल्टीट्यूड पर ज्यादा देखने को मिलता है इरेगुलर, जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था भाई DDA-J 2018 के द्वारा। द आर्ट ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोर्शन डिस्टिंक्टिव
feature on the surface of the earth or beneath the surface of earth by means of measurement of the distance, direction and elevation। डेफिनेशन की बात कर रहा है दोस्तों, ये सर्वेइंग की तो डेफिनेशन है? तो कोई और बड़ी बात तो कर ही नहीं रहा है, सर्वेइंग की बात कर रहे हैं सीधे सीधे। सर्वेइंग ही तो है, सर्वेइंग तो है। सर्वेइंग क्या दिखाता है आपको कि किसी भी अर्थ सरफेस के, या अर्थ सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के नीचे या अर्थ सरफेस पर ही कहीं पर भी किसी भी पॉइंट का क्या करना, मेजरमेंट करना, उसकी डिस्टेंस मापना, उसका एलिवेशन मापना या उसकी डायरेक्शन मापना। यही तो है, ये सब मेजरमेंट ही तो है सर्वेइंग के पार्ट। अर्थ पे हो, अर्थ पर बीनीथ अर्थ, अर्थ सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के नीचे, यही तो है सर्वेइंग। गजब हो गया। ये सब बातें क्या है सर्वेइंग, देखो ना, सरफेस के ऊपर आप देख पा रहे हैं मेजरमेंट, और सरफेस पर ले सकते हैं, और सरफेस के ऊपर देख सकते हैं, तो ये सब बातें हैं आपकी, है ना, जो लेबलिंग कर रहा है एक तरह से। ये पूरा जो साइंस है एक्चुअली में ये सब वही है। मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट मेथड आर यूज इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब करें। क्लास को जरूर शेयर कर दें, बताएगा। Multiple displacement method are used in the structural analysis. Which one of the following is not of these? कौन सा नहीं है, ध्यान रखिएगा, नॉट बोला गया है। क्लास को शेयर जरूर करें। नॉट ऑफ दीज। इक्विलिब्रियम मेथड, मेथड ऑफ द कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या स्टिफनेस मेथड। ये मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है क्या? तो यहाँ पर तो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि ये जेई का पेपर स्ट्रक्चर नहीं पढ़, कुछ कुछ हद तक हल्का फुल्का स्ट्रक्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। कि जो सब्जेक्ट है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस है। यहाँ पर बोला गया था मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट मेथड आर यूज इन द स्ट्रक्चर एनालिसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑफ दीज। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के मेथड होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, ध्यान से सुनते रहेगा, किसी भी स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, या आप बोल सकते हैं, हाँ एनालिसिस ही कह सकते हैं, एनालिसिस करने के लिए दो मेथड हुए हैं। एक वो है फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, और एक वो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस एक मोटे मोटे तौर पर आपको समझाऊंगा। फोर्स मेथड के अकॉर्डिंग जैसे कि आप बोल सकते हैं कि इसमें आपका जैसे कि कॉलम एनालॉजी मेथड आता है ना, कॉलम एनालॉजी मेथड आता है ना। आप बोल सकते हैं कि यूनिट लोड मेथड आता है, मेथड ऑफ द कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड आता है, वर्चुअल वर्क मेथड आता है, ये सब बातें आते हैं। कास्ट्रोग्लियानो थ्योरम आता है ना, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम आता है, ये सब इसमें आते हैं फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में, ये तमाम मेथड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेथड के तो भाई आपको याद ही रखने पड़ेंगे, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपका इक्विलिब्रियम मेथड आता है, जैसे कि ये हो गया, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आता है, स्टिफनेस मेथड आता है, फोर्स मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आता है, ध्यान रखना, फोर्स एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, और इसमें स्टिफनेस आता है डिस्प्लेसमेंट में। इसमें कानीज मेथड आता है, एक कानीज मेथड। आपको पता है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मेथड है, इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ये सब किस में आ रहे हैं, ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के थे। बोला गया था कि जो नहीं है डिस्प्लेसमेंट का, तो वो कौन था, ये था दोस्तों, बी वाला था, इसीलिए बी हुआ है। इतनी जानकारी बहुत है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। According to the IS code 800, the maximum effective slenderness ratio for a member carrying the compressive load resulting from the dead load and imposed load is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत जवाब करेंगे और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लास को शेयर जरूर करेंगे। बताओ भी। हम्म
सवाल सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कंप्रेसिव लोड उसने डायरेक्टली बोल दिया है ना? कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। फिर भी यहाँ पर कुछ बातें सोच लेते हैं। द टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंशन मेंबर है लेकिन रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस है, फिर भी 180। मेंबर नॉर्मली एक्ट एज अ टाइम मेंबर, लेकिन फिर भी क्या है, रिवर्सल है दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट लोड नहीं है, वो केवल सिस्मिक का इफेक्ट है और विंड का है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, भाई टेंशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 400 कर दिया, प्योर टेंशन का केस है ये। मेंबर कैरिंग द कंप्रेसिव लोड, दोस्तों डेड लोड के कारण है, लाइव लोड के कारण 180। 250 है, भले आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस तो है, लेकिन विंड और अर्थक्वेक के कारण है दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कंप्रेसिव फ्लेंज है दोस्तों आपका, लोड टॉर्जन बकलिंग हो रहा है तो 300 कर दिया, 150 कर दिया। जब आपका क्या होगा, ये आपका एक्टिंग टाई की तरह करेगा, लेकिन रिवर्स टाई का मतलब टेंशन मेंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। तो ये कुछ टेबल्स हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट यूज फॉर द हैंड प्लेस्ड पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड एज 25 से 75, 50 से 100, 25 mm या 150 mm। जल्दी से जवाब करना। सवाल ये हो रहा है, यूज फॉर द हैंड प्लेस पेमेंट कंस्ट्रक्शन, हैंड प्लेस पेमेंट कंस्ट्रक्शन कंक्रीट यूज फॉर द हैंड प्लेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। हाँ, काफी लोगों को जवाब पता है इसका मतलब। क्लास को शेयर करते जरूर रहें, ठीक है, काफी लोग एनर्जी का सोर्स हैं। अभी तो मेरा थोड़ा तबीयत खराब है यार ना, रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे करके। अभी देखना आप, कुछ दिनों में आपको और ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपको देखने मिलेंगी। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फील ना होने दें, ठीक है, कि आप पढ़ाई करते रहें। 25 से 75 बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर कुछ जुड़ी हुई बातें करते हैं इससे, जो कि मैंने कहा भी था आपसे कि स्लम से रिलेटेड। जब ब्लेंडिंग कंक्रीट हो, मिक्स कंक्रीट को ही, जैसे कि सैलो सेक्शन आपके पेमेंट यूजिंग कर रहे हैं, वेरी लो हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कहते हैं वहाँ पर। जैसे मास कंक्रीटिंग आप कर रहे हो, वॉल बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, फ्लोर के लिए हैंड प्लेस पेमेंट, जो कि आपका क्वेश्चन आया हुआ था अभी। कैनालिंग कर रहे हैं, मतलब कि कैनाल में जो है कंक्रीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रिप फुटिंग कर रहे हैं, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन बना रहे हैं स्लैब और बीम का, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इसको कहा जाता है। तो इसमें स्लम वैल्यूज रखी जाती है 25 से 15 mm की रखी जाएगी। हैवी रेनफोर्स सेक्शन बना रहे हैं स्लैब बीम और वॉल कॉलम में, स्लिप फॉर्म वर्क बना रहे हैं, पंप्ड कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट को पंप्ड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। दौरान मीडियम वर्केबिलिटी वाला रहेगा और 50 से 100 वाला रहेगा, या तो 75 से 100 के रेंज में ही रहेगा दोस्त इस बार। लेकिन यहाँ पर जो है ना, पंप्ड के लिए स्पेशली आपका 75 से 100 वाला रहता है, जबकि बीम और वॉल इनके लिए 50 से 100 वाला रहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद आता है ट्रेंच फिल इन सिटू पाइलिंग, हाई वर्केबिलिटी 100 से 150 का। टर्मी कंक्रीट जो होता है, जो कि आपका एक केशन होता है स्टील का ऐसा, और यहाँ पर पॉलिथीन शीट होती है, यहाँ पर कंक्रीट को छोड़ा जाता है हाईली प्रेशर के साथ, टर्मी पाइप उसी को कहा जाता है। वेरी हाई, ये अंडर वाटर सिचुएशन में होता है, जहाँ पर कि आपको पहले अंडर वाटर कहीं पर कंक्रीटिंग करना हो, टर्मी पाइप वहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी बहुत अच्छे से ले ली है। इसी के बाद दोस्तों, स्लम जो होता है लगभग 1 से 2 इंच लगभग हम इसको क्या करते हैं, जब इसको छोड़ा जाता है ना, इतना ऊपर थोड़ा सा खींचा जाता है। जीरो स्लम्प वाला है, एक कोलैप्स स्लम्प होगा, ये ग्रेटर देन 4 इंच हुआ है, यहाँ पर देखो 4 इंच से ज्यादा जो है हुआ है। जबकि ये जो स्लम्प वैली यहाँ पर 2 से 4 इंच से ज्यादा के बीच में हुआ है, ये शियर स्लम्प होगा, ये कोलैप्स स्लम्प होगा, ये जीरो स्लम्प है। ट्रू स्लम्प ये है दोस्तों। ट्रू स्लम्प क्या होगा, 1 से 2 इंच के बराबर होगा, और ये शेप कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसको ट्रू स्लम्प हम। आप देख पा रहे हैं कि जो ये जो वैल्यू नापी जाती है 20 से 25, 25 से 75, वो सब्सिडेंस होता है। कहने का मतलब ये सम कोण है, कोण की जो टॉप वाली हाइट जो डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर होगा, बॉटम डायमीटर होगा 20 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट होगी दोस्तों, इसके 30 सेंटीमीटर की हाइट होगी, तो आप जानते ही थे, है ना। तो ये क्या करा जाएगा, ये जो आपका यहाँ पर ही देखा जाएगा, रॉड डाली जाएगी, और इसके बाद जो स्लम्प आपको मिला है, स्लम्प से लेकर इस रॉड की हाइट जाके जाएगी, यही सब्सिडेंस देखा जाता है कि 20 समय में 40 है, 40 से 75 जो है।
भाई जितनी ज्यादा ये सब्सिडेंस होगी इसका मतलब उतना ज्यादा वो फ्लूइडिटी में है, तो ज्यादा वो है, मतलब कि फ्लूइडिटी ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जोन्स इन द इंडिया फॉर द क्लासिफाइंग अलाउेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर द बिल्डिंग टिम्बर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके दिमाग में ना, भी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप करा दिया है। कुछ भी नहीं है, जबकि याद कर लो इसको, ऐसे ही रट डालो इसको। ठीक है ना, तो रटता क्यों नहीं है, रटते क्यों नहीं है आप लोग दोस्तों? ये 4 जोन है बेटा, 4 जोन। The number of zone in the India for the classifying allowing moisture content for the building timber as per the Indian standard, this is the 4 zone। और दोस्तों पहला जो जोन है इंडिया में, हम बात करते हैं एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो लेस देन 40% की रहेगी। सेकंड वाले के लिए 40 से 50%, जोन थर्ड में 50 से 67%, जोन फोर में मोर देन 67%। क्योंकि जोन के हिसाब से ही, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से ही बेटा हर एक लकड़ी में या टिम्बर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। बात को ध्यान रखना, टैप होता है। इफ द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 4, दोस्तों सेंसिटिविटी का वैल्यू दिया है, इसको एसटी से डिनोट करते हैं, ये आपको 4 दे रखा है। एंड इट्स अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, दोस्तों अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ 300 यूनिट दिया है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, डिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले, दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला, और आपको याद होगा। ये 2022 में मेरे सेट में था, हाँ। कई जगह पूछा जा रहा है, ऐसे जी में कई जगह है, तो रट डालो उसको, क्या दिक्कत है? बताओ इसका जवाब करो भाई, क्या करोगे इसका जवाब? तो, हाँ, तो बेटा, तो राजपूत, हर्षिता, आशीष ठाकुर, काफी लोग एक्टिव हैं लेकिन काफी लोग इनएक्टिव मोड पर हैं। तो तुम लोग कब एक्टिव हो गए? तुम लोग एक्टिव हैं भाई, तो हमेशा रहता है। राजपूत, गणेश वर्मा, राज प्रजापति। सभी लोगों का जवाब भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप सब लोग जानते थे कि 300/4 ही तो करना था, तो कुछ था ही नहीं, 300/4 ही करना था, है ना? आ गया। दोस्तों इससे जुड़ी भी कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा। जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं ना, सेंसिटिविटी जब हम निकालते हैं तो ये होता है आपका अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, जो कि आपको दिया हुआ था 300। और बेटा जो होता है अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, जो कि एसयू में लिख देता हूँ, अगर आपको एसयू की वैल्यू कभी चाहिए हो तो यहाँ पर आपने एस सेंसिटिविटी तो 4 था ही और 300 था ही दिया हुआ, और एसयू निकालना अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ, 300/4 हो जाता, सीधे सीधे 75 आ गया था। अगर कभी हो सकता है कि यहाँ पर सॉइल के नेचर की बात की जाए सेंसिटिविटी के बिहाफ पर, दोस्तों अगर आपका सेंसिटिविटी एसटी का वैल्यू कभी जीवन में 1 मिले तो इसको कहते हैं इन सॉइल, और कभी बोला जाए 1 से 4 के बीच में हो तो ये नॉर्मल सॉइल में आती है। नेचर ऑफ द सॉइल, दिस इज टेकन एज नॉर्मल। नेक्स्ट हम आते हैं 4 से 8 अगर है तो सेंसिटिव हो जाएगा, और अगर 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव इसको कहते हैं, और अगर 16 से भी ज़्यादा होगा ये क्विक कंडीशन में आ जाती है। इस बात को भी ध्यान रखना, सॉइल में आ जाता है। इस डेटा को याद रखिएगा, दिख तो रहा है ना सबको? ओके, करवा दो गुरु check। हाँ सिविल तो तुमने बहुत पढ़ दिया ना, नॉन टेक भी करवा रहा हूँ आगे। Softening of the water is required for all but one on of the which one of the following reason बताएगा? Softening of water is required for the all but one of which of the following is reason? सॉफ्टनिंग समझते हैं आप? चलो जवाब करो फटाफट से, लो।
Softening of water is required for the all but one of the which one of the following reasons make the cooked food tasty, soft and palatable, reducing the corrosion of pipe, reduce the rates of scale formation of the boiler or scales formation या help reduce the fuel costs. Tasty, soft and palatable. ये दोस्त टेस्टी बनेगा है? इसलिए सॉफ्टनिंग जरूरत है, क्योंकि सॉफ्टनिंग इसलिए जरूरत है, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। ये है रीजन दोस्तों, सबसे बेस्ट रीजन ये है। सभी हैं वैसे, लेकिन सबसे बेस्ट रीजन यही है। Spring analogy in soil mechanics is used for the explaining which one of the following phenomena. Spring analogy का क्या है काम एक्चुअली में? वैसे तो स्प्रिंग एनालॉजी एक मेथड है जिससे कि हम कंसोलिडेशन को करते हैं, या जो सॉइल के अंदर कंसोलिडेशन प्रोसेस को बताता है। और कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन दोनों में फर्क क्या है? कॉम्पैक्शन एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द सॉइल वॉइड्स and expulsion of water from the soil void is the consolidation, and consolidation or study of consolidation is by the method of spring analogy। बोल सकते हैं आप, यहाँ बेटा डी ऑप्शन हो जाएगा, आप सब लोगों को पता होना। सॉइल स्प्रिंग एनालॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्जागी compared the spring dashpot model to the soil grains voids filled with water to explain the mechanism of the consolidation. Here the spring is compared to the soil grains and the dashpot is compared to the soil voids filled with the water under the stresses। दोस्तों ये है कहानी। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है, शायद इसके बारे में तो सभी लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 12,269 है, 12 to 69 द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दी। चलो जवाब करो। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, शुड नॉट बी। ओपीसी है, बहुत ही सिंपल है, ये सभी लोगों को याद होगा। ये तो सभी को याद ही रहता है वैसे तो। सबसे पहले जवाब देखते हैं किसका आता है, चलो बताओ। तो हम सब लोग जानते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम बोला गया है, इनिशियल 30 होता है। अगर यहीं पर फाइनल बोला जाए तो फाइनल क्या हो जाता है? फाइनल सेटिंग टाइम हो जाता है बेटा 10 घंटे इसका। लेकिन मैं आपको अलग अलग सीमेंट के बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि बिकार्ड नीडल जो होती है, बिकार्ड अपरेटस जो होता है उसका 40 mm का मॉड होता है यहाँ पर। वो नीडल को छोड़ा जाता है, एक इन ऊपर से छोड़ा जाएगा। अब परफेक्ट कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी कब कहोगे परफेक्ट? जब ऊपर से वो जो नीडल है कितनी होगी? 33 से 35 mm होगी पेनिट्रेट, और बॉटम से 7 mm। ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ बातें यहाँ पर। नीडल फॉर द फाइनल सेटिंग टाइम है ना, पिकार्ट अपरेटस रहेगा। नीडल फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगी, सॉफ्ट वॉज रहेगा, यहाँ पर वेट बैलेंसिंग रहेगा, ग्लास प्लेट रहेगा, पिकार्ट अपरेटस रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे पहले ओपीसी में हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सर? 10 घंटे। 10 घंटे को मिनट में करोगे तो 60 मिनट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए 30 मिनट होता है अगेन, और 60 मिनट 600 मिनट होता है, मतलब 10 घंटे ही होता है ओपीसी की तरह फाइनल सेटिंग टाइम। और ऐसे ही हाई एल्यूमिना सीमेंट में 3.5 घंटे और इधर 5.5 घंटे। 3.5 घंटे लगभग होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और ओपीसी में होता है, सॉरी, हाई एल्यूमिना सीमेंट में फाइनल सेटिंग टाइम 5.5 घंटे। लो हीट सीमेंट 1 आवर रहेगा दोस्तों, और 600 मिनट रहेगा आपका फाइनल सेटिंग टाइम। तो स्टेबल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जवाब करिएगा फटाफट से। द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर दैट मीन्स डिग्री। दोस्तों फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, यहाँ पर बिटुमिन की बात हो रही है, जल्दी से जवाब करेंगे। द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ द पेविंग ग्रेड्स ऑफ बिटुमिन एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज 220, 200, 100 या 160। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर डिग्री ऑफ पेविंग ग्रेड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। पढ़ा होगा तो आप जवाब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा 220, 200 या 180। बताओ ना होगा सर 220। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, काफी सारा तक
दोस्तों पेविंग ग्रेड, जो हमारे पेविंग ग्रेड होते हैं जैसे कि VG10, इसको ग्रेड उसको कहते हैं विस्कोसिटी ग्रेड VG10, VG20 विस्कोसिटी ग्रेड, VG30 40, पेनिट्रेशन एट द 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम इसका वेट लिया जाता था, 5 सेकंड के लिए देखा जाता था, 0.1 mm, मतलब कि बाई 10 कर दे, जैसे कि 60/70 मतलब 10 का गुना 7 से अगर 8 mm है। दोस्तों यहाँ पर हम VG10 के लिए 80, VG20 के लिए 60, 45 VG30 के लिए और 35 VG40 के लिए। प्लस पॉइंट जो रखा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में मिनिमम जो रखा जाता है VG10 के लिए 220 है, और 60 है आपका 220 है, उसके सभी के लिए 220 है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, देखो ना सभी के लिए 220, हाँ सभी क्या था 220 था। सॉफ्टनिंग पॉइंट जो था दोस्तों 40, 45, 47 और 50 आपको अलग अलग याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, इसको आप कहीं से ढूंढ भी नहीं पाओगे, कि मैं 7 समंदर पार से लाया इस टेबल को, 7 समंदर पार में तेरे आ गई, ये कहाँ से आया? तो कोई बात नहीं, आगे विटामिन को थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरत भी है। देखिएगा दोस्तों, विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन और टार में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो विटामिन की बात किया जाए तो मैन्युफैक्चर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेमेंट मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है विटामिन। अगर आप रोड बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल रखता है, रोल अदा करता है विटामिन। विटामिन दिस इज द मैन्युफैक्चर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दोस्तों, रिफाइनरी करके। सॉल्युबल, किसमें सॉल्युबल हो जाता है? CS2 दोस्तों, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। और दूसरा क्या है? टेट्रा क्लोरोमीथेन। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है CCl4, क्लोरो टेट्रा क्लोरोमीथेन, ध्यान रखिएगा। मोर रेजिस्टेंस टू वाटर, वाटर में जल्दी से रेजिस्टेंस दे पाता है, जल्दी से घुलन वो नहीं होगा। फ्री कार्बन कंटेंट जो होता है यहाँ पे मेरा कार्बन कंटेंट, क्योंकि लकड़ी से तो बना नहीं है, कंटेंट कम ही होगा। गजब। ग्रेडिंग की जाती है दोस्तों, जैसे कि विस्कोसिटी ग्रेड VG30 है, VG30 है, VG20 है, VG10 है। VG40 हाई सरफेस हाई स्पेस एरिया में यूज किया जाता है, टोल प्लाजा वगैरह में जो यूज करते हैं। एक्चुअली में 30/40 ग्रेड को ही कहा जाता है। पेविंग एप्लीकेशन, पेमेंट एप्लीकेशन में जैसे कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया 60/70 ग्रेड है, इसी को यूज किया जाता है। कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, जैसे कि VG20 को यूज किया जाता है। हाईली जो ठंडे इलाके हैं, स्प्रिंग एप्लीकेशन के लिए जो आप प्राइम कोट इस जगह पर जब यूज करते हैं ना, फिर प्राइम कोट आपका जो होता है, या आप बोल सकते हैं टेक कोट के लिए, तो वहां पर आपका स्प्रिंग नेचर के लिए यूज कर सकते हैं इसको 80/100। टार में और कोर में आपको देखेगा, टार और विटामिन में क्या डिफरेंस है। मैन्युफैक्चर बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, वहां पर क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम, और यहाँ पर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब कि तोड़ फोड़ करके डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। टॉलविन C6H5 और CS3 है ना, वो होता है टॉलविन, इसमें सोल्यूबल होगा ये। लेस रेजिस्टेंस टू वाटर, वाटर लकड़ी है भाई, वैसे भी कम रेजिस्टेंस दे पाएगा ये। फ्री कार्बन कंटेंट, हाँ फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर, मतलब कि ऑब्वियसली वुडन मटेरियल है, लकड़ी से बना है, ज्यादा ही होगा भाई। फ्री कार्बन कंटेंट इज मोर। ग्रेडिंग ऑफ द रोड तार इज बाय RT। RT का मतलब होता है रोड तार। कभी भी आपसे बोला जाए कि RT क्या है, RT का मतलब हो गया रोड तार, रोड तार, ओके। रोड तार बेटा। RT1 सरफेस ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, कोल्ड वेदर के लिए। RT2 सरफेस ड्रेसिंग फॉर द नॉर्मल क्लाइमेट कंडीशन। RT3 सरफेस ड्रेसिंग एंड रेनेवल कोट, तो सेकेंडरी कोड आता है प्राइम कोड के बाद, रेनेवल कोड के लिए। प्रीमिक्स टार मैकेडम बनाने के लिए RT4, और ग्राउटिंग पर्पज के लिए, कोई ग्राउटिंग बचाना है, कोई फ्लोरिंग करना है, तो वहां पर आपका ये यूज किया जा सकता है। एस्पार्ट बिटवीन containing inert material called asphalt. Cutback bitumen obtained by the blending bitumen binder with the soluble volatile diluent का यूज किया जाता है कोल्ड क्लाइमेट के लिए, टेक कोटिंग के लिए, विदाउट हीट, और बिटुमिन के लिए। दोस्तों कटबैक बिटुमिन के भी तो 3 प्रकार इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, रैपिड क्योरिंग, मीडियम क्योरिंग एंड SC स्लो क्योरिंग। अब आते हैं हम रैपिड क्योरिंग, भी कई तरह के होते हैं। RC70 कभी दिखे, RC250, RC500, RC350, याद रखिएगा
कि दोस्तों ये विस्कोसिटी ग्रेड पर भी डिपेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो इनका विस्कोसिटी बढ़ते हुए दिखेगा आप, ठीक है, इस हिसाब से लगाए हुए हैं। वेरी गुड। दोस्तों विटामिन इमल्सन की बात करें तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात पूछी जाती है कि विटामिन इमल्सन का क्या है। दिस इज द लिक्विड प्रोडक्ट इन विच सब substantial amount of the vitamin is subtended in finally मतलब फाइन डिवाइडेड कंडीशन। दोस्तों इसको पैचिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, पैचिंग वर्क के लिए यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट कैन बी यूज इन द रेनी सीजन आल्सो, मतलब कोई बरसाती सीजन है वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। दो तरह के होता है ये एनेविक, एक होता है एनायनिक टाइप और कैटायनिक टाइप होता है, डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन। ओके चलिए यहाँ से हमारा काफी इंपॉर्टेंट अब जो टेस्टिंग है, भाई विटामिन पर टेस्टिंग करते हैं आप, मुझे जरूरत नहीं थी वैसे ज्यादा बताने की यहाँ पर, लेकिन भाई क्वेश्चन आया है, अब क्वेश्चन आया है तो कुछ बातें तो बतानी पड़ेंगी हैं। चाय की चुस्की ले लेते हैं एक, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करते हैं, रिप्रेजेंट द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द विटामिन। दोस्तों पेनिट्रेशन टेस्ट से एक तरह से कौन सा विटामिन सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, कि जो विटामिन सॉफ्ट होगा उसको आप गर्म जगह पर यूज नहीं कर सकते, उसको वहां करना पड़ेगा ठंडी जगह पर, और जो हार्ड होगा उसको गर्म जगह पर कर सकते हैं। मेजर द डेवलप बाय 1/10 ऑफ द mm। 1/10 का मतलब क्या है बताओ जरा। ईस्टर्न नीडल, नीडल वेट क्या है दोस्तों, इसका वेट जो रहता है 100 ग्राम रहता है, और पेनेट्रेटम जो टाइम रहता है कितने टाइम में पेनेट्रेट करते हैं 5 सेकंड, और दोस्तों वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रहता है वहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद आ रहा है ना कुछ। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ विटामिन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन। तो कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का जो ग्रेड है किसके किस टेस्ट के बेस पर होता है, तो वो टेस्ट का नाम है पेनिट्रेशन टेस्ट। ध्यान रखिएगा 100 ग्राम का जो वेट है वो छोड़ा जाता है विटामिन में, ये विटामिन है 5 सेकंड मात्र के लिए छोड़ा जाता है, ये निडल पेनिट्रेट होगी, और ये निडल कितना पेनिट्रेट हुआ है ये चेक किया जाता है। अगर ये 3 से 4 mm पेनिट्रेट है, इसके 10 गुना 30/40 इस ग्रेड का नाम दिया जाता है। दोस्तों ऐसे ही अगर आप दूसरा विटामिन लाए उस पर टेस्टिंग करी, सेम कहानी, 5 सेकंड तक उसको छोड़ा फ्रीली इस 100 ग्राम के वेट को, इस तो चुभेगा 8 से 10 mm चुभ रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है, इसको बोलेंगे 80/100। दोस्तों अगर ये देखा जाए 3 से 4 mm है, इसका मतलब ये हार्ड है, और हार्ड है तो इसको हॉट जगह पर यूज करेंगे गर्म जगहों पर, और ये 80/100 का मतलब है कि सॉफ्ट था तुरंत पेनिट्रेट हुआ है, इसको हम करेंगे यूज कहां पर, सॉफ्ट जगह, कहां पर सॉफ्ट विटामिन होगा ये कोल्ड जगह पर, ठंडी जगहों पर। गजब हो गया। ग्रेड ऑफ विटामिन दोस्तों A30 नाम आपने कई दफा सुना होगा। अगर बात किया जाए A30 विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द आसाम पेट्रोलियम, A30 जो A इंडिकेट कर रहा है वो आसाम पेट्रोलियम होगा, लेकिन जैसे ग्रेड ऑफ विटामिन S30 आपको कभी दिखे इसका मतलब है अदर देन आसाम पेट्रोलियम, इसका मतलब आसाम पेट्रोलियम से नहीं है, इसके अलावा कुछ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी ग्रेड दोस्तों, यहां से आपका एक ऑरिफिस एक छोटा सा सेटअप किया जाता है, विटामिन छोड़ा जाता है, वहां पर टाइम चेक किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितने टाइम में, जो भाई हार्ड होगा विटामिन तो ज्यादा टाइम लगाएगा, तो बिल्कुल सॉफ्ट होगा बिल्कुल उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी, पानी की तरह होगा, जो आराम बहुत कम समय में जो है 50 ml भर जाएगा। जो बहुत गाढ़ा होगा बहुत ज्यादा हाईली विस्कोसिटी का होगा वो इस 50 ml के ट्यूब को भरने में ज्यादा समय लगाएगा। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है, यही लिखा है मैंने, इस 50 ml को बोतल को भरने में कितना समय लगा रहा है इस ऑरिफिस से, वो समय चेक किया जाता है विस्कोसिटी में, ज्यादा समय लगाएगा तो ज्यादा समय लगाएगा तो ज्यादा विस्कोसिटी, कम समय लगा रहा है तो कम विस्कोसिटी, यही चेक किया जाता है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी विस्कोसिटी, टाइम ज्यादा लगाएगा तो विस्कोसिटी ज्यादा। ये आसाम वाला पूछा है एग्जाम में, सब पूछे हैं। वेरी गुड। डक्टिलिटी दोस्तों, हम एक ऐसा सेटअप करेंगे, एक ऐसे ब्रिक्वेट टेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड ब्रिक्वेट कहते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ पर क्या करेंगे, पीला पीला जो दिख रहा है ना, पीला पीला विटामिन है, उसको खींचेंगे, खींच लिया खींच लिया खींच लिया खींच लिया, ऐसे ऐसे खींच लिया, और दोस्तों कितना ज्यादा ये खींच रहा है, क्योंकि एक समय तो आना है ना, इसने टूटना है, कितना ये खींचा जा रहा है तो वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है। अब जितना ज्यादा वो खींचेगा उतना उसकी डक्टिलिटी, यही तो कहा जा रहा है इट इज द डिस्टेंस मेजर, यहाँ पर अब डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं दोस्तों डक्टिलिटी।
और साइज जो ब्रिकेट का रहता है 10x10 का रहता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गजब हो गया। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डक्टिलिटी ऑफ द ग्रेड 45 एंड अबव दिस 75 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना, कभी कभार आ जाता है। एक फ्लो टेस्ट होता है दोस्तों, मेजर द कंसिस्टेंसी, इट इज यूज्ड व्हेन द पेनिट्रेशन टेस्ट एंड विस्कोसिटी टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। मतलब कि ये तब यूज किया जाता है फ्लो टेस्ट जब आप विस्कोसिटी टेस्ट और पेनिट्रेशन टेस्ट कैन मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे। टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू इंजेक्ट थ्रू बिटवीन इज कॉल्ड एज द फ्लोट वैल्यू। और दोस्तों फ्लोट वैल्यू बढ़ेगा तो विटामिन स्टिफनर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस सॉफ्टनिंग पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको मेजर किया जाता है रिंग एंड बॉल टेस्ट से। और यहाँ पर पेविंग जॉब, मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉफ्टनिंग पॉइंट जो रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब कि इसका विटामिन का 35 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फ्लैश एंड फायर पॉइंट है, स्टैंडर्ड फ्लैश पॉइंट 175 याद रखना है ना। पेनिस के, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, पेनिस के मार्टन ओपन कप टेस्टर और क्लोज कप टेस्टर, ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट विटामिन के टेस्टिंग है, यूज किया जाता है। टेम्परेचर एट विच बिटवीन वेपर टेक्स द फायर, इसको बोला जाता है फ्लैश पॉइंट। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल गेट्स इग्नाइटेड एंड ब्रंट, आग लगनी, उसको बोलते हैं फायर पॉइंट। कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई भी मटेरियल है वो आग पकड़ जाता है, तो बोलते हैं फायर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, कंक्रीट। जवाब करेंगे। Concrete in the member represented by core test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the course is equal to at least 2% of the cube strength of the grade of the concrete। 2% क्या रहेगा? अरे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, एक क्यूब है तो एक आपका, थोड़ा सा सोचो जरा, हो जाएगा रहेगा। कहना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, 85 की, ध्यान रखना 85। ये क्या कहना चाह रहा है? Concrete in the member represent the core test shall be considered acceptable if the average equivalent cube strength of the course equal to at least Q% of the cube strength। दोस्तों यहाँ पर कहानी आपने सुना होगा, ±15% कभी जीवन में सुना है? ±15% का कहानी कभी सुना है? सुना जरूर होगा यार। चलो यहाँ पर सुनाते हैं आपको, चलो टेंशन ना लो, इधर देखो दोस्तों। द पॉइंट फ्रॉम विच कोर्स आर टेकन टू बी नंबर ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड सेल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजीनियर चार्ज एंड सेल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ऑफ द कॉन्क्रीट कंसर्ट। देखिएगा, in no cases however the cell favor the course tested, course shall be prepared by the tester described in IS कोड 4516 होता है दोस्तों, 516 में। 456 के दौरान दोस्तों हम देखते हैं, मेंबर रिप्रेजेंट बाय द कोर टेस्ट सेल बी कंसिडर्ड acceptable if the average equivalent cube strength of the cube at least 80% of the cube strength of the grade concrete specified but not no individual course has been strength less than 75%। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन 85% है। इंडिविजुअल का जब बोला जाए तो वो 75% है, बात को ध्यान रखना है, दोनों चीजें है। IS कोड 456 में दिखेगा आपको, 456 का काफी डेप्थ का क्वेश्चन पूछा गया है ये भी, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो बार बार आपके एग्जाम में आए भी तो घबराएंगे नहीं आप। द मिनिमम डेंसिटी ऑफ द corrugated एंड सेमी corrugated asbestos cement sheet considered acceptable for the construction purpose by the Indian standard। ये तो आपको याद ही करना है बेटा ना, पहले इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी बता दूंगा।
वेरी गुड। 1.4, 1.4 होगा। हाँ देखो, ये तुम्हारा कुछ डेटाबेस क्वेश्चन होता है, जैसे लोड बियरिंग कैपेसिटी हो। लोड बियरिंग कैपेसिटी कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड शीट जो होता है सेल नॉट बी लेस देन 5 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, जैसे कि आपका इम्परमेबिलिटी के लिए हो तो इसके लिए क्या रखेगा, डेंसिटी है फॉर क्रैक फ्रॉस्ट क्रैकिंग है। एक सेकंड, चलो भाई। अरे आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द हैजन अप्रोक्सीमेटली परमेबिलिटी ऑफ द सैंड द इफेक्टिव डायमीटर, जवाब करो बेटा। वेरी गुड। पता था, नहीं पता था? क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आ रहा है यार, इसको भी गलत करोगे क्या? उसके बाद आपका नॉन टेक भी चलेगा, टेंशन ना ले, थोड़ा सा स्पीड पे चलो आप। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमको, बस को शेयर जरूर करते रहें। यार बिल्कुल सही बात है, सभी लोग का जवाब आ रहा है सही। देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम के की बात करते हैं तो ये होता है सी इंटू डी 10 का स्क्वायर। डी यहाँ पर इफेक्टिव साइज है सोइल पार्टिकल्स का, यहाँ पर सी जो हम लेते हैं कांस्टेंट जो कि 100 लिया जाता है दोस्तों। डी 10 जो है आपका सेंटीमीटर में है, वैल्यू रखा आपने, तुरंत दबा के जो है ए ऑप्शन पा लिया। इन सबमर्ज रेक्टेंगुलर वेयर, दोस्तों वेयर जो है डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आता है, आप सब लोग जानते हैं ना? अब देखो सर, रेक्टेंगुलर वेयर है एन अरेंजमेंट फॉर द एरिएशन ऑफ नेपी इज एसेंशियल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नेपी का एरिएशन होना क्यों जरूरी है और वहां पर अरेंजमेंट क्यों दिया जाता है दोस्तों, बताओ। और हैविंग अ कांस्टेंट हेड डिस्चार्ज रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, फॉर प्रिवेंटिंग द सबमर्जेंस ऑफ द वेयर, फॉर मेंटेनिंग द वाटर क्वालिटी, फॉर हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये होगा दोस्तों, यही आपका फॉर हैविंग द कांस्टेंट हेड डिस्चार्ज रिलेशन डिपेंडिंग इंडिपेंडिंग ऑफ टाइम। सबमर्ज वेयर ऑफ द ड्रॉ वेयर, जैसे कि एक केस मैंने आपको बताया गया है, वेयर विच द वाटर लेवल ऑफ द ड्रॉ डाउन साइड ऑफ द वेयर इज अबव द क्रेस्ट ऑफ द वेयर। दोस्तों ये तुम्हारा क्रेस्ट इसके ऊपर है तो ड्रॉ डाउन उसमें आ जाता है, समर्ज में आ जाता है, कॉल्ड एज समर्ज। द टोटल डिस्चार्ज ओवर द वेयर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द वेयर इनटू द टू पार्ट, दो पार्ट में हम करते हैं,
ये नैपी कहलाएगा आपका, ये वाला पोर्शन ये नैपी कहलाता है दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। पोर्शन ऑफ वाटर बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ सरफेस मे बी ट्रीटेड एज फ्री वेयर और पोर्शन बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड वाटर सरफेस एंड क्रेस्ट ऑफ द वेयर, ठीक है ना, इसको क्रेस्ट बोला जाता है, मैंने पहले भी आपको यहाँ पर इक्वेशन तो सभी लोग जानते हैं यार, Q इक्वल टू जो होता है 2/3 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज L अंडर रूट ऑफ 2G, है ना, H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h टू पावर 3/2, ये है तुम्हारा ये H माइनस H, ये है क्योंकि कैपिटल H ये वाला है, ये सॉरी इधर वाला कैपिटल H है, ये वाला कैपिटल H अगर आप फिगर देख पा रहे हैं, और इधर डाउन स्ट्रीम साइड ये वाला तुम्हारा स्मॉल h है, कैपिटल H में से स्मॉल h घटा दिया तो ये आ गया आपका H माइनस H, ये ठीक है, पावर 3/2 कर दिया आपने, तो यहाँ से आता है डिस्चार्ज समर। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इफ द क्लोरीन इज अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट। ये तो भाई एसएससी जेईई की तैयारी में, एमआरसी की तैयारी में कब नहीं किया, कब नहीं किया हमने, हर जगह पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका यूपीएमआरसी में तैयारी के दौरान या यूपीएमआरसी के एग्जाम में भी आया था, एसएससी में भी आ रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ते यार, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जो आजकल हो रहे हैं, लगभग लगभग यार 10-20% तो ऐसे ही, 10-20% तो ऐसे क्वेश्चन है तो चलते आ रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, तो भाई वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सही बता रहा हूँ। सबको बता रखा है आपको कि सुपर क्लोरिनेटेड होता है। सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, व्हेन एक्सेस क्लोरीन लगभग 5 से 15 मिलीग्राम इज एडेड ड्यूरिंग द एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है दोस्तों, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी के दौरान अगर आपने क्लोरीन जो है बहुत ज्यादा डाल दिया है पानी में, तो ये रेजिड्यू रह जाती है, वो बच के रह जाती है, लगभग 1 से 2 मिलीग्राम जो है बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट, मतलब कि वो खत्म नहीं हो जाती, वो बनी रहती है, तो नुकसानदायी रहती है, तो उसको कहते हैं दोस्तों सुपर क्लोरिनेशन। इट इज मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। दोस्तों इट इज प्रिफर्ड व्हेन वाटर कंटेन्स cyst of the histolytica, the organism which is caused the amoebic dysentery। एमियोबिक डिसेंट्री, पेट खराब हो जाता है ना, ये कर देता है वो कॉजेज, इसलिए खराब है। Which one of the following turbines have the least specific speed। दोस्तों स्पेसिफिक स्पीड इस टरबाइन का सबसे कम है, सबसे कम है स्पेसिफिक स्पीड, बताओ जरा, h टू पावर 5/4, बताओ ना स्पेसिफिक स्पीड। n अंडर रूट ऑफ q h टू पावर 3/4 n अंडर रूट ऑफ p h टू पावर 5/4। दोस्तों ये फॉर्मूले कुछ याद आ रहे हैं, मैंने गलत तो नहीं लिखा है, सही लिखा है ना, यहाँ से भी ये भी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला है और ये भी स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला, लेकिन कौन सा टरबाइन का है कौन सा पंप का है आप सब लोग जानते भी होंगे, बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा पंप के लिए है कौन सा टरबाइन के लिए है। दोस्तों तुरंत जवाब करेंगे कि सर बात हो रही है यहाँ पर इम्पल्स टरबाइन की, और सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड होती है इम्पल्स टरबाइन की। इम्पल्स का मतलब होता है हाई हेड टरबाइन, हेड इसका हाई होगा, हाई हेड टरबाइन होगी, लेकिन स्पेसिफिक स्पीड बहुत ही लो होगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को। पहली टरबाइन कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी इम्पल्स टरबाइन। रियल फ्लूइड इज वन विच, रियल फ्लूइड की कुछ खासियत, कुछ बातें, कुछ प्यारी मोहब्बत की बातें जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते सर, जब नॉन टेक पढ़ते हैं तो टेक्निकल भूल जाते हैं, दोनों एक साथ मैनेज नहीं। मौर्य जी के लिए ताली बजाई जाए, आज के मैन ऑफ द मैच। बात तो सही है यार, टेक्निकल पढ़ते हैं तो सर नॉन टेक्निकल भूल जाते हैं, और नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं तो का मतलब सीधे सीधे ये है कि आप पढ़ते ही कम हैं, तो मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी पहली पहली बार पढ़ा हो, जब आप खूब बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, नॉन टेक की भी बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर मजा आने लगेगा। गजब हो गया, चल बहुत बढ़िया बेटा। विस्कोसिटी कहाँ होती है आइडियल फ्लूइड में, क्या बोलते थे, हैज द कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। चलो 1 मिनट के लिए तो बोल ही देते हैं कांस्टेंट डेंसिटी,
1 मिनट के लिए दूसरा बोलते हैं हम कि हैज जीरो शियर स्ट्रेस, इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना, ये तो बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हैज द विस्कोसिटी, बेटा नॉन टेक में करवा तो रहा हूँ, काहे भूल जाते हो, करवा तो रहा हूँ मैं, नॉन टेक नहीं करवाता हूँ, आरआरबी जेई में कराता हूँ डिफेंस के बैच में करता आपको। चलो खैर, यूट्यूब में कराएंगे बहुत ही जल्दी। रियल फ्लूइड, यस, मतलब कि नॉन टेक्निकल जो रहेगा मेरा बहुत सारे बैचेज में रहेगा। अगर आपके कोई भाई बहन कोई हैं, हमारे विजेता बैच है, ब्रह्मास्त्र बैच है, विराट बैच है, सब जो है जीएस का पोर्शन कंप्लीट जीएस, साथ ही साथ एसएससी जेई में भी काफ़ी सारा पोर्शन जीएस का मैं ही डील करूंगा टेक्निकल के साथ। अगर आपको जीएस में महारत हासिल कर सकते, दोस्तों रियल फ्लूइड में कंप्रेसिबल होनी चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सरफेस टेंशन भी रहना चाहिए दोस्तों, नो विस्कोसिटी भी कुछ एडजस्ट करेगा। आइडियल फ्लूइड में कुछ भी नहीं होगा, कंप्रेसिबल होगा, डेंसिटी कांस्टेंट, रोटेशनल होगा, नॉन विस्कस होगा। दोस्तों ये सब बातें तो आप जानते ही है ना, काहे रुलाते हो यार। इन द reinforced concrete wall the ratio of the effective height to the thickness is limited by the IS code। जब हो गया हो रही, ये हमारी एप्लीकेशन पर होती हैं, एप्लीकेशन में आरआरबी जेई में चल रहा है अभी आजकल, इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग वहाँ पर, मध्यकालीन भारत, जिसमें कि आज ही जो पढ़ा हमने आज ही जो पढ़ा पढ़ा तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे कि ऐसा भी कुछ पढ़ना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में, पढ़ना पड़ेगा बेटा, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, बिना नॉन टेक्निकल बिना जीएस के नहीं हो पाएगा। जीएस को अपना बरकरार बनाते रहा करो, धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं एकदम से, नहीं एकदम से आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, एकदम से आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। ये सिविल इंजीनियरिंग है बेटा। तो हम कहेंगे कि सर ये 30 की बात हो रही है ना। अब बात करते हैं और ज़्यादा डिटेल में, मैक्सिमम इफेक्टिव हाइट तो थिकनेस रेशियो की बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब व्हेन डिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, व्हेन डिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट द बोथ एंड, दैट मीन्स दोस्तों ये क्या है, इस तरह से दोनों जगह फिक्स्ड है एक तरह से, और यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या होगा, फ्लोर के लिए होता है 0.75 ऑफ HW, है ना, और दूसरा अगर आपका सिमिलर मेंबर है दोनों में से तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो 0.75 ऑफ L1। अगर वेयर नॉट रिस्टेंट अगेन रोटेशन एट द बोथ एंड, दोनों एंड पर आपका रोटेशन के लिए रिस्टेंट नहीं है, हो सकता है कि हिंज हिंज वगैरह हो, तो उस समय पर फ्लोर के लिए अगर होगा या दूसरे कंडीशन के लिए तो ये आपका 1 HW होगा या 1 टाइम्स ऑफ 1 लेंगे। गजब हो गया यार, रिकमेंडेशन खूब पूछी गई है यार इस एग्जाम, हाई स्कोर 456 तो काटना पड़े तो आगे। कोयल जी बोल रहे हैं मैकेनिकल से, और ये इससे भी है। बढ़िया है, मजे ले रहे हो भाई, एक दो तो मजे लेने आ ही जाते, चलिए अच्छी बात, तो आने भी चाहिए। चलो बताओ भाई, सीमेंट कंटेंट विल हैव द इंक्रीज बाय 40 ग्राम पर क्यूबिक, क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब करेंगे आप बढ़िया से और बिना घबराए हुए जवाब करेंगे। सभी लोगों को जवाब सही है, वेरी गुड। द सीमेंट कंटेंट विल हैव टू बी इंक्रीज्ड बाय 40 किलोग्राम पर क्यूब, जवाब होना चाहिए था आपका ये ऑप्शन। चलिए खैर कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों, इन अ 10 मीटर साइड स्क्वायर शेप सेडिमेंटेशन टैंक, और फ्लो रेट है इसमें 100 क्यूबिक पर आवर्स, और इसमें डेप्थ बोला है वाटर का 2 मीटर, और डिटेंशन टाइम, दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ, कहाँ कहाँ मैंने कराया था,
आपको याद आ रहा है क्वेश्चन? कितने लोग, चलो सच सच बताना, कितने लोगों को क्वेश्चन याद आ रहा है? सच बताना। क्वेश्चन पता नहीं, मैंने कम से कम 3 से 4 बार तो अपनी क्लास में मुझे खुद याद आ रहा है। कराया था कि नहीं कराया था बताओ? कराया था कि नहीं कराया था? खुद मेरी क्लास का क्वेश्चन है ये वाला जो है मेरी क्लास का क्वेश्चन है। मैंने कई बार करा रखा है। जब मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा था, पीडीएफ पढ़ा रहा था, तब की यूपीएमआरसी के लिए पढ़ा रहा था, इवन एसएससी जेई की जब हम तैयारी भी कर रहे थे पिछले 2022 वाले, उसमें भी पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा था उस समय। और ये तुम्हारा डीडीए जेई में भी आ गया। बताओ यार, मतलब कि कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, अगर आप रोज कंटिन्यू क्लास करें, कितने सारे क्वेश्चन आपके साथ आ सकते हैं। चलो फिर देर किस बात की दोस्तों, तो सेडिमेंटेशन टैंक है, ऐसा कोई टैंक होगा रेक्टेंगुलर टैंक, जिसमें कि बी, जिसको हम लेंथ के बराबर लेंगे दोस्तों, ये 10 मीटर लिया, हाइट उसका 2 मीटर लिया है, तब दिया गया है। और ये बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर स्क्वायर टैंक हम लेते हैं तो दोस्तों v इज इक्वल टू होगा एल बी इंटू एच। बेटा स्क्वायरल सेक्शन है तो एल और बी तो समान ही होना है, 10 गुणा 10 कर लोगे, और हाइट जो है 2 मीटर की होगी, तो बेटा वी जो वॉल्यूम है ये हो चुका है 200 मीटर क्यूब। और आप सब लोग तो जानते हैं कि डिस्चार्ज तो होता है बेटा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, कि वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब में, सेकंड होगा टाइम में। यहीं से अगर आपको कभी डिटेंशन टाइम चाहिए, गलती से वॉल्यूम जो कि 200 निकल गया, और डिस्चार्ज जो कि गिवन है 100, तो बटे 100, 2 घंटे हो जाएगा क्या? कौन है वो बालक, जरा गोली से उड़ा देते हैं। 4 जवाब कर रहा था, कौन था वो 2 बालक, बदतमीज बालक, वो जो 4 जवाब कर रहा था? तुक्का मारते हो? न्यूमेरिकल है और तुक्का मार रहे हो यार, गजब हो गया। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, तुक्का मार रहे हो, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर इधर उधर चलाओ जरा। 2 आना था यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन का सार जो था यहाँ से था, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यहाँ से सार था बेटा, इसी में था सारा क्वेश्चन जुड़ा हुआ। काहे घबराते? बताना कितने लोगों ने आंसर डिलीट किया है, कितने लोग थे वो आंसर डिलीट करने वाले, बताना जरा। गलत बोलोगे तो पाप चढ़ेगा। According to Indian Standard 9103, the minimum water reduction achieved using the super plasticizing admixture। दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हम कंक्रीट में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ अच्छाई के लिए, कुछ भलाई के लिए। जैसे कंक्रीट में भाई तुरंत कोई रिटार्डर डाल दिया, कोई रिटार्डर डाल दिया, क्या करता है रिटार्डर? सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। जैसे कि आपका जिप्सम पड़ गया, एक्सीलेटर एक्सलेट कर देगा, जल्दी सेट करा देगा, सेटिंग टाइम को घटा देगा, जल्दी सेट हो जाएगा। कर दिया एक्सपेरिमेंट। वाटर रिड्यूसर होते हैं, वाटर रिड्यूसर मतलब कि उनको डालोगे, जैसे कि प्लास्टिसाइजर हो गया, कम पानी लगेगा, 10% कम पानी हो जाएगा। सुपर प्लास्टिसाइजर 20% से ज्यादा पानी कम हो जाएगा। कुछ ना कुछ एडमिक्सर हम डालते रहते हैं, इनको एडमिक्सर बोला जाता है दोस्तों, ये जो मैंने बताया ना आपको, ये सब एडमिक्सर है। तो चलो जवाब करो। जब हम सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करें तो बेटा 20% हम यहाँ पर वाटर रिडक्शन तक, ये मिनिमम वाटर रिडक्शन अचीव्ड बाय सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर दिस इज द 20%, ध्यान रखिएगा। ओके, सुपर प्लास्टिसाइजर की कुछ बातें करते हैं दोस्तों। सुपर प्लास्टिसाइजर दे आर द एडमिक्सर दैट वर्क ऑन द surfactant properties in which they disperse and deflected cement particles, ध्यान रखिएगा, and thus making the concrete flowing durable and the easily placed। पहली बात एग्जाम्पल, जैसे कि सुपर प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल हैं कुछ इंपॉर्टेंट, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, सल्फोनेटेड नैफ्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मिक्सर ऑफ सचरेट एंड एसिड एमिड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 है जी, और ये तीसरा ये वाला भी। वाटर रिड्यूसर लगभग ये 15 से 30% के बीच में करेगा, और इसी के बीच में ही तो 20% था, इसलिए हमने आंसर ए को मार्क किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है A9। 9 मीटर लॉन्ग स्लैब, तो दोस्तों 9 मीटर कोई लॉन्ग स्लैब है, इज कास्ट ऑन द फर्स्ट ऑफ द दिस मंथ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑन विच डे कैन बी प्रॉप्स टू दी स्लैब टू बी रिमूव। दोस्तों बहुत ही, प्रॉप समझते हो ना, बलिया, बलिया जिसको कहते हो, तो बलिया जो है, प्रॉप जो है, कब रिमूव करें हम, कब रिमूव करूं? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, चलो
काहे? ये दिल भी कितना पागल है ये। चलो जी बेटा, यहाँ पर कुछ बातें बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ द फॉर्मवर्क, सबसे पहले फॉर्मवर्क की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मवर्क फ्रॉम द कॉलम, वॉल और बीम। जब आप कॉलम बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, बीम बनाते हैं, तो जो वर्टिकल जो आपके वो रहते हैं ना फॉर्मवर्क, उसको रिमूव करने की डेट क्या है? 24 से 16 घंटे के बाद उसको फेंक डालो। ठीक है। सॉफिट फॉर्मवर्क, सॉफिट समझते हो? स्लैब का जो निचला हिस्सा होता है, प्रॉप टू बी रिफिक्स्ड एंड इमीडिएट आफ्टर रिमूवल, 3 दिन के बाद उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सॉफिट फॉर्मवर्क, तो बीम प्रॉप्स टू बी फिक्स्ड इमीडिएट आफ्टर रिमूवल। दोस्तों जो बीम होते हैं, तो बीम का क्या हो गया? स्लैब को तो 3 दिन, बीम का 7 डेज तक रखोगे दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों प्रॉप टू बी स्लैब। अगर आपका स्पैनिंग 4.5 तक है, स्लैब की बात हो रही है, यहीं से क्वेश्चन आपका आया था। अगर आपका स्लैब जो है स्पैनिंग 4.5 मीटर तक है दोस्तों, 4.5 मीटर तक है, 4.5 मीटर तक स्पैनिंग स्लैब का, तो उस प्रॉप को 7 डे के अकॉर्डिंग 7 डे में हटा दो। लेकिन अगर आपका स्पैनिंग 4.5 मीटर से ऊपर है, जो कि आपको दिया हुआ था अभी 9 मीटर एग्जाम में, तो यही तो पूछ रहा था वो आपसे कि 14 दिन के बाद हटा दो उसको। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका 14 डेज। नेक्स्ट आते हैं प्रॉप्स टू बी बीम एंड आर्चेज स्पैनिंग 6 में। अब आर्च का भी क्वेश्चन आ सकता है, बीम और आर्च के लिए भी आ सकता है, क्या पता इस बार बीम का पूछ ले। अगर आपका 6 मीटर तक है तो 14 दिन, 14 दिन रहेगा, और अगर आपका 6 मीटर से ज्यादा है तो 21 दिन तक। याद रखेगा, है ना? अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। In case of the weld using the lap joint, the minimum lap should not be less than 4 times the thickness of the, बताओ जरा, thickness of the or TMM, whichever is more, where T is the जवाब। अच्छा, कितना होता है वो थिकनेस? लैप जॉइंट की बात हो रही है दोस्तों, वेल्डिंग की बात हो रही है। In case of the weld using lap joint, the minimum lap using not be less than, अरे यार सिंपल सा जवाब जवाब है। अरे एक प्लेट ये है दोस्तों, और एक प्लेट इसके ऊपर आप ऐसे जोड़ दे रहे हो जी, एक प्लेट इसके ऊपर ऐसे जोड़ दे रहे हो, ऐसे ये है इसके ऊपर, ये है ना? ये कहना चाह रहा है कि जो ओवरलैपिंग लेंथ है, इतनी लेंथ, ये लेंथ आपकी, ये लगभग कितनी होनी चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। जो लेंथ है आप यहाँ पर वेल्डिंग करे होंगे, ये होती है आपकी साइड वेल्डिंग, और ये होती है आपकी एंड वेल्डिंग, लोड के परपेंडिकुलर जो होती है एंड वेल्डिंग। साइड वेल्डिंग लोड के पैरेलल में, ये होगी फ्लैट वेल्डिंग। फ्लैट वेल्डिंग एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि ये होता है सर 40 mm और 4 टाइम, मतलब कि आपने कई बार मेरे साथ पढ़ा होगा 4T और 40 mm, विच एवर इज लेस। दोस्तों कई बार जिन लोगों ने रिकमेंडेशन पढ़े होंगे ना स्टील के, IS कोड 800 जिसने पढ़ा होगा ना मेरे साथ कभी जीवन में, भले भुले दूसरे में, तो IS कोड 800 मैंने पढ़ा रखा है आपको, 40 mm था एक्चुअली। ये बात किसकी कर रहा है? ये फ्लैट वेल्डिंग क्या है? एक वेल्डिंग का टाइप है, बात कर रहा है। तो हम कहेंगे 40। क्लास कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आपके लगभग रीजनिंग, मैथ्स और टेक्निकल पूरा नहीं होता, पूरी क्लास कंटिन्यू रहेगी। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड बताइएगा, एज पर IS कोड 800 2007। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड, बोलो, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड। The effective length of the butt weld or groove weld shall be taken as the length of the continuous full size butt weld। ये मैंने आपको कह लिया था, है ना? ये सब बातें आपको कह दी थी। और वेल्डिंग में कंप्रेशन में 12T और 200 में से जो कम होगा, और 16T और 200 में जो है टेंशन में जो हम लेते भी हैं, आपको पता भी है। द मिनिमम सीमेंट कंटेंट दोस्तों शिप डॉक के लिए, शिप डैक के लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन लेते हैं। The minimum cement content for the ship dock या underwater construction with the 40 mm aggregate
इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड एज? बोलो, जवाब करो। 350, 250, 300 या 400? क्यों मार रहे हो? का जय माता दी। देखो इधर, अब मिनिमम सीमेंट कंटेंट दोस्तों माइल्ड एक्सपोजर के लिए 220 आप रखते हैं, पीसी की बात हो रही है, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.6, बहुत अच्छी टेबल आई। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कोई बात नहीं की गई है पीसीसी में, जबकि आप आरसीसी में जाते हैं तो मिनिमम कंटेंट आपको 300 लेना है, 0.5 और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द आरसीसी टेकन एज M20। मॉडरेट के लिए 240, ऐसे ही सब कुछ है। ये सीवियर के लिए 250 और वहां देखिएगा M30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीवियर वाला। मिनिमम ग्रेड ऑफ द आरसीसी, दिस इज द M30 एंड द मिनिमम grade for the concrete for the PCC M20 taken as, and the minimum cement content taken as for the RCC 320, 320 and for the PCC this is the 250। इस सिचुएशन है दोस्तों। और जो आपका क्वेश्चन था ना, वेरी सीवियर वाला क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन था जो था मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर द शिप डॉक। दोस्तों ये किस में कंसिडर करोगे आप? किस में कंसिडर करोगे आप बताओ दोस्तों? इसको कंसिडर करोगे, सबसे पहली बात तो ये हो रही है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन की, तो ये क्या होगा आपका, इसमें आएगा। मैं बताता हूँ आपको, पहले तो आरसीसी का बनेगा वो इसमें आएगा दोस्तों, आरसीसी का बनेगा वो वेरी सीवियर में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब सवाल ये है कि आपने एक्सट्रीम में क्यों नहीं लिया? एक्सट्रीम तब होता है जब आपका टाइडल कंडीशन हो, तो हम उसको वेरी सीवियर में ले रहे हैं। वेरी सीवियर का मतलब है कि डिप्ड इन सी वाटर। वो जो शिप डॉक होता है वो हमेशा डिप रहता है वाटर में, है ना। एक्चुअली में ये है वो, मतलब कि स्प्रे भी बोल सकते हैं। तो 340 है दोस्तों। तो एक्चुअली में आंसर आपका, आंसर का अकॉर्डिंग या ऑप्शन का अकॉर्डिंग आपके पास बेटर ऑप्शन है 350। ध्यान रखिएगा इस बात को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर द सीमेंट? दोस्तों चलिए जवाब करिएगा, कौन सा टेस्ट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है तो वेरी सीमेंट करनी तो 340, लेकिन यहाँ एक आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ जी। देखो, जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो सच बात है, ये गलत नहीं है। साउंडनेस बिल्कुल सही बात है कि यार अगर साउंडनेस बहुत ज्यादा, अनसाउंड अगर सीमेंट हो जाता है, अनसाउंड का मतलब होता है कि आपके सीमेंट के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होना है, सीमेंट में एक्सपेंड होना है ना। तो इसलिए ये भी एक क्वालिटी को चेक कर रहा है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी, भैया अगर आपके नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सीमेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप फिर आगे सारे के सारे टेस्टिंग करते हो। साउंडनेस हो, साउंडनेस में 0.78 टाइम्स ऑफ द पी लेते हैं आप, याद होगा आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में आप 0 पॉइंट कितना लेते हो, याद है? कुछ नहीं है, 0 पॉइंट कंप्रेसिव इसमें हो, या आप कंप्रेसिव की बात करें तो कंप्रेसिव में आप लेते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ऐसे इधर लिख देता हूँ, P/4 प्लस 2.5, ऐसा ना। और जब आप लेते हैं किसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो P/5 प्लस 3, कुछ इस तरह से लेते हैं ना। किसी को याद हो अगर टेंशन वाले का, सही लिख रहा हूं मैं क्या? कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ही टेस्ट है जो कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। ये एक्चुअली में सीमेंट का नहीं है, ये क्या है, ये कंक्रीट का है। क्वालिटी कंट्रोल तो है लेकिन ये कंक्रीट का है दोस्तों, नॉट प्योरली सीमेंट। सीमेंट का टेस्टिंग पर नहीं है, सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल पर नहीं है, बल्कि कंक्रीट का है। बस इतना ही डिफरेंस था, है ना। P/4 प्लस 3%, हाँ ये सही है, अब सही हो गया। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, मैं भी भूल जाता हूँ यार, मेरे वैसे भी दिमाग में P/4 प्लस ला गया मैं तुम्हें देख देख। P/4 प्लस 3%। अब मुझे टेंशन का भी याद आ गया, मुझे कभी याद आ गया है टेंशन का जो था। टेंसाइल स्ट्रेंथ आप निकालते हैं, P/5 प्लस 2.5% है ना। और जब बेटा आप जब इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालते हैं, लिख देना कहीं पर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, उसमें क्या था, 0.85 था दोनों के लिए, 0.85% ऑफ पी का मतलब यहाँ पर इनिशियल कंसिस्टेंसी था। याद आ गया सब, वेरी गुड। यहाँ पर सारी बातें आपसे लिखी हुई हैं, किस तरह से आप सब्सटेंस देखते हैं। जैसे कि आपका ये चेक किया जाता है, ये सब्सटेंस ही है, ये देखिए रॉड रखा जाता है, ये जो रॉड रखी हुई है
ये दूरी दिखी जाती है, इसको बोलते हैं सब्सिडेंस, यही मेजर किया जाता है स्लम वैल्यू के लिए, है ना, जिसमें कोलैप्स, ट्रू स्लम, ये सब चीजें आती है। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो आपका हर जगह, सारी जगह ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, हर जगह घूम रहा है ये क्वेश्चन, हर जगह घूम रहा है, ऐसे दौड़ दौड़ के घूम रहा है। तो फॉर द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोएफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी इज, चलो जवाब करो, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज कितना होता है? ऑब्वियसली 1 होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ d60 टू d10, क्या भाई d60 बाई d10। और ये क्या है, दोनों डायमीटर हैं किसी भी सॉइल के, और जो सैंडी सॉइल होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है, दोनों बराबर होंगे जब सॉइल के पार्टिकल, तो सारे पार्टिकल से होंगे, तो 60% 10% का कोई रेशियो नहीं है, सब बराबर होंगे, सब दोनों वैल्यू जब बराबर होंगी तो Cu 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा वेल ग्रेडेड सैंड के लिए Cu ग्रेटर देन 6 होता है, और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए Cu ग्रेटर देन 4 होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम सरफेस ड्रेसिंग या सरफेस ड्राइंग टाइम, तो सॉरी मिनिमम चाहिए आपको क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन। आपको कुछ याद आ रहा है कि ये जो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपने किए हैं एक्चुअली में मेरे साथ कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं भाई। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको यूपीएमआरसी का जेई का पेपर करवाया था, कुछ याद आ रहा होगा आपको? अभी इस पेपर को करते हुए आपको याद आ रहा होगा यूपीएमआरसी जेई का, अभी कुछ ही दिन पहले हमने सॉल्व किया था पूरा पेपर, उसमें भी मिलते जुलते हैं काफी सारे क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूं कि हर एक क्लास को, प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस की क्लास को जरूर देखा करो, कहीं ना कहीं याद रहेगा आपको एग्जाम में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 45 था बेटा, सब लोगों का जवाब हो जाएगा 45, है ना। सरफेस ड्राइव टाइम 45 मिनट रहेगा, 45 मिनट रहेगा। एज पर आई एस कोड 15,490 या 15,489 2004 क्या रखना है? मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम फॉर द क्लास ए एंड क्लास बी, दैट मींस प्लास्टिक इमल्सन पेंट 45 मिनट्स। लेकिन यहीं पर अगर आपसे हो सकता है कि इस बार ये वाला पूछा जाए, क्या पता आपसे क्लास सी और क्लास डी का पूछा जाए, तो दोस्तों ये है 90 मिनट इसी पेंट का। अगर हो सकता है कि आपसे पूछा जाए क्लास ए और क्लास बी टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट का, आप बोलेंगे सर ये क्या है? मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम, ये था आपका मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग, और ये है मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग, मतलब कि कंप्लीटली ये है 240 मिनट। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये आ सकता है इस बार। मैक्सिमम हार्ड ड्राइंग टाइम फॉर द क्लास सी और क्लास डी, तो ये बेटा 480 मिनट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें इस बार, इसका 100% 100% बेटा ये आपका इस बार इनमें से ही कुछ आने वाला है, कुछ ना कुछ हेर बदल क्वेश्चन पेपर को ही मोड़ के ही, इधर उधर मोड़ के ही कुछ ना कुछ हेर बदल कर देते हैं एक्चुअली। 2018 में पेपर ठीक ठाक आया था, ऐसा नहीं है, थ्योरिकल है, लेकिन थ्योरी में गलती होने के चांसेस ज्यादा है इस पेपर में, अगर आप ध्यान से देखें तो। और ऑब्वियसली यार आप सब लोग जानते हैं सेंटर लेवल का है, सेंटर लेवल का है, इसलिए क्या चाहते हो तुम लोग? क्या आप लोग चाहते हैं कि अगले 40 क्वेश्चन और प्लस, क्योंकि मैंने तो टारगेट किया था भाई, मैंने तो आज टारगेट किया है कि मैं सारे क्वेश्चन आज ही कराऊं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी, इवन जीएस भी जो है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी कैन बी यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन? डैम हो गया, वेयरिंग सरफेस ऑफ रोड, ब्रिज, डेक स्लैब और कैनाल। बताओ, डैम, वेयरिंग सरफेस ऑफ रोड बताएगा, रोलर बात हो रही है। कीजिए सर, सब साथ है ना? ये देखो भाई साहब, पैसों की पड़ी हुई 55,000 मिलते हैं। सही है। चलो भाई, तुम में से कोई लगेगा ना, कुछ दक्षिणा मुझे भी दे देना, ठीक है? 2-4 हजार मुझे भी दे देना, ठीक है भाई? गुरुजी ने मेहनत करी थी,
एक बारी दे देना, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा। बताओ कितने लोग दोगे? ठाकुर 7 है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। डैम की बात हो रही है जी। रोड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आरसीसी कैन बी यूज फॉर दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों डैम की बात हो रही है, कहाँ पर डैम में यूज होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखो जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको, रियल फिगर दिखा रहा हूँ। ये डैम दिख रहा है आपको? ये एक बैराज है दोस्तों। डैम का मतलब होता है बैराज। डैम क्या है? एक तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन है अक्रॉस द रिवर। रिवर को रोकने के लिए रिजर्वायर पुल कर पाए, रिजर्वायर का जो पानी है फिर जाके रनर पे जाएगा, सॉरी पंप पर, उस पे जाएगा पेनस्टॉक की मदद से। किस पे? टरबाइन पर। फिर हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी फिर उधर जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही तो बिजली उत्पादन होगी दोस्तों, जनरेटर की मदद से होगा वो ना। है। ये है वो डैम की कहानी जो हम देख रहे हैं। ये तो दिख रहा होगा आपको शायद, इससे फील हो रहा है कुछ? बिल्कुल हो रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The maximum intensity of loading that the foundation will safely carry without the risk of shear failure of the soil, irrespective of any settlement that may occur, is called as। क्या बोला जाएगा इसको, बताओ? बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, तो आप करेंगे ध्यान से। अलाउबल बियरिंग कैपेसिटी, या सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, या नेट लोडिंग इंटेंसिटी। नेट लोडिंग इंटेंसिटी। गजब हो गया जी। नेट लोडिंग इंटेंसिटी होगा क्या? सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ये आपकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों को अब थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको क्या होता है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है इट इज द मिनिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन सॉइल फेल इन द शियर सॉइल। भाई कोई भी आपका फाउंडेशन होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो फाउंडेशन ही पे तो लोड आना है सबसे ज्यादा। देखिए मतलब कि ये तुम्हारा ऊपर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है, ये होता है सुपर स्ट्रक्चर। और दोस्तों नीचे होता है सब स्ट्रक्चर, ये ग्राउंड लेवल है। ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के नीचे सब स्ट्रक्चर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और इस सब सुपर स्ट्रक्चर पे लोड आना है, प्रेशर आना है ना। तो ये एरिया डिस्पर्सन जितना होगा उतना आपका प्रेशर रिलीज होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका फाउंडेशन पर, फाउंडेशन के बेस पर अगर आपका मिनिमम प्रेशर है जिसपे कि आपका क्या हो रहा है, शियर फेलियर हो रहा है, ठीक है ना, तो उस दौरान मिनिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन सॉइल फेल इन शियर, तो उस प्रेशर को बोला जाता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या प्रेशर। सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम प्रेशर एट विच सॉइल कैन बी कैरी विदाउट शियर फेलियर। भाई सेफ बियरिंग क्या है? सेफ है ना, इसका मतलब सॉइल जो है कितना मैक्सिमम प्रेशर झेल पा रहा है बिना किसी फेलियर के, बिना किसी शियर फेलियर के। अल्टीमेट शब्द का मतलब तो आप जानते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में आपने पढ़ा होगा कई बार, अल्टीमेट के बाद ही होता है फेलियर। इसका मतलब ये क्या है, फेलियर के जस्ट पहले की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सेफ कंडीशन है। नेट लोडिंग इंटेंसिटी इज द मिनिमम नेट लोड एट विच शियर फेलियर ऑफ द सॉइल कैन अकर। मतलब कि मिनिमम नेट लोड है, शियर कैन अकर मतलब आ चुका है शियर। allowable bearing capacity is the net intensity of loading which the foundation will carry without undergoing settlement in excess or the permissible value for the structure under the consideration but not exceeding the net safe bearing capacity is termed as allowable bearing capacity। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी है। when assessing the strength of structure or structural member for the limit state of collapse, the value of the partial safety factor for the reinforcing steel should be taken as होगा दोस्तों।
1.15 एग्जैक्टली। कैसे पता लगा दोस्तों? सबसे पहली बात हो रही है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, और किसके लिए बात हो रही है सर? स्टील के लिए हो रही है। तो हम सब लोग तो जानते हैं ना कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में स्टील के लिए होती है 1.15, और कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो लेते हैं हम, ये लेते हैं दोस्तों कितना? ये लेते हैं 1.5, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात हो रही थी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, लेकिन कभी जीवन में अगर आपसे पूछा जाए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ध्यान रखिएगा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, आपको याद होगा ना लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में लीकेज हो गया, क्रैकिंग हो गया, डिफ्लेक्शन, ये सब आते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में दोस्तों आपका जैसे कि शियर, बेंडिंग, फ्लेक्चर, टॉर्जन, बकलिंग, ये सब चीजें आती है ना, याद है ना? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में दोस्तों 1.0 या 1 ही आता है दोनों के लिए, फॉर बोथ। फॉर बोथ का मतलब है कि स्टील और कंक्रीट दोनों के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है? क्लियर रखना इसको माइंड में, गड़बड़ मत। राजपूत लिख रहे हैं कंक्रीट के लिए 5 देखते ही जवाब गड़बड़, तुरंत डिलीट, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, देखते ही, देखने से पहले ही डिलीट कर दे रहे हो तुम, तो गलत लिखते हो, गजब। ये सब बातें मैंने लिखी हुई, जो भी मैंने बतलाई है अभी हटा दो। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर ऑफ द लेंथ एल इज कंप्रेशन मेंबर बोथ हैंड इज रिस्ट्रेंड। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और आपको जवाब करना है दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये प्रिज्मेटिक शब्द का मतलब क्या होता है? प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई मेंबर जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज ना हो। अगर आप कहें यहाँ पर कोई सेक्शन है तो एरिया सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम, पूरा थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी सेम। और ये अंडर कंप्रेशन है, कोई मेंबर होगा अंडर कंप्रेशन होगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे मजेदार बात है कि दोनों एंड पर क्या हो रहा है? रिस्ट्रेंड है, दोनों एंड पर रिस्ट्रेंड है, ये फिक्स होगा ऐसा कुछ। यहाँ पर 0.65 एल लेते हैं क्या हम? गजब हो गया। पहले ये बात सच है कि यहाँ पर हम L/2 करते हैं, दैट मीन्स 0.5 ऑफ L लेते हैं, लेकिन IS कोड इसको बढ़ा के चलता है कि थोड़ा सा हम बढ़ा के चलें, 0.65 L हम लेंगे। गजब हो गया, गजब हो गया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तमाम बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं। एक थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी है एक जगह मैंने रिकमेंडेड वैल्यू लिखी है, IS कोड ने क्या रिकमेंड किया है, इसको आप देखेंगे पूरा का पूरा तो सब समझ आ जाएगा। इवन अगर आपको कभी भी ना ये इफेक्टिवली हेल्ड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, इससे कभी कंफ्यूज होता है, तो एक काम करना, आप स्टील स्ट्रक्चर का मेरा एक क्लास देखना आप। जैसे मैंने आपको कॉलम वाले केस में बता रखा है, अगर आपने मेरा सोम का कभी क्लास देखा हो, देखा है नहीं देखा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? नहीं है, ये करवाना है, क्लियर होगा वैसे। जैसे कि दोनों एंड आपके फिक्स्ड हैं तो इस केस में ऐसे बनता है बकल, क्योंकि यहाँ पर फिक्सिडिटी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोनों जगह पर, एक जगह आपका हिंज है, यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है केवल, यहाँ पर आपका दोनों जगह हिंज है, इधर आपका फ्री है, एक जगह फिक्स्ड है ना? ये अलग अलग केसेस हैं दोस्तों। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द क्लोराइड इन द, ये देखो, बताओ यार क्या बोलूँ मैं अब। मुझे तो लगता है कि जो UPMRC जेई का जो पेपर है ना, सही बताओ ना, वो DDA जेई से ही काफी सारा क्वेश्चन वहां से लिया गया। अब खुद देखो कितने सारे क्वेश्चन मिल गए UPMRC के, और कितने सारे क्वेश्चन मिल गए UPMRC के तैयारी के दौरान, जो मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे। ये नहीं कराया था आपको? नहीं कराया था? ये बिल्कुल कराया था, बिल्कुल कराया था। और मुझे मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये टेबल पूरी याद भी होगी, मैंने वो टेबल भी लिखाए थे आपको, फिर से दोहराऊंगा मैं उस टेबल। आज मैं देखना चाहता हूँ कोई अगर मुर्गा फंसे या मुर्गी, मैं यहीं से सीधे उड़ा दूंगा, कोई तो फंसे लेकिन लोगों की कोई नहीं फंसा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब बात होती है अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, ये मैक्सिमम लिख भी रहा है, ये तुम्हारा परमिसिबल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये तुम्हारा कॉज ऑफ रिजेक्शन पूछ रहा है। कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है दोस्तों ये तुम्हारा 1000 का है। और इस टेबल को देखने के लिए यहाँ पर देखिएगा आप आगे, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जब आपसे कभी पूछा जाए टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, तो 500 से 2000 की रेंज है। टर्बिडिटी 1 से 10 है, लेकिन ये चेंज हो गया, 1 से 5 हो गया नए कोड के अकॉर्डिंग। TCU ट्रू कलर यूनिट जो है 5 से 25 दोस्तों, और यहाँ पर टेस्ट एंड
वाटर के लिए 1 से 3 होगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड 500 से 2000 है। और दोस्तों एल्कलिनिटी 200 600 है, 200 से 600। पीएच जो है 6.5 से 8.5 रहता है। और दोस्तों यहाँ पर हार्डनेस की बात करें जाए तो 200 से 600। क्लोराइड कंटेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, यही वाला 250 से 1000, आप सब लोग को याद था। फ्री अमोनिया पूछा गया है, नाइट्रेट 45 होता है दोस्तों। फ्लोराइड कंटेंट 1 से लेकर 1.5। आयरन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सल्फेट आपका 200 से 400 होता है दोस्तों, यही पूछा गया था आपसे। क्या सल्फेट ही पूछा गया था ना, नहीं क्लोराइड सॉरी। नेक्स्ट आपका कैल्शियम है 75 से 200, 75 से 200। ध्यान ये रखना है आपको कि स्टेबिल को देखने के लिए जितने भी लोग चाहते हैं कि सर इसका पीडीएफ जरूर दीजिएगा। इस पीडीएफ के अंदर बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति आपको होने वाली है। और इस पीडीएफ के अंदर ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप या तो ज्वाइन कर सकते हैं 8958336805। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पर जोड़ देंगे, या टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए हमारा टेलीग्राम है दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोफाइल मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। The imaginary level surface with reference to which vertical distance of the point are measured is called as। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की जवाब आपको करनी है, जवाब करेंगे जरा जल्दी से। चलो क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। इमेजिनरी लेवल सरफेस विद रेफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर मेजर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एमएसएल क्यों नहीं हुआ, आप सोच रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों नहीं हुआ, आप सोच रहे होंगे रिड्यूस लेवल क्या होता है। रिड्यूस लेवल वो लेवल होता है जो कि किसी भी रेफरेंस से एक नोन हाइट होती है, तो ये वैसे नहीं हुआ, डेफिनेशन अलग है। मीन सी लेवल, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, हॉरिजॉन्टल प्लेन अलग चीज है। इन दोनों में आपका कंफ्यूजन बनता है। अब देखो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, इन दोनों में कंफ्यूजन बनता है मीन सी लेवल और इसमें। जब ये कह रहा है ना कि इमेजिनरी लाइन सरफेस विद रिफरेंस टू व्हिच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है आप कहाँ से ले रहे, कह रहा है कि कहीं से भी। तो बेटा वो जरूरी थोड़ी कि एमएसएल ही होगा, वो कहीं से भी ले सकते हैं ना वो इमेजिनरी लाइन, तो वो इमेजिनरी लाइन डेटम कहलाएगी ना भाई। क्या पता मेरी रेफरेंस, क्या पता मेरा ये जो डेस्क है यहाँ से मैं किसी हाइट लेना चाह रहा हूँ अपने छत की, रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो भाई एमएसएल है, इसलिए हमारे पास ई ऑप्शन होगा। हाँ वेरी गुड, आगे चलते हैं। लेवल सरफेस द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटी फील्ड, इट इज द कर्व्ड सरफेस एंड एवरी एलिमेंट और बॉडी स्टिल। देखो ना लेवल सरफेस क्या था, हॉरिजॉन्टल प्लेस क्या था, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये था तुम्हारा अर्थ सरफेस, तो इसी के जो पैरेलल जो सरफेस होता है इसे बोलते हैं हम क्या, लेवल सरफेस। और इसी से गुजरी हुई जो लाइन होती है लेवल लाइन कहलाती है। इसके परपेंडिकुलर में इसके टेंजेंशियल जो लाइन होगी अर्थ सरफेस की, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। और इसी के 90 डिग्री पर आपका पर प्लम लाइन होगी। तो ये सब बातें आपको बता रखी हैं, भूल काहे जाती हो। ओरिजिनल प्लेन बता दिया। मीन सी लेवल, इट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द सरफेस अबव द मींस अबव द सी लेवल। एमएसएल अपडेटेड इन इंडिया, दोस्तों मुंबई लिया जाता है, मुंबई। सब लोगों को पता है कि एमएसएल कहाँ लिया जाता है, मीन सी लेवल मुंबई से लिया जाता है। वेरी गुड, लोकेटेड इन मुंबई। Collimation surface is the imaginary surface passing through the intersection of the crosshair at the diaphragm and the optical center of the object glass. Its continuation दोस्तों। एटम सरफेस यही हिसाब से पूछा गया था। इट इज द लेवल सरफेस फ्रॉम विच द वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम एनी पॉइंट इन दी फील्ड। गजब हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। द स्लेंडरनेस रेशियो हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। स्लेंडरनेस रेशियो का डायमेंशन फॉर्मूला, ये डायमेंशन क्या होगा, गजब हो गया। चलो जवाब करो, जवाब करो जी। कराची था, उर्ड, हाँ सही बोल रहे।
सही जवाब कर रहे हैं सब लोग। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है कि आप सब लोग जानते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता है क्या, है ना? एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम या एल एल डी अपॉन द, है ना, आर मिनिमम। दोनों डिस्टेंस में कट जाएंगे, डायमेंशन लेस बन जाएगा, एल इफेक्टिव बनो आर मिनिमम, दोनों डिस्टेंस एक्चुअली हो जाएगा, काहे घबराती है? आगे बढ़े, चलिए। अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट थ्योरी एंड एज टेकन एज बाय IS कोड 456 द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कांक्रीट, तो बहुत ही सिंपल पूछ लिया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इसने मैक्सिमम कंप्रेसिव कंक्रीट पूछा है और एक्सियल कंप्रेशन में पूछा है। आपको पता है किसकी बात कर रहा है? कॉलम की बात कर रहा है। कॉलम में दोस्तों जो इसका कॉलम का सीजी होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जब लोड पास कर रहा होगा ना, इसी को कहते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही पास करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा इधर उधर करेगा तो फिर असेंट्रिसिटी आ जाएगी, बकलिंग आ जाएगी। खैर, इसी को बोलते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम। और इसी के दौरान जो एक्सियली लोडेड कॉलम के दौरान जो स्ट्रेन आएगा वो आता है कितना, 0.00, ध्यान रखना। और जब आप बीम पढ़ते हैं के दौरान जो एक्चुअली में बेंडिंग स्ट्रेस आता है ना, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेन आता है ना 0.0035 कंक्रीट में, तो वो इतना आता है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होना, भले यहाँ पर कंफ्यूज आपको किया भी नहीं था 0.0035, लेकिन कभी भी ध्यान रखना, गलत मत करना। वेरी गुड बेटा। मैंने ये ठीक है ना, सब कुछ आपके लिए। बेंडिंग में देखो, कंप्रेशन और बेंडिंग के लिए देखो 0.05 है, और एक्सियल कंप्रेशन के लिए देखो बेटा 0.002 है। वही चीजें मैंने जो कही है वो लिख दी है यहाँ पर। और यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं, देखो ध्यान, 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया। इसमें जब आपका फिगर चेंज होता है रेक्टेंगल से पैराबोलिक, यहाँ पर स्ट्रेन भी जो होता है 0.002 रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Standard Proctor test used for the developing the moisture density relationship of the soil, the weight of the hammer used in the, बताओ भाई कितना रहता है, कितने बार कराया क्वेश्चन यार, फिर भी गलत करते हो भाई। भाई 2.5 किलोग्राम का रहता हो, 2.5 किलोग्राम का हाथ है मेरा, बातियाँ कहते हैं 2.5 किलोग्राम का हाथ है, 0.6 होता है जनरली। खैर, सही रहेगा। इस टाइम स्टार्ट होती है सर क्लास, क्लास 3 बजे होती है बेटा। गजब हो गया। ये है कुछ कर्म आपके, ये देखो, ये कुछ प्लंजर लेंगे, एक्चुअली में यहाँ पर सॉइल लेंगे और इस सॉइल को प्लंजर से खूब जो है पीटा जाएगा। प्लंजर रहता है, बता रही वैसे ना बात ना, तो वेट भी किया जाता है एक्चुअली में पहले। चलिए, द मैक्सिमम पीएच वैल्यू दोस्तों, मैक्सिमम पीएच वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर द पोर्टेबल वाटर, अभी तो बताया यार, कितना बेसिक है, इसमें तो तुम्हें फालतू ही देना है। बिल्कुल सही बात है, आकिब वानी जी ने बिल्कुल सही करेक्ट जवाब किया है। 2.6 किलोग्राम, 25 mm 3 लेयर और 310 mm का उसका हाथ नहीं हथौड़े हैं। वेरी गुड, 8.5 कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम तो 8.5 ही है ना, एग्जैक्टली, मैक्सिमम तो 8. टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात किया जाए तो 500 से 2000, और दोस्तों अल्कलिनिटी की बात किया जाए तो 200 से 600, और पीएच इधर लिख दिया मैंने, पीएच इधर लिख दिया है 6.5 से 8.5, भी नहीं जाना चाहिए, भी नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट करते हैं। 48 हो गया ना, ये हो गया ना। लो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, थोड़ा बता दो जरा, आवाज आ रही है? मुझे बता दो जरा, परफेक्ट चल रहा है मामला? सही है ना, परफेक्ट है? चलो, चलिए अब फिट है भाई। चलो जवाब करो, इस क्वेश्चन का जवाब करो जल्दी से। Which one of the following method is not used for the measuring in situ density of compacted soil? चलो, compacted soil अब बढ़िया है ना? परफेक्ट है सर, वेरी गुड। ज्यादा क्वेश्चन थोड़ी है, अब घबरा क्यों रहे? बहुत सारे, बहुत क्वेश्चन आपने कर लिए, कम ही क्वेश्चन है। दोस्तों बात करते हैं जब हम मेजरिंग यहाँ पर इन सिटू डेंसिटी की, सवाल यह है कि नहीं जो करता है, ये पूछा गया है। इस सवाल ये है कि नहीं जो करता है, ये पूछा गया है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड ये भी करते हैं, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड है ना, कैसे ग्रांडे मेथड ये भी है, सेंड बाथ मेथड ये भी है, सेंड रिप्लेसमेंट मेथड है, एक वाटर रिप्लेसमेंट मेथड है। अब यहाँ पर दिक्कत एक कर रहा होगा आपको कि ये दोनों मेथड भी होते हैं भाई, गड़बड़ मत करना है ना। आपका जो जवाब होगा कैसे ग्रांडे मेथड है, और ये कैसे ग्रांडे मेथड तो आपका डेंसिटी नहीं बल्कि आपका लिक्विड लिमिट निकालने के लिए यूज करते हैं। ये डी ऑप्शन होगा।
ये जो सैंड रिप्लेसमेंट होता है बेटा सैंड बाथ मेथड होता है, इससे कंफ्यूज मत हुआ करो। एक होता है सैंड बाथ मेथड, सुना होगा आपने आप सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या होता है, इससे हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, वाटर कंटेंट और डब्ल्यू निकालते हैं। डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी होगा। कोई था, कोई था ऐसा जिसने गलत किया हो? नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, मतलब कि फील्ड डेंसिटी की बात हो रही है। कोर कटर मेथड होता है, इट इज द फील्ड मेथड सुटेबल फॉर द सॉफ्ट एंड फाइन ग्रेन क्ले सॉइल के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नॉट सुटेबल फॉर स्टोनी ग्रेवली और ड्राई सॉइल, कोर कटर मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सॉरी सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड ग्रेवली सैंड और ड्राई सॉइल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बात कर रहा है भाई तरीके से। ठीक है, water displacement method suitable for the cohesive soil and only paraffin wax is used in it। rubber balloon method, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर मेथड जो है आपका गेज मेथड, जो कि आपका यूज किया जाता है फाइंडिंग द बल्क डेंसिटी ऑफ इन सिटू सॉइल, ठीक है ना। इन सिटू मतलब आपका जो कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज किया जाता है यहाँ पर, इस तरह से इसमें काम करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसके बाद जो है ना, चलिए, व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एसवीआई। SVI 100 ml of the sludge collected in the 30 minutes on drying weight at 800 मिलीग्राम। इस पे भी एक फॉर्मूला लगता है यार, इस फॉर्मूले पे तो आपका हर बार क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, आराम से कर पाओगे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। करा रहे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ, मतलब कि पहले आप रीजनिंग और मैथ्स कर लो, नहीं तो यस, और उसको मैं बाद में करा, अगर आप चाहते हो तो कंटिन्यू कराओ। देखो कैसा है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द ml बाय 1 gram of the solid in the mixed liquor after the setting for 30 minutes। The recommended value of the sludge volume index SVI for the municipal sewage is approximately lies in the range of 80 to 150। That means the slum volume index is equal to volume of settled sludge in ml upon the MLSS presented। तो दोस्तों यही तो किया उसने, कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूले में रखा है, कुछ भी नहीं किया। SBI इज इक्वल 100 अपॉन 80 800 10 की पावर -3, उसमें चेंज कर दिया बस, ये ध्यान रखें। Normally the air that is left behind in the concrete after the full compaction is achieved is termed as, क्या बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है इसको? कई बार मैंने ये शब्द तो यूज भी किया होगा, जिसकी ये बात भी कर रहा है। क्या इसको इनकम्प्रेसिबल एयर कहते हैं, क्या इसको इंट्रैप्ड इंट्रेंड एयर कहते हैं, या कॉम्पैक्टेबल एयर कहते हैं, या इंट्रैप्ड एयर कहते हैं? कंक्रीट के अंदर, कंक्रीट के वॉइड्स में जो एयर फंसी हुई रहती है, जिसको कॉम्पैक्शन के बाद आप निकालते हैं, क्या कहते हैं उसको? सिंपल सा है, इंट्रैप्ड एयर कहते हैं उसको, इंट्रैप्ड एयर कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखो जरा इंपॉर्टेंट आपको बात बता देते हैं, जरा लगे हाथ, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यूनिट वेट या डेंसिटी निकालने के काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉइल की यूनिट वेट का मतलब डेंसिटी की बात हम कर रहे हैं, तो निकालने के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हाँ यहाँ पर देखते रहो आप। सबसे पहले कोर कटर मेथड याद कर लो, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर बलून मेथड, रेडिएशन मेथड, रबर बलून मेथड, न्यूक्लियर डेंसिटी गेज एंड इलेक्ट्रिकल डेंसिटी गेज। इनके नाम जरूर याद रखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कम से कम इनमें से जरूर जो है 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से एक उटपटांग कुछ दे देगा, बताइएगा कौन सा नहीं है। द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द, मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 60 के बाद 60 के बाद 60 करा दूं या पूरे करा दूं, उसके बाद आप रीजनिंग पढ़ते रहना आराम से, है ना। चलो पहले 60 कर लेते हैं फिलहाल। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मटेरियल यूजुअली यूज्ड इन द एस्टिमेटेड द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बताइएगा। क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करें बेटा। गजब हो गया यार, तुम लोग गलत जवाब मत दो, अपने से कह रहे हैं वक्त। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज अ फेलियर, the area under the stress strain curve for a material is usually used to estimate। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा है कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द फ्रैक्चर, ये थोड़ी कह रहा है। तुमको हो क्या गया है, ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। लेकिन ये क्या कह रहा है, एस्टिमेट दी। ये क्या एस्टिमेट कर रहा है, ये कर रहा है कितना एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, कितनी जरूरत होगी फेलियर को लाने तक। तो वो एक, अगर आप देखें तो ये भी आपका ऑप्शन में आ सकता है दिमाग में, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दो आपके ऑप्शन है। लेकिन इसमें सबसे सुपीरियर अगर देखा जाए तो बी है। कैसे, क्योंकि एक्चुअल में डेफिनेशन जो दिखा रहा है वो इसी की दिखा रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं से टफनेस की जगह मॉडुलस ऑफ टफनेस भी होता, या ऐसा कह लेता है एक शब्द यहाँ पर कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द फ्रैक्चर, दिस इज द मॉडुलस ऑफ टफनेस, अगर कहीं इन 4 ऑप्शन में से होता मॉडुलस ऑफ टफनेस, तो 100% आपका वही आंसर होता। बात को ध्यान रखिएगा, बचना है केयरफुली, आपको आंसर करना है एग्जाम में। आपको पता था, फंसना तो है ही, काफी लोगों ने आंसर किया है। सुपीरियर तो यही है ना दोस्तों। ये लास्ट चीज ऑफ मटेरियल वही जब आपका रिगेन कर लेता है। Fatigue, reduction of strength in the material due to the cyclic load of applied, breaking stress of the material, it is the stress at which the material fail resist the load. Energy required to cause failure, area under stress strain curve represent energy per unit volume to cause the failure। और दोस्तों ये stress versus strain curve है for ductile material, ये तुम्हारा yield point है, modulus of toughness है ये पूरा का पूरा। और अगर आप ध्यान से देखें तो अप टू इलास्टिक पॉइंट, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अंडर द इलास्टिक लिमिट जहां से रिगेन कर सकता है फिर से, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉडुलस ऑफ टफनेस, सॉरी मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, MOR, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और अंडर एरिया पूरे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। गजब हो गया, है ना। चलेगा, नेक्स्ट करते हैं। When corrosion of steel embedded in concrete takes places, the volume of rust in usually P time that of the original volume of steel where P is the, बताओ भाई, ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, काफी लोगों ने पढ़ा होगा। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ जरा, काफी लोगों ने पढ़ा होगा। कितना होगा बताओ तो सही। कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, सही हो जाएगा। कितना, 2। 2 से 4, बिल्कुल सही बात है, 2 से लेकर 4। कोरोजन, इट इज द केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन द मेटल इनटू द पीस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा, एक खराब बात है, अगर आपका किसी स्टील में कोरोजन लगता है ना, धीरे धीरे स्ट्रेंथ जो है खत्म होने लगती है और गिर सकता है स्ट्रक्चर। जब स्ट्रेंथ स्टील की खत्म होगी, देख रहे हो ना आप, ये कारण देखो आप, रस्टिंग हो रही है, कोरोजन हो रहा है। यही कहा है, इट इज द केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक, ध्यान से देखो यार, दैट ब्रेक द मेटल इनटू 2 पीसेस एंड इनटू द पीसेस and happen when the metal comes in the contact with water, air and also other metal. For steel embedded in concrete, corrosion result in the formation of rust which has the 2 to 4 times the original volume of steel। मतलब कि कहीं ना कहीं 2 से लेकर 4 गुना वॉल्यूम में इंक्रीज भी देखने को मिलता है। मतलब कि 2 से 4 गुना वॉल्यूम में भी इंक्रीज देखने को मिलता है ये कोरोजन के कारण। साथ ही कह रहा है, जनरली कोरोजन ऑफ स्टील इन कंक्रीट इज इंड्यूस्ड बाय आइदर कार्बोनेशन और बाय क्लोराइड, इसके कारण भी देखने को मिल सकता है। कार्बोनेशन मीन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर रिएक्ट विद द कैल्शियम
with the concrete, that means the pH of concrete decreasing and steel start to corrosion. और दोस्तों जब आपका pH वैल्यू घटता है ना तो वो कोरोजन पे लगता है, उसमें कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। जब एसिडिक होता है ना, कभी भी ध्यान रखिएगा जब pH एसिडिक वैल्यू में जाए, ध्यान रखिएगा कोरोजन लगता है। क्लोराइड इंड्यूस कोरोजन मींस दैट क्लोराइड दैट ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी concrete to the steel and the corrosion rate can be increased। कुछ बातें हैं ना जो आपसे कहनी थी। है ना, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। An RCC column will consider as cylinder when the ratio of effective length in depth direction to depth ratio। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 12 एंड इफेक्टिव लेंथ इन विड्थ डायरेक्शन टू विड्थ रेशियो इज आल्सो 12। दोनों में 12 ही लिया जाता है, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑन अ कंटूर मैप कर्व दैट मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड डिपिक्ट। गजब का जवाब है दोस्तों, गजब का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि कंटूर मैप आप ले रहे हैं, कर्व दैट आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड, ये तो ज्यादा होगा, ये तो लेस इक्वली स्पेस्ड होंगे। डेपिक्ट किस में हो रहा है, यूनिफॉर्म स्लोप के केस में, या वैली में, या स्टीप स्लोप में, या वर्टिकल क्लिप में। दोस्तों ये देखने को मिलेगा आपको हमेशा यूनिफॉर्म स्लोप के केस में। और क्या होता है ये यूनिफॉर्म स्लोप, ये क्या होता है यूनिफॉर्म स्लोप, जैसे कि एग्जांपल देख रहे होंगे इस फिगर को अगर आप देखें, कंटूर तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑन द टेरेन एज फॉलोज। पहली बात, कंटूर लाइन क्रॉस द वाटरशेड और रिज लाइन एट द राइट एंगल। पहला इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम का। नो टू कंटूर लाइन कैन मीट और क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन दी ओवरहैंग और ओवर वर्टिकल क्लिप और वॉल। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप is along with the shortest distance between the contour, the direct method of contouring, the contour are not interpolated। ध्यान रखिएगा, closely spaced contour lies indicated the steep contour। ध्यान रखिएगा, widely spaced contour line indicated the gentle slope। ध्यान रखिएगा, and equally spaced contour lines indicate the uniform slope। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के आपके क्वेश्चन है। 100% कभी भी कंटूर से क्वेश्चन आता है, इन्हीं 7 शब्दों में से आता है। इन 7 शब्दों के अलावा जो 2 शब्द और हैं, आप सब लोग जानते हैं कि भाई भार की तरफ आपकी वैल्यू, जैसे भार 100 है, फिर 200 है, 300, इसका मतलब है हिल है। और अगर अंदर की तरफ घट रही तो भाई डिप्रेशन है, मतलब कि डिप है। ये तो आप जानते थे। इसके अलावा 7 क्वेश्चन है। अब देखो जैसे आपने देख रहे होंगे, पहला कंटूर 3500 का है, बाहर वाला कंटूर 300 का है, उसके बाहर वाला भाई 2500 का हो गया, उसके बाद 2000, मतलब कि 500 के रेट से, फिर 1500, फिर 500। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका कंटूर है, ये एक आपका हिल का है। ये बात सच है कि शुरुआत में ये आपका लेवल था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले 500 फीट था ये फिर आपका 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, 3000, 3500, 4000। आप 100% देख रहे होंगे MSL से कि कांस्टेंट रेट पर है, यूनिफॉर्म स्लोप है। 500 की हाइट पर, मीटर में अगर आप ले गए तो 500 मीटर की हाइट से ये आपका कांस्टेंटली रेट पर हो रहा है, बढ़ रहा है। और यही तो है इक्वली स्पेस कंटूर लाइन इंडिकेट द यूनिफॉर्म स्लोप। यही तो मैं कह रहा हूं, ये यूनिफॉर्म स्लोप की डेफिनेशन है बालकों। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्लोप है, ध्यान रखिएगा इस बात। क्या है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। While calculating the bearing capacity of foundation, the water table is likely to permanently remain at the level of 20 meter for at square foundation of the side 5 meter, then the correction factor for the water table will be taken as। अगर आपको पता ही नहीं होगा करेक्शन फैक्टर आप कैसे लगाते हैं तो बेटा गलती करते रहोगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बशर्ते बात यह है कि आपको फॉर्मूला पता है या नहीं है, सवाल ये है। चलो जवाब करो, वेरी गुड। हम बोलेंगे सर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला लगता है इस करेक्शन में, WR, दिस इज दी करेक्शन फैक्टर, दिस इज 0.5 प्लस 0.5 B अपॉन कैपिटल B। छोटा b दोस्तों विड्थ ऑफ फुटिंग 5, सॉरी बड़ा B ये वाला आपका दे रखा था विड्थ ऑफ फुटिंग। छोटा b जो होता है दोस्तों, ये होती है वैल्यू वाटर टेबल से नीचे कितना है, ग्राउंड सरफेस से कितना आप नीचे गए हो, वो आपका 20 मीटर दे रखा था आपको।
ही उसको लिया जाता है। बस हो तो गया यार, 2.5 कितने आसानी से आ गया आंसर, बताओ ना। बट वी नो दैट वाटर करेक्शन फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, so that correction factor of water table will be taken as 1, क्योंकि 1 से ज्यादा नहीं है तो उसको 1 ही से लेते हैं, मतलब सॉरी हम 1 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, कहने का मतलब है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 2.5 है ना, ये 1 से ज्यादा है। कभी भी जीवन में अगर आपका 1 से ज्यादा आता है ना, तो 1 से ज्यादा आप कभी ले ही नहीं सकते, मतलब कि कभी भी करेक्शन फैक्टर जो रहता है 1 ही रहता है, इससे ज्यादा कभी आएगा तो हम इसी पर प्रूव करेंगे। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, आंसर ए था। जल्दीबाजी में ऐसा तो नहीं किया कुछ और? कर दिया, स्किप नहीं करना, छोड़ना है नहीं है। The water formation that are impermeable and contain water but are not capable of transmitting a significant quantity are called as, जवाब करो दोस्तों। एक्वाक्लूड इसको बोलते हैं, पर्च्ड एक्वाफर बोलते हैं, एक्वाफर बोलते हैं, कन्फाइंड एक्वाफर इसको बोला जाता है। आप जवाब करेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, एक्वाक्लूड बोलेंगे क्या? अरे सिंपल सा है, वाटर फॉर्म दैट आर इम्परमेबल कंटेन वाटर बट नॉट कैपेबल टू ट्रांसमिट द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आर कॉल्ड, मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एक्वाफ्यूज तो है नहीं यहाँ पर, फर्स्ट एक्वाफर से कहीं ना कहीं वाटर इम्परमेबल नहीं होता, कहीं ना कहीं चले जाता है। एक्वाफर तो भाई पानी आपका, आप वो कर ही सकते हो, उसको शक कर ही सकते हो। कन्फाइंड एक्वाफर से आप क्या होता है कि दो, दिस इज द सैंडविच बिटवीन द सैंडविच लेयर बिटवीन द टू इम्परवियस लेयर, यहाँ से भी पानी निकाल सकते हैं। ये कहने का मतलब एक सिग्निफिकेंटली नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब एक्वाफ्लूइड है, क्ले है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि एक्वाफ्यूज मतलब रॉक स्टोन, एक्वा टार्ड मतलब सिल्ट, बता रखा है ना आपको, बिल्कुल याद रखना। चलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक्वाटार्ड, एक्वाटार्ड ये सिल्ट है मान लेते हैं, कन्फाइंड एक्वाफोर है, यहाँ से पानी निकाल सकते हो। ये तुम्हारा एक्वाफ्लूइड है, हमारा नीचे वाली लेयर है, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, कम जा रहा है। एक्वाटार्ड से पानी जा रहा है ना कहीं सिल्ट वगैरह से, नीचे आपका एक्वाफ्लूइड हो सकता है कि नीचे आपका कोई रॉक हो, तो वो तो भाई एक्वाफ्यूज हो गया पूरा का पूरा। क्या कर रहे हैं? ये 16 वाला पेपर है क्या? नहीं बेटा 18 वाला है। स्लेट इज द टाइप ऑफ, अब कुछ बीएमसी के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्लेट किसका टाइप है भाई? देखा जाए तो सॉइल के काफी क्वेश्चन है, सॉइल के काफी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी भाई। पेपर की एनालिसिस मैंने किया है अभी तक कि सॉइल के काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के हिसाब से पढ़ाई करें तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेटामॉर्फिक रॉक है, बिल्कुल रुकना तो जरूरत नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक है दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक में क्वार्जाइट आता है, स्लेट आता है, मार्बल आता है, नीस आता है, सीट आता है और सर्पेंटाइनाइट आता है दोस्तों। इतने सारे आपके क्या आएंगे। इग्नियस रॉक में आपका एंडेसाइट आता है, बेसाल्ट आता है, डियोराइट आता है, गैब्रो ग्रेनाइट है ना, ऑब्सिडियन आएगा, पैग्मेटाइट आएगा, प्यूरोडाइट आएगा, प्यूमिस आएगा, यूरेलाइट आएगा, स्कोरी आएगा, टफ आएगा। ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ये आपको रटने हैं। सेडिमेंट्री रॉक में कॉन्ग्लोमेरेट आएगा, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, आपका जिप्सम है, शेल है और फॉसिल लाइफ रस मेटल है। मतलब कंप्लीटली आपका जो है ये याद करनी है जी, तो थोड़ी भूल हो जाओगे ना, थोड़ी है। A potential degradation of concrete can happen if the alkalis present in the cement react with, गजब हो गया। A potential degradation of concrete can happen the alkalis present in the cement react with the, क्वेश्चन नंबर 60 बताओ। Polypropylene fibers, potable water, silica present in aggregate and naphthalene present in the chemical admixture, गजब हो गया। पोटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ कंक्रीट कैन हैपन, बताओ व्हेन सिलिका प्रेजेंट इन एग्रीगेट, बिल्कुल सही बात है। कब होगा भाई? पानी तो चाहिए ना, अच्छा पानी चाहिए है, ये कुछ आपका एडमिक्सर है, ये भी चाहिए तो चलेगा। नैफ्थलीन प्रेजेंट, ये भी एक तरह का क्या एडमिक्सर है, तो ये तो खराब नहीं है, कहीं ना कहीं आपका एनहेंस करेंगे प्रॉपर्टी। लेकिन बेटा अगर सिलिका, सिलिका का मतलब होता है मिट्टी, अगर मिट्टी प्रेजेंट होती है सीमेंट में तो ये तो गड़बड़ करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा?
ये गलत है, ये धोखाबाज है। ये होगा डिग्रेडेशन का मतलब कि कंक्रीट का जो एफिशिएंसी है, पोटेंशियल है, वो घटाएगा, इसकी वजह से घटेगा जी, इस वजह से घटेगा। एल्कली रिएक्शन इन कंक्रीट, आप जानते हैं एल्कली जब रिएक्शन करता है तो बेटा एक एक एफलोरेसेंस आपने सुना होगा, एग्रीगेट को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, पोटेंशियल को कम करता है, इस बात को ध्यान रखना है। द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द मिनरल एग्रीगेट यूज फॉर द कंक्रीट मेकिंग इज यूजुअली मेजर्ड यूजिंग विच द फॉलोइंग टेस्ट मेथड। गजब हो गया। एब्रेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं भाई, कितनी बार बताया, समझ भी रहे हो, बताओ जरा। जवाब ये करना है आपको कि एब्रेशन, ये एब्रेशन वैल्यू, ये एब्रेशन रेजिस्टेंस आप निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों लॉस एंजलिस, डॉरी एंजलिस, ये पढ़े हैं ना आपने, बताते आप, जिसमें आपको आता है उसमें देर मत करो। ऐसा कुछ ड्रम होता है, इसमें देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देख रहे होंगे आप कि स्टील की बॉल डाली जाती है, और स्टील के बॉल के साथ जिस जिस एग्रीगेट पर आप टेस्टिंग कर रहे हो उसको भी छोड़ा जाता है, उसको घुमाया जाता है, 500 रेवोल्यूशन दिया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, शाफ्ट होगी इधर, स्टील सिलेंडर होगा, ये 500 रेवोल्यूशन दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर सपोर्ट होगा, एब्रेशन चार्ज और एग्रीगेट लिया जाता है, और यहाँ पर इसका लेंथ भी दिया जाएगा ना, देखो दोस्तों, इसका लेंथ जो होता है 500 होता है, इसका जो डायमीटर होता है ना ये 700 होता है, ध्यान रखिएगा, इनसाइड डायमीटर 700 होता है, बात को ध्यान रखिएगा, इनसाइड डायमीटर इसका 700 और 500 का इसका लेंथ होता है, लंबाई। कवर प्लेट रखी जाती है यहाँ पर, और ये तमाम जानकारी आपको देनी थी। सर्वेइंग का क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, बताओ। तो तुम आंख बंद करके भी कर सकते हो भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनते हो तो। कैसे सर, हमसे बात क्या कर रहा है, ये बात क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी ट्रू मेरिडियन है जिसको आप ट्रू नॉर्थ कैसे कह सकते हैं, ट्रू साउथ, और जो रेफरेंस है ना, ये जो मेरिडियन है एक रेफरेंस है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ हो गया क्योंकि ट्रू मेरिडियन बोला है। अब सर्वे लाइन कोई आपने लाइन ड्रॉ करी है, ए बी लाइन कह देते हैं। अब ये कह रहा है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल लेते हैं ट्रू नॉर्थ से, इस मेरिडियन से, तो यही तो कहलाएगा ट्रू बियरिंग, क्या गजब हो गया जी, यही तो कहलाएगा आपका ट्रू बियरिंग। काहे रुकते हो, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रू बेरिंग की सारी कहानी। एक ट्रू बेरिंग होता है जो कि आपका चेंज नहीं होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आर्बिट्री बेरियर मतलब कि जो आपने अपनी इच्छा से लिया है कुछ। ग्रिड मेरिडियन जो आपका क्या लिया जाएगा, जो आपका सर्वे ऑफ जो होल कंट्री के लिए, सर्वे ऑफ इंडिया जो लिया जाएगा, या सर्वे ऑफ कंट्री के लिए पूरे देश का। अजीमत, स्मॉलर एंगल बिटवीन द सर्वे लाइन एंड ट्रू मेरिडियन, ध्यान रखिएगा इसको भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड of the layout of the water distribution pipe is suitable for well planned road and street, gridiron, radial, circular और dead end। जवाब करेंगे दोस्तों, क्या होगा, which one of the following method of layout of the water distribution pipe is suitable for the well planned road and street। ध्यान रखिएगा, वेल प्लान्ड रोड है और स्ट्रीट है, इस जगह के लिए आप क्या करेंगे, जगह के लिए क्या करेंगे, बताओ ना, खुद बताओ। इस जगह के लिए आप करेंगे ग्रिड आयरन, रेडियल, सर्कुलर या डेड एंड। इसके लिए हम यूज करेंगे सर्कुलर, सर्कुलर करेंगे। गजब हो गया ना दोस्तों। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका जो होता है, लेआउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका अलग अलग तरह के होते हैं। डेड एंड होता है, ग्रिड आयरन होता है, सर्कुलर होता है, रेडियल होता है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। रेडियल सिस्टम ये लगा हुआ है, डेड एंड सिस्टम, ये वाटर सप्लाई के सिस्टम है यार, अलग अलग। नाम तो एटलीस्ट याद रखने, नाम तो एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। Which one of the following exposure condition will be structural steel element for the classified when the exposed corrosion fumes? corrosive fumes का आपका जो आता है बेटा वेरी सीवियर में आता है, ध्यान रखिएगा। कोरोजन फ्यूम्स जो आता है, स्ट्रक्चरल स्टील की बात हो रही है, कोरोजन फ्यूम्स है, इस दौरान आता है आपका वेरी सीवियर में, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर कोरोजन लगता है स्ट्रक्चर गिरने का भी डर रह सकता है। देखिए इधर क्या कह रहे हैं,
अगर हम माइल्ड की बात करते हैं ना तो एक्सपोजर कंडीशन आपकी आती है कंक्रीट सरफेस आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट ऑल दी सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। बिल्कुल जो नॉर्मल सिचुएशन होती हैं। मॉडरेट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सीवियर रेन और फ्रीजिंग एंड थॉविंग क्या आता है। सीवियर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर है कंक्रीट सरफेसिंग आर एक्सपोज टू सीवियर रेन अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग। दूसरी बात इमर्स इन द सी वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप कहते हैं वेरी सीवियर तो इसमें आता है दोस्तों कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे कोरोसिव फ्यूम्स। ये देखो यही पूछा गया था आपसे, इन एग्जाम्पल को याद रखिएगा भाई, कुछ भी आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता है ना। दूसरा आ रहा है आपका एक्सट्रीम दोस्तों, द सरफेस ऑफ मेंबर इन द टाइडल जोन, तो टाइडल जोन वाला ये है एक्सट्रीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्पररी एडजस्टमेंट टू कंपास यूज्ड फॉर लैंड सर्वेइंग। वेरी गुड। Temporary adjustment of compass used for land surveying, focusing the prism, making the pivot exactly vertical over the ground station mark, center of the pivoted coincide with the geometrical center of the graduated ring। अब बताओ हो जाएगा दोस्तों। देखो टेम्पररी एडजस्टमेंट कंपास की बात करें तो फिक्सिंग द कंपास द ट्राइपॉड पहली बात है, सेंटरिंग द कंपास दूसरा होता है, लेबलिंग द कंपास एंड साइटिंग द कंपास एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द बियरिंग। कहने का मतलब है दोस्तों ये 5 स्टेप चलते हैं आपके कंपास में। पहला फिक्सिंग द कंपास टू ट्राइपॉड, ट्राइपॉड से फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद सेंटरिंग द कंपास, उसके बाद लेबलिंग करना होता है और उसके बाद साइटिंग चलता है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना है बियरिंग का, ध्यान रखिएगा उसके बाद उसको। और कैरेबिट्स तो आपने देखा होंगे समुद्री जहाजों के लुटेरे पिक्चर देखिए, कई बार कहता भी आपसे पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कई सारे पार्ट देखे होंगे आपने, उसमें देखते होंगे जैक स्पैरो को ऐसे घूमते रहता है वैसे, इसी की मदद से वो डायरेक्शन को देखता है नॉर्थ और साउथ। वेरी गुड, यहाँ पर जवाब नहीं करा आपने। सेंटरिंग ऑफ पाइवट कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड रिंग, दोस्त यह है लैंड सर्वेइंग का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। इन अ नॉन सेलुलर नॉन रिव्ड फ्लैट स्लैब द स्पेसिंग ऑफ reinforcing bar shall be limited to a maximum of time the thickness of slab where m is the। बताऊंगा मैं आपको, फिगर से समझा रहा हूँ। नॉन सेलुलर नॉन रिब्ड फ्लैट स्लैब स्पेसिंग ऑफ reinforcing bar shall be limited to a maximum of m time the thickness of slab where m is the 2 लिया जाता है क्या या 2.0, काफी लोगों ने रटा हुआ है, वेरी गुड 2.0 या 2 आप लेते हैं। और जब हम बात करते हैं IS कोड 456 क्लॉज नंबर 31(7) का, स्पेसिंग ऑफ बार इन द फ्लैट स्लैब shall not be exceed दोस्तों 2 गुना 2 टाइम द स्लैब थिकनेस, मतलब कि 2 टाइम द थिकनेस स्लैब, 2t से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर एक्सेप्ट वेयर स्लैब इज ऑफ सेलुलर ऑफ रिब्ड कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिएगा। अब देख पा रहे होंगे नीचे आपका, नीचे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे आपकी मेन बार होंगी और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा मेन बार नीचे रहती है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। स्पेसिंग आप समझ रहे हो ना। If a surveying drawing is prepared at a scale of 1 centimeter to 4 मीटर, गजब हो गया, सर्वेइंग का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो पैमाना है आपका, वो पैमाना आपका ऐसा कुछ है, 1 सेंटीमीटर बराबर है 4 मीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर जब आप 4 मीटर करते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं कि जब आप स्केल लिखते हैं तो बेटा स्केल होता है आपका ग्राउंड डिस्टेंस, सॉरी मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, तो ये आपका आराम से हो गया भाई। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर, चलो ठीक है 4 मीटर मतलब कि 400 सेंटीमीटर हो गया,
इसी को तो हम कहलाएंगे क्या, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल स्केल इसी को तो कहते हैं आप। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन भी कितनी बार कराया आपको, यही यही सेम क्वेश्चन, सेम डेटा पे क्वेश्चन है भाई, पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, मतलब कि CBR टेस्ट की बात कर रहा है। सैंपल हाइट इज 125, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग इज फाउंड टू बी 0.125, व्हाट इज द एक्सपेंशन रेशियो ऑफ द सॉइल। देखो बताओ, देखो CBR मेथड वैसे तो आप लोग पढ़ते इसको हाईवे में ही तो है वो, और हाईवे आपके सिलेबस में नहीं दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा नॉलेज लिया खूब पढ़ के जाया करो, फायदा ही रहेगा। ये देखो CBR टेस्ट तो आप उसी में तो पढ़ते हैं एक्चुअली, लेकिन आ रखा, आप क्या करें, मरता क्या नहीं करता, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। 0.1 आएगा एक्चुअली में, कैसा आएगा बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हम CBR की बात करते हैं, तो CBR जो आपका 5 mm पेनेट्रेशन के लिए होता है ना, तो ये रहता है आपका 2055 का एक्सटर्नल लोड किलोग्राम का, और 2.5 mm का जो पेनेट्रेशन के लिए स्टैंडर्ड जो लोड रहता है 1370 रहता है किलोग्राम में, इस बात को ध्यान रखना। और दोस्तों सैंपल हाइट 125 mm दिया है, आपको जानकारी है, और चेंज इन सैंपल हाइट जो आपका 0.125 mm होती है, स्टैंडर्ड होता है। एक्सपेंशन जो आपका रेशियो हो जाएगा वो आ जाएगा चेंज इन द हाइट ऑफ द सॉइल सैंपल, दैट मीन 0.125 अपॉन ओरिजिनल और हाइट, तो दे रखा आपको 125, इंटू कर दोगे 100, खत्म हो जाएगी बात। ये पहले भी पता होना चाहिए आप यहाँ से, लेकिन यहाँ पर लोड के बेस पे नहीं आया था, सैंपल हाइट के हिसाब से आया था, बिल्कुल आप आसानी से जवाब कर सकते। तो आंसर आ गया 0.1। ओके, कैसे करना है समझे ना। रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। कहने का मतलब है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब है दोस्तों कि कौन सा सॉइल में पानी की परमेबिलिटी, डिसेंडिंग का मतलब सबसे ज्यादा, फिर धीरे 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 कम, ऐसा किस में होगा भाई। जो ज्यादा मोटी सॉइल होगी जैसे ग्रेवल है, उसमें पानी जल्दी से जाएगा, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जल्दी होगी। और जो आपकी महीन सॉइल होगी जैसे कि क्ले है, तो उसमें कम होगी। आप सब लोग जानते हैं इस बात को भी, बताओ जरा जल्दी से कितना हो जाएगा। अरे ऑब्वियसली यार, सबसे पहले आपका वेस्कुलर बेसाल्ट है ना, ए हो गया ना। उसके बाद आपका फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट रहती है तो डी हो जाएगा। उसके बाद आपका लाइम स्टोन, और उसके बाद सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में तो सबसे सबसे क्या होगी, हाइड्रोलिक कंडक्ट रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका ए डी। सही कर रहा हूँ ना मैं। A propped cantilever beam of the span L, when loaded with a uniformly distributed load of intensity P, will have a bending moment M at the fixed end where M is the, बताओ जरा, जवाब करो। सभी लोग जानते हैं यार, ये तो कितनी बार मैंने पढ़ा भी रखा आपको। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और लोडेड किया जा रहा है यूडीएल से, है ना। लोड यूडीएल ऑफ द इंटेंसिटी पी विल हैव द बेंडिंग मोमेंट एम एट द फिक्स्ड एंड। कितना आता है, देखो पता है भी नहीं, नहीं आता है भाई, WL²/8 आता। चल रहे हो बस शिव जी की बारात में। देखो इधर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का मतलब है कि एक सपोर्ट आपका फिक्स्ड होगा तो दूसरा आपका रोलर होगा दोस्तों, सॉरी दूसरा आपका, हाँ रोलर होगा। रोलर पर एक ही रिएक्शन आती है यार। और दोस्तों यहाँ पर लगेगा आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, होगा क्या, ऊपर से जो आपका लोड के कारण है, कहने का मतलब है कि ये तुम्हारे पास ये आपका यूडीएल का इफेक्ट रहेगा जो डिफ्लेक्शन, ये जो है बराबर होगा del1 किसके बराबर,
जब आपका ये ऊपर रिएक्शन का इफेक्ट रहेगा इस आर के कारण, और ये कुछ ऐसा जाएगा तो ये डिफ्लेक्शन डेल टू दोनों बराबर होंगे, डेल वन इज इक्वल टू डेल टू, और आप भली भांति जानते हैं डेल वन इज इक्वल टू डबल एल का पावर 4 अपॉन 8 और ये वाला जो डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों आर एल, ये वाला जो डिफ्लेक्शन होगा आर एल क्यूब अपॉन 3 आई, पी एल के अपॉन 3 आई वाले कॉन्सेप्ट से वही हो रहा है। बस दोनों को इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आपका दोस्तों रिएक्शन का वैल्यू आ गया 3 WL/8। और बस अब क्या था, जब आप मूवमेंट निकालोगे समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द फिक्स्ड एंड, यहाँ इस ए के अबाउट लगाओगे मूवमेंट, तो दोस्तों आप इसके अबाउट मूवमेंट जब निकालोगे तो उधर से WL²/8 का, तो आप सोच रहे होंगे कि सर WL²/2 कहाँ से आया। WL²/2 यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है ना, तो WL²/2 एक मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है माइनस का, ये हो जाएगा आपका 3WL, ये आपका लोड है, क्या है लोड है, और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा एल पे, कि यहाँ पर मूवमेंट होता है भाई एम ए, यहाँ पर ये मूवमेंट होता है जब आपका ये लगेगा, ये इस केस की बात कर रहा हूँ WL²/2, ठीक है ना। बस यहीं से आ गया ये WL²/2, WL²/8 हॉगिंग होगा क्योंकि नेगेटिव में आएगा, यहाँ पर कहीं भी है, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको जानकारी नॉलेज की। दोबारा नोट्स उठाएं ये क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे, नोट्स उठाने पड़ेंगे भाई। एक तरफा अगर दिन के अगर 12 घंटे अगर या 10 घंटे पढ़ रहे हैं बेटा, उसमें से 3 घंटे हाँ क्वेश्चन को रखो, उसमें 1-2 घंटे मेरी क्लास को रख लो, और उसके अलावा अपने भी कुछ प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ अगला जो पार्ट है उसको अपने प्रैक्टिस के लिए अपने नोट्स को रिवाइज में रखो, क्योंकि बिना नोट्स कुछ नहीं होने का, नोट्स रिविजन में बहुत जरूरी है, वहीं से पकड़ बनेगी। Which one of the following is not the method of balancing consecutive coordinate of the theodolite traverse? बताओ जरा जल्दी से, अरे बताओ यार। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्योडोलाइट ट्रैवर्स। तो आपको ध्यान होगा इस, देखिएगा एक्सिस मेथड तो आपने सुना होगा, बॉडीज रूल मेथड सुना होगा सब थ्योडोलाइट में, ट्रांजिट रूल मेथड, ये तीनों मेथड आपने जरूर सुना होंगे अगर आपने थ्योडोलाइट चैप्टर कभी देखा भी है हल्का से। लेकिन सिम्पसन रूल मेथड ये तो बेटा आपका एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो ना, सी नहीं है, एक्चुअली में सी नहीं है। और यहाँ पे जल्दीबाजी में ये ऑप्शन आया किसी का भाई, गोली से उड़ा देंगे तुम्हें सीधे, AK-47 लेके। मेथड ऑफ ट्रैवर्स एडजस्टमेंट दोस्तों आर्बिट्री मेथड होता है, ट्रैवर्स को एडजस्टमेंट करने के एक मेथड होता है आर्बिट्री, बॉडीज रूल, ट्रांजिट मेथड और एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड आर्बिट्री मेथड में दोस्तों हम कहते हैं कि 10 एक बॉडीज मेथड है, एक ट्रांजिट मेथड है और एक आपका एक्सिस मेथड है ना, बस नाम भी याद रख लो फिलहाल में काम हो जाएगा। इस पर मैं समझाऊंगा कि स्पेशल क्लास लूंगा इस मेथड को थ्योडोलाइट पर। क्वेश्चन नंबर 72, a rectangular bar is subjected to torsion, what will be the location of the maximum shear stress? बिल्कुल गजब का क्वेश्चन पूछा गया, खत्म क्वेश्चन था, खत्म क्वेश्चन था बिल्कुल। ये कह रहा है कोई रेक्टेंगल बार है लेकिन दोस्तों इसमें टॉर्जन को रखा गया है, टॉर्जन को डाला गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल वाला नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया इसमें। ये कहा गया था कि रेक्टेंगुलर बार है और सब्जेक्टेड टू टॉर्जन है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस? तो बेटा सेंटर पे तो आता नहीं है, सेंटर में तब आता जब आपका कोई सर्कुलर बार होती, अगर ये सर्कुलर बार होती तो इसका भी जो सेंटर पे तब भी नहीं आता। इसमें क्या होता है कि जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम आता है कॉर्नर पर, सेंटर पे बीच, मतलब ऐसा आता है ना शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके एजेस पर आता है, मैक्सिमम इसके सेंटर पे नहीं आता, फिर भी डायगोनल पे भी नहीं आता, तो ये भी गलत है इसका, ये भी गलत है। इस वाले को तो भाई यहाँ पर एजेस पे आता है, किनारे पे सीधे सीधे कॉर्नर पे बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा इसमें, रेक्टेंगल है। कहेंगे मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, बिल्कुल सही बात है। Which one of the following method is suitable for the plain table surveying? Township where clearing are rare and distant view are seldom available. गजब हो गया जी दोस्तों, सवाल से ही जवाब मिल रहा है आपको अगर आप ध्यान से देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वे का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब तुरंत जवाब कर पाओगे इसका।
बताओ। ट्रैवर्सिंग मेथड दोस्तों, द ट्रैवर्सिंग मेथड। Radiation. It is the method of locating the point by drawing the radial line from the plane table station to that of point. In the radiation method, the maximum number of ground measurement is made. ध्यान रखिएगा, रेडिएट कर देते हम, टेबल लगाते थे, याद आ रहा है कुछ, यहाँ की साइड लेते थे, यहाँ की साइड लेते थे, यहाँ की साइड लेते थे, और फिर ऐसा लगता था कुछ जाल बना दिया हो, याद आ रहा है, तो उसी की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन मेथड, जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ लोकेटिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रे from two different stations, only one linear measurement is made in the intersection method. This method is also known as graphical triangulation भी कहा जाता है इसको। Resection is the method of the locating the station occupied by the plane table when the position of the that station had not been previously plotted from the another station. Traversing की बात किया जाए, it is that type of survey in which a number of connecting survey line from the framework is suitable for the township where clearing are rare and distant view are seldom available. इसी की तो बात कर रहा था वो, जब हो गया जी। दोस्तों अगर आप देखते हो प्लेन टेबल, तो प्लेन टेबल में आपका प्लम बॉब होता है, आपका यू फ्रेम होता है साइटिंग के लिए, सॉरी सेंटरिंग के लिए, बल ट्यूब होती है लेवलिंग के लिए, यहाँ पर एलिडेट होता है साइटिंग के लिए, इसी से तो साइटिंग करते हो आप, सिंपल एलिडेट। आपका एक टेलीस्कोपिक एलिडेट भी होता है। ये तुम्हारा रेडिएशन वाला जो है मेथड थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। टेबल बोर्ड होता है ना। तो ये सब तमाम जो है आपकी एसेसरीज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं प्लेन टेबल सर्वे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज नेट मास ऑफ द सीमेंट पर बैग इन इंडिया। दोस्तों सभी लोगों को पता है, घबराएंगे नहीं आप, कितना बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नंबर फालतू का दिया था इस क्वेश्चन में ना। ऐसे पाप तो अब नहीं होगा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। वैसे इक्के दुक्के क्वेश्चन तो आपको खुश करने के लिए आते ही हैं यार। 50 किलोग्राम। द एवरेज नेट मास ऑफ द सीमेंट पर बैग इन इंडिया। इंडिया में जो स्टैंडर्ड बैग का या बैग का जो स्टैंडर्ड वेट हम लेते हैं 50 किलोग्राम ही तो लेते हैं, और इसी 50 किलोग्राम का वेट अपॉन जो वॉल्यूम हम लिखते हैं, और वॉल्यूम भी तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि हम सीमेंट की डेंसिटी जानते हैं 1440 होती है, और यहीं से हमारा ये 0.0347 ये आता है मीटर क्यूब में, और इसी को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 34.7 लीटर में आ जाता है हमारा वॉल्यूम सीमेंट का, इसी 50 किलोग्राम बैग का। लेकिन इसको अप्रोक्सीमेटली हम 35 लीटर लिखते हैं क्या? अरे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 35 लीटर ऑफ द सीमेंट बैग, वन बैग ऑफ द सीमेंट वॉल्यूम। गजब हो गया, गजब हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट आज जानकारी देने वाला हूँ सीमेंट के रिगार्डिंग। कुछ भी आए सीमेंट से रिगार्डिंग, भले ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। जैसे कि सबसे पहले बल्क डेंसिटी है सीमेंट की डेंसिटी 1440 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पूछा जाए 3.15। दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग मैंने अभी जस्ट पहले आपको बता दिया 0.035 मीटर क्यूब, या इसी को आप 35 लीटर भी कह सकते हैं। वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब जो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब, इस बैग लगभग आ जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आ जाती है? 500 ब्रिक। ऐसे 1 मीटर क्यूब में लगभग आप देखते हैं तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 3 बैग लगेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या भर रहे हैं आप, वो भी डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये स्टैंडर्ड नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर इज 30% मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वेट मोटर। जब आप कैलकुलेशन करते हैं एडिशनल लेते हैं ना 30%। वेरी गुड। वॉल्यूम ड्राई वाटर दैट मींस 1.3। ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये सब बातें हैं दोस्तों। सीमेंट में कभी भी कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए। आपको पहले भी कहा था कि भाई अगर आपका 3 महीना पुराना सीमेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि 20 से 30% स्ट्रेंथ घट सकती है। 6 महीना पुराना सीमेंट है तो बेटा उसका स्ट्रेंथ 30 से 40% घटने की आशंका बताते हैं। 12 महीना पुराना है तो 40 से 50% रिडक्शन होने की चांसेस होते हैं स्ट्रेंथ में। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन ना लो, इसमें आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। पीडीएफ देने के लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में। ये सारी बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। एज द वाटर टू सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर? सर वाई सीमेंट फील कूल। अरे यार ठंडा नहीं होगा, बोल रहे हैं कि वाई सीमेंट फील कूल, क्या ठंडा नहीं होना चाहिए? सीमेंट का बैग है, क्या आप अगर सीमेंट के बैग में हाथ डालते हो तो ठंडा नहीं होगा तो गर्म होना चाहिए? आप खुद बताओ। ये क्या है? ये क्या है? एक तरह से अगर देखा जाए सीमेंट क्या है इसमें, एक तरह से इतना बड़ा लाइम है। लाइम क्या है? CaCO3 क्या है? क्या है? CaCO3 क्या है? लाइम स्टोन है,
पत्थर है, पत्थर के साथ साथ कई सारे मिट्टी, सिलिका, क्ले, ये सारी मिलाते हैं, मिट्टी एक तरह का, कई तरह की चीजें और भी होती हैं बेटा। ये सीमेंट जो है ठंडा होने का मतलब है कि नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आप सीमेंट के बैग में हाथ डालो तो वहां बर्फ जम जाएगी, ऐसा नहीं मतलब होता है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सीमेंट के बैग में हाथ डालोगे तो वहां बर्फ जम जाएगा, तुम्हारा हाथ जम जाएगा, ऐसा नहीं मतलब है। मतलब ठंडे से नहीं है, मतलब गर्म से है, इस बात को ध्यान रखना। कहने का मतलब है सीमेंट के बैग में हाथ डालो तो गर्म फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म फील होता है इसका मतलब अंदर केमिकली रिएक्शन शुरू हो गई। और केमिकली रिएक्शन का मतलब है सीमेंट के बैग ने मॉइस्चर ले चुका है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से जब मॉइस्चर लिया होगा तो वो एयर टाइट हो चुका हो, कहने का मतलब वो हाइड्रेट होना शुरू हो गया होगा, वो अब अच्छे से कोहेसिव नेचर नहीं दे पाएगा। जब हम आगे, क्योंकि उसमें लम्स आ गए होंगे, ढेले आ गए होंगे, तो जब आगे हम कंक्रीट में यूज करेंगे ना, कंक्रीट बनाने के लिए, उतनी कोहेसिव, उतनी पकड़ नहीं रह पाएगी, पकड़ नहीं रहेगी। कि कोहेसिव नेचर देता है आपका सीमेंट, बाइंडिंग मटेरियल होता है, तो पकड़ नहीं बनाएगा सभी इंग्रेडिएंट के साथ, कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट जैसे कि आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साथ पकड़ नहीं बनेगी तो स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, स्ट्रक्चर उतना कमजोर होगा। गजब हो गया यार, इसलिए कहता हूं मैंने ढंग के क्वेश्चन पूछा करो, फालतू का समय लग गया। एज द वाटर ऑफ टू सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। दोस्तों फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एफसीआर की बात किया जाए तो आप सब लोग जानते हैं 0.7 अंडर रूट ऑफ एफसीके होता है, आप सब लोग जानते हैं, इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। और एफसीके जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक तरह से। भाई वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब हम सीधे सीधे कहते हैं कि फ्लूइडिटी बढ़ गई है, और आप जानते हैं कि स्ट्रेंथ घट रही है। देखो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब है स्ट्रेंथ हमारी घटेगी बेटा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ तो घटेगी, है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो घटने का मतलब है, सॉरी इंक्रीज होने का मतलब है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी सीधे सीधे। कोई है जो फंसा हो? Observation on the hydraulic jump were made and it was observed that sequent depth ratio is 5, the jump can be classified as, बताए भाई, कई बार बता रखा है मैंने जंप की वैल्यू तो आपको, खैर पहले आप बताओ। देखो जब 5 आ जाए ना, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो की वैल्यू 5 आ जाए ना, तो बेटा ये ऑक्सीलेटिंग डंप है, ऑक्सीलेटिंग में होगा, ये ऑक्सीलेटिंग में होगा, स्टेडी में होगा। Observation of hydraulic jump were made, it was observed that sequent depth ratio, सीक्वेंट डेप्थ रेशियो दोस्तों इस हिसाब से तो स्टेडी होना चाहिए, आप क्या कहते हो? ऑक्सीलेटिंग होगा, कैसे होगा? देखो यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, कि यहाँ पर फ्रॉड नंबर नहीं है, ये तुम्हारा y1 अपॉन y2 का रेशियो दिया है, ना कि फ्रॉड नंबर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ये फ्रॉड नंबर नहीं है 5 जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल क्यों जाते हैं बेटा। अगर आपका बात सच है कि अगर फ्रॉड नंबर आपका साढ़े, क्या आपको कंफ्यूज हो रहा है यहाँ से 2.5 से, अगर 4.5 में होता है ना तो ये स्टेडी जंप होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका स्टेडी जंप होता है, मैं बताता हूँ आपको। और अगर आपका 5 से 4.5 से 5 के बीच, 9 के बीच में होता है तो ये होता है ऑक्सीलेटिंग जंप, ऑक्सीलेटिंग जंप होता है, ये होती है कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसी हुआ है क्या कुछ, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी मजाक, ऐसे कर देता हूँ जाएगा। ये तुम्हारा स्टेडी जंप है और ये ऑक्सीलेटिंग जंप है बेटा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेडी जंप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सीक्वेंट डेप्थ रेशियो, भाई कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मुझे भी। देखो यार y2 अपन y1 का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 8 FR स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर वीक जम है तो फ्रॉड नंबर 1 से 2.5 के बीच में होगा, ऑक्सीलेटिंग होगा तो 2.5 से 4.5, स्टेडी में 4.5 से 9 और स्ट्रॉन्ग में 9 से ज्यादा। अब इधर देखो y2 अपॉन y1 का वैल्यू आपको गिवन था, ये गिवन था, यहाँ पर आप जब वैल्यू रखोगे तो फ्रॉड नंबर आपका 3.87। आप वैसे भी शायद कर नहीं पाते इसको, एग्जाम में कर भी सकते थे भाई, इतना बड़ी कोई बात नहीं थी इसमें वैसे। 3.87 3.87 है ना, क्वेश्चन को आप 3.87 किसके रेंज में आ रहा है बेटा, ऑक्सीलेटिंग की रेंज में आ रहा है ना 3.87, स्टडी नहीं कहेंगे, जल्दीबाजी में नहीं कहेंगे। आगे बढ़ते हैं 77।
As per the terminology used for the timber, the angle between the face of the cutter and the line joining the cutting edge to the center of the block is called as, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? बोलते हैं कटिंग एंगल। बोला था दोस्तों, कटिंग एंगल बोला जाता है, हमेशा ध्यान रखना है इसको। A soil was tested in the National Research Center and its liquid limit was found to be 15%. Plasticity index was found 3%. According to Krasegrandy plastic chart, the soil type is the, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पर भी आपको पता लग जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसमें आ रहा है, किस रेंज में आएगा ये? अरे बात कर रहा है ना, ये कर रहा है कि जो आपका लिक्विड लिमिट है वो 15% है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स वाज फाउंड टू बी 3%। हाँ, आवाज आवाज आ रही ना? या चलो जवाब करो, बताओ। अभी तो हमारे जीएस के क्वेश्चन है मित्रों, जीएस के क्वेश्चन होने मित्रों। एमएल दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा इधर बात को। देखिए, जब हम बात करते हैं कि ए लाइन की, ए लाइन के देखा जाए यहाँ पर ए लाइन का 10% से ऊपर से ना, कितना परसेंट था? 15% था। 15% प्लास्टिसिटी लिक्विड लिमिट है ना, लिक्विड लिमिट आपका 15% है, तो 15% मतलब इधर कहीं, इधर कहीं होगा। लेकिन इस चार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, चार्ट ऐसा होगा तो सही चार्ट इधर बना ले। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो ए लाइन होता है तो ए लाइन के नीचे हमेशा क्ले होगा, सॉरी सिल्ट होगा, और ऊपर होगा आपका क्ले, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हम बोल देते हैं, हम कहेंगे कि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इस से ये यहाँ पर आपका रहता है इधर ml रहेगा, आपका mh बोल सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं ch, इधर बोल सकते हैं ci बोल सकते हैं, या हाँ ci बोल सकते हैं, यहाँ पर भी mi होगा, ये आपका ml। अब मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या एक्चुअली में, ध्यान से समझना, घबराने की जरूरत नहीं। अगर 20% से नीचे है, 20 से 50% है, 50% से ज़्यादा है, और दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये Cl, देखो ऊपर क्ले है, नीचे सिल्ट है, और सिल्ट के साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक भी होता है, तो घबराएंगे नहीं, ऑर्गेनिक सॉइल भी हो सकता है, तो इसी वजह से इसको OL भी लिखते हैं, यहाँ पर OL भी लिखते हैं, यहाँ पर आपका OI भी लिखते हैं, और यहाँ पर आपका OH भी लिखते हैं। Cl का मतलब है लो प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले, Ci का मतलब है इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले, Ch का मतलब है हाई प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले। ऐसे ही सेम लो प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट, क्योंकि सिल्ट को M से डिनोट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल को O से डिनोट करते हैं, और क्ले को C से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। दोस्तों यहाँ पर 15% कहा गया था, ए लाइन के 15% का मतलब है वो 20% से नीचे होगा, और वो सिल्ट है, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन में मतलब कि ज्यादा परसेंटेज में है, 3% ज्यादा होता है, यहाँ पर ये ml के रेंज में आएगा, नीचे या वैसे भी है ना, नीचे या वैसे भी। अब यहाँ पर बताते ये तो पता लग गया आपको 20% नीचे, तो ml हो सकता है, Cl हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे इंटरमीडिएट वाले, केवल लो वाले होंगे। लेकिन सवाल ये है, सवाल ये है ना दोस्तों, ये कौन सा कहानी थी, ये Cl था या ये ml था? तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सॉइल है आपका ml था, मतलब कि लो प्लास्टिसिटी ऑफ सिल्ट आप कह सकते हैं। Cl ml नहीं होगा, दोनों साथ नहीं होंगे, ml होगा, बस ml होगा दोस्तों। प्लस इंडेक्स टू वाज फाउंड टू बी 3%, यहीं से पता लगता है कि फाइन ग्रेन सॉइल होती है, सॉरी ये सिल्ट वाली सॉइल है ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ पर भाई? आगे बढ़े।
बीओडी से एक क्वेश्चन आना ही आना है 100%, और इस बार भी आया था जैसे कि 2018 में, और इस बार भी आएगा। मैंने पहले भी ये कई बार करा रखा है। इंजीनियरिंग सर्विस का बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, कई बार करवा रखा है मैंने आपको, कई दफ़ा दोस्तों, कई बार बोला भी है पहले डायल्यूशन फैक्टर देखा करो और उसके बाद फॉर्मूला डाला करो। मेरे हिसाब से तो भाई 13 माइनस 8 और गुणा आंख बंद करके मैं कर लेता इसको 100 ही था ना, हाँ 100। अब बताओ 500 भाई आंख बंद करके मैंने कर लिया इसको, क्या बोला था आपको? हाँ? अब इधर देखो भाई, डाइल्यूशन फैक्टर की बात किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन सैंपल x प्लस वाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ इनिशियल वाटर। हमेशा बीओडी 5 का जो फॉर्मूला होता ना, बीओडी 5 का या बीओडी का, तो इन आपका क्या होता है डाइल्यूशन फैक्टर इनटू क्या होता है इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन, ये होता है भाई फॉर्मूला। यही तो मैंने किया है भाई, इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन 13 था, फाइनल आपका 8 हुआ, और इनटू डाइल्यूशन फैक्टर जो है 100 का दिया था उसने, गजब हो गया। तो 500 ना आ गया, 5 गुणा 100, गजब हो गया भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन। ये तो करंट अफेयर था, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जीपीए इन कंक्रीट M65 कंक्रीट ग्रेड। और दोस्तों हमारे पास सबसे पहले तो इलास्टिक मॉडुलस की अगर बात किया जाए ना, तो E इज इक्वल टू, सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5000 अंडर रूट ऑफ FCK से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी होता है। और जब लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, तो शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी अपॉन 1 प्लस क्रीप कोएफिशिएंट होता है, थीटा होता है। इस बात को भी आप जानते हैं शायद। तो बस हो गया काम, तो काम हो गया ना? तो यही मैंने कहा था कि ईसी का फॉर्मूला ये जरूर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको ई इज इक्वल टू कुछ भी नहीं करना था, 5000 अंडर रूट ऑफ 65 हो गया। यहाँ पर आपका 40311 एम्पियर है, लेकिन इसको जीपीए में करेंगे अपॉन 1000 कर दिया होगा तो 40.30 आ रहा है आपका, तो लगभग लगभग आपका 40 आंसर आ जाएगा ना, 40 गीगा पास का लिए आंसर आ रहा है। चलो जी, जनरल अवेयरनेस पर आते हैं दोस्तों। अब आते हैं रैपिड फायर सेशन। जनरल अवेयरनेस में तो आप बहुत ही महारत हासिल कर ही चुके हो, आपने पूरा इंडियन ज्योग्राफी पूरा बहुत अच्छे से पढ़ दिया है, पूरी नदियाँ पूरे तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, पर्वत पठार सब कुछ पढ़ लिया है ना। ऐसे हिस्ट्री में मिडवल आधुनिक भारत आपने पढ़ लिया है, एंशियंट पढ़ लिया है। ऐसे इकोनॉमिक्स में सारा बजट आपने पढ़ लिया है, टैक्स पढ़ लिए हैं, है ना। ऐसे ही आपने जो है पॉलिटी में सारे के सारे आर्टिकल रट दिए हैं, इंपॉर्टेंट सारे के सारे शेड्यूल्स रट दिए हैं, फ्लेमेबल रट दिए, बहुत सारी चीज़ें रट ली हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर आते हैं पहला क्वेश्चन पे। किस भारतीय राज्य में गंगा नहीं पश्चिमी हिमाचल से निकलती है? गंगा नदी है ये, गंगा नदी पश्चिमी हिमाचल से निकलती है, पश्चिमी हिमालय, ईस्ट हिमालय। ऑब्वियसली यार, हरियाणा से तो निकलेगा नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं, हिमाचल से भी नहीं, हम कहेंगे उत्तराखंड। गजब हो गया जी, गजब हो गया जी, उत्तराखंड। कैसे बोलोगे? ये है जी, देखो जरा, ये है भारत का नक्शा, उत्तर भारत को देखो जरा, क्या है दोनों सतोपंथ। हो गया? उत्तराखंड है दोस्तों। भारतीय संसद के राज्यों के परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों के परिषद होते हैं ना, राज्यसभा कहा जाता है इसलिए। राज्यसभा भारतीय संसद के ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, मतलब कि आप मेजर सदन भी उसको कहते हैं। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है, में माइनर सदन आप कह सकते हैं, लोअर सदन। राज्यसभा में
245 सदस्य होते हैं भी ना, जैसे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इनमें से ही 1/3 सदस्य मतलब 1/3 क्या होते हैं, हर 2 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। सेब में मुख्यतः किस प्रकार का अम्ल या एसिड पाया जाता है, अम्ल का मतलब एसिड, बताओ जरा, सेब तो खाया होगा सभी ने। बताओ जरा, सेब में मुख्यतः किस प्रकार के अम्ल या एसिड पाए जाते हैं, मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ आपको। विच एसिड प्रेजेंट इन द एप्पल, साइट्रिक एसिड, मॉलिक एसिड, मैलिक एसिड या साइट्रिक या एस्कॉर्बिक, वेरी गुड, सभी लोगों को पता है जी, ये होता है मैलिक एसिड। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मैलिक एसिड C4H6O5 एक डाइकार्बोनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिड है, जो कि सेब हो गया, जंगली सेब हो गया, खुबानी, अंगूर और चेरी, इन सभी में पाया जाता है बेटा। और 80 से 90% इसमें कार्बनिक एसिड मैलिक एसिड है एक्चुअली में। टाइट्रिक एसिड जिसके आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, इमली हो गया, इनमें पाया जाता है ना, इसमें सफेद क्रिस्टलिया होते हैं, ध्यान रखिएगा। और सिट्रिक एसिड आपने जरूर सुना होगा, नींबू, संतरा, इनमें पाया जाता है। और स्कॉर्बिक एसिड आपने सुना होगा जरूर दोस्तों, है ना, ये तुम्हारा जैसे कि आपका सुना होगा आपने, विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। स्कॉर्बिक एसिड है ना, विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विटामिन सी होगा सब में होगा। प्रकाश वर्ष दोस्तों, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से क्या समझते हैं आप, ये किसमें मापा जाता है, ऑब्वियसली यार प्रकाश वर्ष से हम दूरी नापते थे, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, जो कि दोस्तों एक्चुअली में हम जानते हैं लंबाई की एक मापन इकाई है, एक मापन इकाई है दोस्तों, ये 95 खरब या 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, क्लियर है। यहाँ पर जैसे कि हम समय की बात करें तो समय भाई टाइम, गहराई जैसे सोनार वगैरह की गहराई, अगर हम किसी जैसे वाटर बॉडी की जब हम डेप्थ की गहराई को नापते हैं, गहराई को नापते हैं सोनार, है ना, चलेगा। ध्वनि का डेसिमल में नापते हैं, बस क्या दिक्कत है। अमेरिकी ओलंपिक एवं पेशेवर मुक्केबाज मोहम्मद अली को 20वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मशहूर खेल हस्ती के रूप में जाना जाता है, उनका नाम क्या था, तो खत्म करो जी, उनका नाम क्या था भाई, बताओ तो। कैसियस मार्शल्स क्ले जूनियर, अजीब सा नाम है ना, चलो याद कर लो, कोई नहीं। इस मुगल बादशाह ने 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, गजब हो गया, कहा कि जाओ तुम करो व्यापार करो, जहांगीर के दौरान, याद, ये तुम्हारा मुगल पीरियड की बात की बहादुरी है। जून 2016 में, ये तुम्हारा जो है थोड़ा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है थोड़ा सा। जून 2016 में महाराष्ट्र सरकार ने सड़कों का निर्माण करने के लिए तारकोल के साथ क्या मिलाने का फैसला किया था, ये तो भाई सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है? क्या डालोगे, 2016 में बात है महाराष्ट्र सरकार ने किया था, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नहीं, कीचड़ डालोगे नहीं, प्लास्टिक अपशिष्ट नहीं, तो क्या डालोगे जी, हाँ बिल्कुल प्लास्टिक अपशिष्ट डालोगे, वेरी गुड। मायोपिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मायोपिया आपने सुना होगा दोस्तों, एक बीमारी है क्या, मायोपिया क्या है ये, और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये शब्द आंख, नाक, गला, त्वचा, मायोपिया दोस्तों ये आंख से जुड़ा हुआ है एक्चुअली में, क्या है ये आंख से जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है देखिएगा। निकट दृष्टि दोस्त आपने सुना होगा दोस्तों, है ना, इसी को कहते हैं मायोपिया, एक समस्या है, प्रॉब्लम है आंख की। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से दिखते हैं, भले निकट दृष्टि दोस्त है, दूर की साफ दिखेंगे, दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी आती है, लेकिन आपको मायोपिया में आंखों की पुतली जो होती है ना, आईबॉल, उसका आकार बढ़ने से प्रतिबिंब जो रेटिना है उस पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है, जिससे कि दिक्कत होती है दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं मायोपिया की वजह से, मतलब कि पूरा अगर फिगर देखा जाए रेटिना का। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, मतलब कि वंश, डायनेस्टी को हिंदी में कहा जाता है कौन सा वंश है, देखो भारत में कई तरह के वंश चले, जैसे दिल्ली सल्तनत में भी कई तरह के वंश चले, आपने देखा होगा, आपने देखा पहले कि भाई गुलाम वंश चलता है, गुलाम वंश के बाद फिर आपका खिलजी वंश चला, फिर आपका खिलजी वंश के बाद आपने देखा तुगलक वंश चला, फिर सैयद वंश चलेगा, फिर आपका लोधी वंश चलेगा, है ना,
हाँ, फिर मुगल पीरियड चलता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये कह रहा है कौन सा वंश था, किस वंश का एम्परर था अशोका। अशोका नाम तो जरूर सुना होगा बेटा। किस वंश का था भाई? मौर्य। बिल्कुल, मौर्य वंश। गजब हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सभी क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं खत्म, है ना। यहाँ पर सभी क्वेश्चन हो जाते हैं रीजनिंग के खत्म। अब आगे की पारी जो होगी हमारी होगी, इससे होगी। अब आगे की जो पारी होगी दोस्तों ये होगी हमारी रीजनिंग और मैथमेटिक्स। हमारे हरी सर कराएंगे इसको। तक तो नहीं गए हो? नहीं तो कल करो। तक तो ना गए हो? आ जाओ जी, आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ जी। ठीक है जी। ऐसे तो नहीं आते जी के। आ रखे हैं, कई बार आ रखे हैं। बात कर रहे हो। हाँ, वेरी गुड। तो आज की सभा जो है हमने करी, जिसमें कि टेक्निकल किया 80 के, और ऑब्वियसली यार जो पेपर आ रहा है ना, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, वो आपके डेटा बेस्ड काफ़ी आ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, इससे एक एनालिसिस हमें ये मिला। आईएस कोड को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक भी सिंगल न्यूमेरिकल नहीं है स्टील से या आरसीसी से, बस आईएस बेस्ड चीज़ें पूछी गई हैं। आईएस कोड हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सॉइल में भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपके अंदरूनी तौर पर पूछी गई है, मतलब काफ़ी डेप्थ से भी निकाली गई है। जैसे कि आप वॉइसनिक्स इक्वेशन नहीं पढ़ते हो नॉर्मली, लेकिन ऐसा आ गया क्वेश्चन, है ना। रीजनिंग कर लो, ये हमारे गुरु आ रहे हैं रीजनिंग कराने। रीजनिंग और मैथमेटिक्स कराएंगे आपको, 20 क्वेश्चन कराएंगे सर। और हरी सर हमारे पधार चुके हैं। हरी सर का बहुत जोरों शोरों से स्वागत। और अब आते हैं रीजनिंग गुरु हमारे हरी सर। हरी सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बालकों को मोटिवेट भी करो और इनको पूरा बढ़िया से समझा दीजिएगा रीजनिंग। सर सॉइल का क्वेश्चन थे ज़्यादा, हाँ मुझे भी यही लगा अभी तक ना। मैंने भी यही फील किया कि क्वेश्चन सॉइल से काफ़ी थे यार। बिल्कुल सही बात है। और क्लास भाई आपके लिए ही होती है, इसलिए मोटिवेट रखने के लिए हमने कहा ना पहले भी आपको कि हमारी एनर्जी का स्रोत आप लोग ही हैं। अगर हमें लगता है कि आपको सच में क्लास की ज़रूरत है, क्लास की भूख है, तभी हमें भी फायदा लगता है। कि नहीं तो यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 3 4 4 घंटे खड़े रहते हैं, तुम लोग आराम से सोए हुए वहाँ पीछे, ऐसे मज़ा नहीं आता फिर। कि रोज निरंतर रिदम के साथ क्लास में रहो, पढ़ो लिखो, आईएएस वीएस बनो है। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, रीजनिंग के महारथन, महारथ आ चुके हैं, महारथी, तो आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग। थैंक यू जी। चलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर का। और सभी स्टूडेंट्स को भैया गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का हमारे सिविल इंजीनियरिंग ए और जेई चैनल पे। तो बेटा जल्दी से, अच्छा एक बार अब देखो सेशन को कर दो भैया शेयर, है ना। क्यों? सेशन को शेयर कर दो भैया फटाफट से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलो। तो सेशन को बेटा शेयर, लाइक एंड शेयर कर देंगे फटाफट से। क्लास ले लेते हैं एक बेहतरीन सी, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम कर लेते हैं। थोड़ा सा चीजें आपको समझा देंगे, है भाई। और क्लास में बने रहा करो भाई। जैसे प्रदीप सर का भी कहना है कि प्रदीप सर का भी कहना क्या है कि हमारे पास में मोटिवेशन क्या है, आप लोग ही तो है। मोटिवेशन क्या है, आप लोग ही है, ठीक है ना। आंसर देंगे ये बेटा, एनालॉगी है हमारे पास में, क्या है, एनालॉगी। एनालॉगी है भैया, एनालॉगी। आपको बताना है पोर्ट लुई का क्या होगा, थिम्पू का भूटान दे रखा है। पोर्ट लुई का क्या होगा बेटा, थिम्पू का भूटान दे रखा है। जल्दी से आंसर दो जरा, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से, है भाई, कौन आंसर देगा? है?
टॉपिक बता दीजिए सिलेबस। अच्छा बेटा सिलेबस सभी है बेटा, मैथ और इंग्लिश करा देना सर। हाँ बेटा सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो पोर्ट लुई का बेटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर देंगे जल्दी से भाई आप सभी के सभी स्टूडेंट। देखो थिम्पू क्या है, भूटान की कैपिटल है, ठीक है ना। तो पोर्ट लुई क्या आ जाएगा, मॉरिशस आ जाएगा आंसर। हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा आंसर, मॉरिशस आ जाएगा। पोर्ट लुई क्या आ जाएगा बेटा, मॉरिशस आ जाएगा। अरे अंग्रेजों ए नहीं है, मॉरिशस आएगा, ठीक है। ए नहीं है आंसर बेटा, मॉरिशस राइट आंसर है, मॉरिशस, ठीक है। अरे यार ए कैसे दे रहे हो आंसर यार, मॉरिशस है आंसर बेटा, मॉरिशस है। क्यों भाई चलिए अगला। हाँ ए भी हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, वैसे तो मैंने कहा था बाइलिंगुअल के लिए, लेकिन इन्होंने केवल हिंदी में से छापा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा में n छात्र हैं बेटा, कितने हैं टोटल n, बहुत अच्छे से समझने, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक क्लास में जो है वो n हमारे पास में स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, देखो अब जो n स्टूडेंट है इनको दो पार्ट में बांटा गया है, a और b में। किसमें बांटा गया बेटा, a और b में बांटा गया, दो में बांटा गया। हाँ सही कह रहे तो ए और बी में बांटा गया है। अब क्या है, एक्स जो छात्र हैं वो कॉमन है, एक्स क्या है बेटा हमारे पास कॉमन। तो उन कॉमन को अगर मैं इसमें से और इसमें से निकाल लूं, मैंने कॉमन छात्र क्या कर दिया, निकाल लिया। एक्स क्या थे मेरे पास, कॉमन थे, तो मैंने एक्स यहां से भी निकाल लिया और यहां से भी निकाल लिया, ठीक है ना। और जो किसी में नहीं है वो कितने हैं, पी है। जो किसी भी कैटेगरी में नहीं है वो कितने हैं हमारे पास में, पी है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो इस वाले कैटेगरी में इतने आएंगे, प्लस इस वाली कैटेगरी में इतने आएंगे, प्लस जो दोनों में कॉमन था और जो दोनों में कॉमन नहीं था। जो दोनों में कॉमन थे एक्स और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो क्या है, पी है हमारे। बात समझ में आ रही है ना, बात क्लियर हो रही है कैसे। टोटल थे भैया एन, इसमें से हमने इनको दो समूह में बांटा, ए और बी में बांट दिया। एक्स कॉमन है तो मैंने कॉमन वाले भैया यहां से भी हटा दे, कॉमन वाले भैया यहां से भी हटा दे, लेकिन वो कॉमन तो जोड़ूंगा ही ना जब दोनों तरफ से हटा दूंगा तो। और क्या हमारे पास में जो P है इन दोनों में से कहीं भी नहीं है, तो टोटल निकाल लेते हैं भैया। सर इस रीजनिंग का नाम क्या होता है बेटा, मिसलेनियस क्वेश्चन है वैसे ये हमारे पास में, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक चैप्टर का नेम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस पी आएगा, और इस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बनेगा क्या, a प्लस बी प्लस, या फिर ऐसे लिख लो इसे इसी के अकॉर्डिंग, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस पी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा बेटा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला, फाइंड द रिलेटेड नंबर। रिलेटेड नंबर निकालना आपको, ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा, ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन। हाँ आंसर दे। देखो एनालॉगी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपली तरीके से सोचना, आपको कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 5 से 18 कैसे बन रहा है, 5 प्लस 13 करके 18 बन रहा है। तो 8 में 13 जोड़ दो क्या आएगा, तो 13 और 8 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 13 और 8 कितना आ जाएगा बेटा, 21 आ जाएगा। सिंपल ऑप्शन दे रखा है 21, तो आंसर हो जाएगा। एनालॉगी हमारे पास में इजीली आंसर निकल जाए, ठीक। ये होते हैं बेटा कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमारे पास में है, या स्टेटमेंट या असर्शन भी हम कई बार इसे कह लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। इसमें दे रखा है एक कथन, मूल वेतन मानवाधिकार में शामिल होना चाहिए। मतलब जो आपका क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि सेम काम करने के लिए किसी पर्सन को तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कम पैसे मिल रहे हैं। मतलब एक स्पेसिफिक नहीं है कि इतना पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। बेसिक जो चार्ज है, बेसिक जो अमाउंट है वो मिलना ही मिलना चाहिए। उसकी बात हो रही है मूल वेतन की, ठीक है ना, कि मूल वेतन मिलना ही मिलना चाहिए। ये क्या है बेटा, कथन दे रखा है, मानवाधिकार में शामिल होना चाहिए वो, ठीक। कथन है, इसका अर्थ यह है कि सरकार को कुछ न करने वालों को खैरात बांटनी चाहिए,
बात कुछ न करने वालों की तो हो ही नहीं रही है, बात हो रही है मूल वेतन की। बात हो रही है मूल वेतन की, बात कुछ न करने वालों की तो होनी ही नहीं है, हो ही नहीं रही है ऊपर। मूल वेतन सुनिश्चित करना एक सामाजिक सुरक्षा का उपाय है, बिल्कुल। मूल वेतन रहेगा तो किसी भी पर्सन का क्या नहीं हो सकता है, शोषण नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि पता है भैया इतना रुपए तो देना ही देना है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करेगा। क्या करेगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करेगा। सेकंड वाला, केवल सेकंड वाला आएगा बेटा, केवल सेकंड वाला आएगा। ठीक, चलिए बताइए। बुक्स आर मैनी का ये कोड दे रखा है बेटा हमारे पास में, ठीक है ना। मैनी मोर स्टूडेंट्स का, मैनी मोर स्टूडेंट्स का ये कोड दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। स्टूडेंट्स नीड्स बुक्स का ये कोड दे रखा है हमारे पास में। तो आप देखेंगे मैनी का कोड, यहां से मैनी और मैनी निकाल लो भैया। तो मैनी मैनी का कोड ये दे रखा है, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें बुक्स का कोड और यहाँ पे बुक्स हमारे पास में है। तो यहाँ पे बुक्स का कोड BS दे रखा है, यहाँ पे भी BS दे रखा है। तो R के लिए क्या कोड बच गया बेटा, R के लिए बच गया AE। हमें R का ही कोड पूछा गया है, तो R के लिए क्या कोड बच जाएगा, AE बच जाएगा। R के लिए क्या कोड बच जाएगा, AE बच जाएगा। वेरी गुड, आंसर देते रहे सभी। चलिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद P बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और 4 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। अब वह अपने बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, यह पूछा जा रहा है। तो भैया दक्षिण की ओर चलाया पहले 4 किलोमीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर गया, ठीक है। यह है हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट और यह है हमारा एंड पॉइंट। स्टार्टिंग के पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये पूछा गया है। डायरेक्शन कौन सी होगी, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 + 5 9 किलोमीटर, या 9 हाँ किलोमीटर ही है। और डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व दिशा। प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो 9 किलोमीटर पूर्व दिशा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर पूर्व दिशा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक, वेरी गुड। सेशन को बेटा शेयर भी करते रहें, ठीक है ना, शेयर भी करते रहो। आंसर करवा रहा हूं यहाँ पे मैं सब चीज के, बस क्वेश्चन आप सेशन को शेयर भी तो करो, पढ़ लो जरा कुछ यार, अच्छी चीजें हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ओके जी, स्टेटमेंट पढ़ना है हमने, रैंकिंग से रिलेटेड है, रैंकिंग एंड सीक्वेंस का चैप्टर है ये, ठीक है ना, रैंकिंग एंड सीक्वेंस का चैप्टर है। क्लियर। तो n इज शॉर्टर देन L, n क्या है भैया, L से शॉर्टर है, छोटा है, बट टॉलर देन O। जो n है वो L से शॉर्टर है लेकिन O से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन में उसने कहा m इज टॉलर देन n बट शॉर्टर देन L, लेकिन L से छोटा है। L इज नॉट टॉल एज K, L जो है वो K जितना बड़ा नहीं है, L जो है वो K जितना बड़ा नहीं है। बेस्ड ऑन द हाइट हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है हाइट के अकॉर्डिंग, तो बीच में कौन आ रहा है बेटा, M आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, M आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा M। कैसे भाई रट के आए हो क्या हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी है वो, और इजीली आप आंसर दे सकते हो, इसमें रटने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P एंड Q was 19 years when Q age was 53. C is elder to Q by 4 years. What will be the difference between the age of P and C when C attains 60 years? हमें निकालना है डिफरेंस P और C के बीच का, क्या चलो देखते हैं। हाँ कुछ लोग लग रहा है मुझे रट के ही आए हैं आंसर, देखते हैं। हमें P और Q का डिफरेंस दे रखा है बेटा, तो मैं दो कंडीशन यहां से बना के चल रहा हूं।
आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं दोनों कंडीशन क्यों लेके चल रहा हूं। हमें ये नहीं पता है कि P बड़ा है या Q बड़ा है, हमें डिफरेंस का है, उसने केवल अंतर दे रखा है। ये नहीं पता है कि एल्डर कौन है और यंगर कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। Q की एज 53 है, इसके अकॉर्डिंग अगर Q की एज 53 होगी तो जो P की एज है बेटा वो 19 प्लस 53 हो जाएगी, और 19 प्लस 53 हमारे पास में क्या आएगा, 6 और 1 7 72 आ जाएगी, 72 आ जाएगी। अब क्योंकि उसने क्या रखा है, सीज एल्डर टू Q बाई 4, अगर Q हमारा 53 साल का है तो C हो जाएगा 53 प्लस 4 मतलब 57 साल का। C कितने साल का हो जाएगा, 57 का हो जाएगा। और डिफरेंस निकालेंगे अगर हम P और C के बीच की तो 72 माइनस 57 होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी 60 क्यों नहीं लिया, अरे अंग्रेजों, दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे 60 का साल का हो, चाहे 70 का हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, P और C के बीच डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसलिए मैंने 60 में लिया। वो कंफ्यूजन करने के लिए दिया उसने केवल, और कुछ नहीं। तो 72 में से 57 घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ऑप्शन में 15 नहीं है, ऑप्शन में 15 नहीं है। इसका मतलब है कि यहां कुछ गड़बड़ी है, इसका मतलब है कि 53 यहां आएगा, इसका मतलब क्या है, 53 यहां आएगा। बात समझ रहे हो? तो P हो जाएगा 53 माइनस 19, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 34, ठीक है। और C की एज तो 57 ही रहेगी, C की एज तो Q प्लस 4 है ना, तो C की एज तो 57 ही रहेगी, तो C माइनस P कर लेंगे इस टाइम पे, तो 57 में से 34 चला जाएगा तो 23 आ जाएगा। और क्योंकि ऑप्शन में 23 दे रखा है इसलिए मेरा आंसर 23 होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा बेटा, 23 होगा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं रोहित गुज्जर, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, हैं? समझ नहीं रहे हो लग रहा है बात को, दोनों तरीके से इसलिए तो समझा रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए बात, तो क्यों समझा रहा हूं बाकी। चलो, राहुल की ओर इशारा करते हुए स्मृति ने कहा, स्मृति कह रही है, स्मृति क्या कह रही है, स्मृति ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बच्चे, स्मृति की माता का इकलौता चाइल्ड, स्मृति की माता का इकलौता चाइल्ड, इकलौता बच्चा कौन होगा बेटा, स्मृति ही होगा। और इस स्मृति का क्या है, वो बेटा है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है, ठीक है, राहुल, ये राहुल है, राहुल की तो तरफ वो इशारा किया उसने कि स्मृति के माता की इकलौती संतान, इकलौता बच्चा स्मृति ही होगी, और स्मृति का बेटा राहुल होगा। तो राहुल से स्मृति का क्या संबंध है, राहुल स्मृति का क्या है बेटा, बेटा है, राहुल जो है स्मृति का बेटा है। क्या स्मृति क्या हो जाएगी, राहुल की माता हो जाएगी। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, राहुल का स्मृति से आना चाहिए था, राहुल का स्मृति से आना चाहिए था संबंध, ठीक है। राहुल से स्मृति क्या होगी, स्मृति तो मां हो जाएगी, है ना। तो राहुल का क्या संबंध है, बेटे का। चलिए, हमें ये बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में। सिंपली इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू मेरे पास आ जानी थी सीधे सीधे 4 प्लस 16 मतलब कि 20। कितनी आ जानी थी बेटा, 20 आ जानी थी। कितनी आ जानी थी, 20। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्वेश्चन क्या, लिखो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं लिख लेता हूँ, रुक जाओ। 2 4 6 3 9 12 4 16 क्वेश्चन मार्क, ये लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन ये था बेटा, क्वेश्चन ये था, है ना, क्वेश्चन ये था। जिनको दिख नहीं रहा होगा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वांट के क्वेश्चन है बेटा, आप क्वांट के क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। A car cover a certain distance at a speed of 100 km/h in 6 hours to cover the same distance। क्या कहानी आ रही है, सेम डिस्टेंस की कहानी आ रही है। देखो एक चीज समझते हैं यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
तो जब बेटा डिस्टेंस बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो स्पीड क्या होगी, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती। क्या होती है, समय के रिवर्स प्रोपोर्शन में रहती है। तो जैसे अगर मैं दो स्पीड ले लूं तो S1 इज इक्वल टू 1/T1 आएगा और S2 इज इक्वल टू 1/T2 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को भाग दे दूं तो S1/S2 क्या आता है बेटा, T2/T1 आएगा। क्या आएगा, T2/T1 आएगा। सिंपल। अब आपको वैल्यू ही तो रखनी है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि S1T1 बराबर S2T2। ये किस कंडीशन में है, जब आपकी डिस्टेंस बराबर रहेगी, है ना। तो S1T1, S1 क्या है मेरे पास 100 इंटू 6 बराबर 3×9 10/3 इंटू S2। S2 मुझे निकालनी है। S2 हो जाएगा बेटा सीधे सीधे 100 गुणे 6 गुणे 3/10। ये 10 से कट जाएगा, 6 × 18, 180 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 180 किलोमीटर पर आवर आ, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। क्या है, डिस्टेंस सेम है, इस वजह से जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रिवर्स रेशियो के इक्वल आएगा, या जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो के इक्वल आता है। चलो, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीधी, सीधी नहीं सीढ़ी है, ये सीढ़ी, सीढ़ी है बेटा, ऐसे एक दीवार के सहारे ऐसे एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ठीक है ना, ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है ना दीवार के साथ, और दीवार से कितनी दूरी पे है, 3.7 मीटर के। यहां जो कोण बन रहा है बेटा वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 60 डिग्री का। मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, पढ़ के करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग, बाकी कैसे करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास में, आप ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेटा कॉस, तो कॉस 60 हो जाएगा सीधे। बेस मुझे दे रखा है 3.7 बटे h हो जाएगा, कॉस 60 होता है बेटा 1/2। कितना होता है कॉस 60, 1/2 होता है। तो h बराबर हो जाएगा 3.7 इंटू 2, दैट मीन्स 6.4 मीटर। कितना हो जाएगा, 6.4, ओ सॉरी 7.4 होगा ना यार, मैंने गलत कर दिया मल्टीप्लाई, 3 दूने 6 और 1 7 आएगा, तो 7.4 मीटर आएगा, ठीक है, 7.4 मीटर। मल्टीप्लाई गलत कर दिए हैं हम, आंसर होना चाहिए था 7.4 मीटर, ठीक है। चलिए एचसीएफ निकालना है, बहुत ही इजी है। जब भी हमारे पास में फ्रैक्शन की बात आए तो ऊपर एचसीएफ निकाल लेंगे, हमारे पास में ऊपर एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर हमें एलसीएम निकालना होता है, फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना है, तो ऊपर एलसीएम निकाल लो, नीचे एचसीएफ आ जाए, नीचे क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाए, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है, 3, 5 और 7 का क्या निकलेगा, इनका निकलेगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना है तो 4, 6 और 8 का क्या निकलेगा, एलसी। ऊपर एचसीएफ 1 आना है, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1/24 हमारा आंसर, 1/24 हमारा आंसर। लोगों ने तो यहाँ पे पेपर ही खोल रखा लग रहा है ना, अरे पढ़ लो यार, पता है आंसर जल्दी देने से कोई फायदा थोड़ी ना। क्वेश्चन आते ही आप यहाँ पे आंसर दे पा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। फायदा तब है कि आप ये चीजें सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो यहाँ पे। चलिए बताइए, जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हमारे पास में है। 6,000 रुपए को पी क्यू और आर में बांटा गया है, पी क्यू और आर में 6,000 रुपए को बांटा हमने 5, 4 और 3 के अनुपात। किसमें, 5, 4 और 3 के अनुपात। मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे कर दिया, तो आंसर बेटा पढ़ के, बाकी कैसे करोगे। एक काम करो ना, तपस्या पे बैठ जाओ, बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या पे बैठ जाओ और मैथ 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 लगे रहो, तो मैथ हो जाएगी स्ट्रॉन्ग, ठीक।
अब देखो वो क्या कह रहा है कि P को कितना ज्यादा मिला, P 5 है, R कितना है बेटा 3 है, तो कितना ज्यादा मिला है, 2 ज्यादा मिला है, 5 में से 3 गया 2, टोटल रेशियो कितना है 5 4 और 3, और किसको बांटना है 6000 को बांटना, तो 2 बटे क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा इंटू 6000, 12 पंजे 60 आ जाएगा और 5 दूने 10 आ जाएगा, तो 1000 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। P को Q से 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, P को Q से 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपीज मेरे पास में आंसर आ जाए। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक इक्वेशन का हमें रूट दे रखा है बेटा, रूट दे रखे हैं, रूट मतलब वैल्यूज दे रखे हैं, एक्स के मान दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर मैं बात करूं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर मैं बात करूं, ये मेरे को दे रखा है एम एक्स ये एन, तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं इस चीज को और अच्छे से, ऐसे समझो, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो सम होगा बेटा वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए, वो सम है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर मैं यहां निकालूंगा, यहां पे वैल्यू निकालू मैं, तो माइनस एम अपॉन और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में 1 बराबर क्या हो जाएगा सम, -1 प्लस -5, तो माइनस एम इज इक्वल टू -6 आएगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। प्रोडक्ट की बात करें अगर हम, तो रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, एन अपॉन 1 आएगा तो केवल एन बचेगा, और प्रोडक्ट में -1 इंटू -5 होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी बेटा n की वैल्यू, n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो n 5 हो जाएगा और m 6 हो जाएगा, m 6 है और n 5 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन बेस्ड था आपका, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हमारे पास में इजी था, बस थोड़ा सा आपको अगर ध्यान में रहेंगी चीजें तो आप आराम से कर। चलो भैया, P एक काम को 12 घंटे में कर सकता है, Q इसी काम को आधे टाइम में, तो Q से आधा टाइम कितना मतलब 6 घंटे में करेगा, ये 12 घंटे में, ये 6 घंटे में, दोनों ने मिलके काम करना है और इसका दुगना काम निपटाना है, दोनों ने मिलके काम करना है और इसका दुगना काम निपटाना है, तो मिलके काम करेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, P के लिए 1 आ गया, Q के लिए 2 आ गया, P प्लस Q मिलके काम करेंगे बेटा 3, तो 12/3 आ जाएगा मेरे पास में, 12/3 कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। लेकिन ये वही काम है जो P पहले कर रहा था, Q जो कर रहा था, उसने कहा इसके दुगने काम को, अगर वो एक काम को 4 घंटे में कर रहे हैं तो दुगने काम को कितने घंटे में कर पाएंगे, दुगने टाइम में कर पाएंगे, तो 8 घंटे आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने लिखा था इसी काम का दुगना काम, इसी काम का दुगना काम उसने यहां पे लिखा था, इसी काम का दुगना काम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरे पास में, 4 घंटे ना होके आंसर क्या आएगा 8 घंटे आएगा। चल, A TV and an air conditioner were sold off 9600 each. The TV was sold as loss 20%, AC was sold at profit 20%. What is the result? हमें बताना है कि रिजल्ट क्या रहेगा, है जी। जब कभी भी एक सेम अमाउंट पे बेची जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, क्या दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, तो एक फॉर्मूला लगता है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 बराबर नेट परसेंटेज चेंज, इसको कहते हैं नेट परसेंटेज, सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लॉस की जगह पे माइनस रख देना बेटा और प्रॉफिट की जगह पे 20, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -20 प्लस और इंटू 20/100,
ये आ जाएगा नेट परसेंटेज चेंज, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास में -4% आएगा, मतलब -4% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है बेटा? -4% का लॉस हुआ है। टोटल अमाउंट में -4% कर देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझे चीजों को, 4% लॉस। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है मुझे? 9600, एक की होगी और 9600 दूसरे की होगी, तो टोटल सेलिंग प्राइस तो ये आ जाएगी मेरे पास में। तो ये हो जाएगा 6 6 12 9 9 18 और 1 19, 19200। अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? 4% लॉस, मतलब ये 96% की वैल्यू दे रही है। ये कितनी दे रखी है बेटा? 96% की वैल्यू दे रखी है। अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो वो 100% होगी। 96% इतना है, तो 1% कितना होगा वो आप देख सकते हैं। 1% 200 आ जाएगा और 100% क्या हो जाएगा? 2000 20,000 आ जाएगा। 100% क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। 20,000 में से इसे घटाएंगे तो 800 रुपए का लॉस आ जाएगा। कितना? 800 रुपए का लॉस। 800 रुपए का डायरेक्ट लॉस आ जाएगा। अगर आपने इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन किए हैं तो ये समझ में बात आ गई होगी। बहुत इजी तरीका है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 100% मेथड से आप इजिली कर सकते हैं। टोटल लॉस आ चुका है। ये टोटल लॉस का मतलब है कि अगर 100 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी है तो मैंने 4% लॉस, मतलब 96% पे उसको बेची होगी। 96% की वैल्यू ये दे रखी है। 100% निकाल दी, 20,000 घटा देंगे 20,000 में से 800 रुपए आ जाएगा लॉस, 800 रुपए का। चलिए अगला क्वेश्चन करते। वार्षिक दर निकालनी है हमको। क्या निकालनी है बेटा? वार्षिक दर निकाल। एक आदमी ने 1000 रुपए दिए, लेट अस सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और इसने ये 3 साल के लिए दिया, तो यहां से इतना पैसा मिलेगा। दूसरे को उसने 1500 पे दिया, यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और ये 4 वर्ष के लिए दिया। ये टोटल अमाउंट है 1350। ये कट गया हमारे पास में वैल्यू, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 30R प्लस 60R बराबर 1350। तो 90R की वैल्यू हो जाएगी 1350। तो R आ जाएगा बेटा 1350 बटे 90, मतलब 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 15% आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 15%, है ना? यही तो कहा था उसने। कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ नंबर 70, मतलब कुछ ऐसे दे रखा है 2 6 10 डॉट 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 और 70। मुझे बताना है कि 70वां नंबर किस स्थान पर आएगा। डॉलर दिया है, रुपीज नहीं। हाँ बेटा कोई बात नहीं, डॉलर में ही कर लेना, है ना? कुछ लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। डी निकालें अगर बेटा तो 6 - 2 4 हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। टी एन दे रखा है मुझे, nth टर्म दे रखी है 70। एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या करनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो टी एन बेटा आपके पास में होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन हो गया 70 बराबर a 2 हो गया प्लस एन की वैल्यू क्या है? एन तो निकालना है, एन माइनस 1। डी क्या है? 4 है। ये इधर आ जाएगा 70 - 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 70 में से 2 जाएगा बेटा 68 हो जाएगा। 68 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 से फिर से भाग दे देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 68 बटे 4, 17। n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? 17। n क्या हो जाएगा? 17 प्लस 1 मतलब 18। तो n 18 आ गया, इसका मतलब ये 18वां पद था। कौन सी पोजीशन पे आएगा? 70, 18th पोजीशन पे आएगा। कौन सी पोजीशन पे आएगा बेटा? 18th पोजीशन पे आएगा। चलिए बताइए। सूर्य चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति किलो, का मूल्य 50 रुपए प्रति किलो। अच्छा, दो डिफरेंट डिफरेंट चावल है, एक तो 40 रुपए केजी वाले हैं और एक 50 रुपए केजी वाले हैं, और इनको बेटा 3:2 में मिला दिया। किसमें मिलाया? 3:2 में मिलाया। तो लेट अस सपोज जो प्रति किलो का मूल्य हुआ वो x रुपीस हो गया। कितना हो गया? x रुपीस हो। तो यहां से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 50 माइनस x। ऐसे ही करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, ये x माइनस 40 हो जाएगा।
इनका अनुपात दे रखा है मुझे 50 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 40 बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस 2x बराबर 3x माइनस 120। ये आ जाएगा बेटा आपके पास में 5x बराबर 220, तो x बराबर आ जाएगा 220/5 मतलब 44 रुपया। तो 44 रुपया प्रति किलो बेचना पड़ेगा। क्या 44 रुपया प्रति किलो बेचना पड़ेगा इसको। अरे ठीक है कि नहीं ठीक है? तो ये था बेटा आपका पूरा सेशन, ये कंप्लीट हो चुका है आपका मैथ्स वाला पोर्शन भी। अब मैथ्स और रीजनिंग हम कर चुके हैं पूरे पोर्शन को। तो अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहें, ऐसी सेशन लगता रहेगा। प्रदीप सर के साथ में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ रीजनिंग का सेक्शन लेते रहूंगा। मैथ का सेशन वैसे हमारे सोनवीर सर लेते हैं, बट अवेलेबल नहीं थे वो, इस वजह से मुझे ये सेशन लेना पड़ा मैथ्स वाला भी। क्या आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो बाकी बातें करेंगे आपके साथ में अगले सेशन में। पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। थैंक यू सो मच। और क्लास को और चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहें साथ साथ।